इस मानवा की शुरुआत में हमें कुछ पोस्टर दिखाते हैं जिनमें लिखा होता है 25 दिन में तुम्हारे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है और ये खाली एक ही बार होता है और अगर तुमने एक बार से अच्छे से दे दिया तो तुम एक ड्रैगन की तरह राइज करोगे। तभी हमारे एमसी को दिखाते हैं जो ये पढ़ने की बात कह रहे होते हैं क्या मैं अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन वापस आ गया। तभी हमें उस जगह का इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि ये जगह का नाम है जिया किंगडम और ये एनचेंग की नंबर 1 हाई स्कूल के ग्रेड 3 का क्लास 7 है। तभी मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ये किस तरह की हॉरर स्टोरी है और अगर मुझे रिकार्नेट होना भी था तो कम से कम मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद होना चाहिए था। तभी हमें नरेटिंग वॉइस बता रही होती है एंशियंट टाइम से जो ह्यूमैनिटी थी ब्लू स्टार प्लेनेट थी उस पर बहुत ज़्यादा खतरे आ रहे थे और जिसकी वजह थी वो थी सीक्रेट रेलम इन्वेडर्स और जो सीक्रेट रेलम था ये कनेक्टेड था दूसरे वर्ल्ड से जिसमें भरे हुए थे टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स और कभी कभी जो ये मॉन्स्टर थे ये रिफ्ट का एडवांटेज उठा के हमारे ह्यूमन वर्ल्ड पर आ जा रहे थे और ये इतने पावरफुल थे कि अकेले बहुत ज़्यादा नेशंस को ख़त्म कर सकते थे और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसके लिए बहुत बड़े थ्रेट थे और इंसानों ने इनसे फाइट बैक करने के लिए डेवलप करा 20 जीन सिस्टम को। और इसमें ऐसा होता है जो मॉन्स्टर्स के जीन्स होते हैं उन्हें खुद की बॉडी में इंजेक्ट करना होता है जिसकी वजह से अनलॉक होती है जेनेटिक टैलेंट। और जो ये वॉरियर्स होते हैं जो खुद में जेनेटिक टैलेंट अवेकन कर लेते हैं ये खाली ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं और इसकी वजह से जो वॉरियर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस मिल रहा था कंपैरिजन टू एक नॉर्मल पीपल। और जो ब्लू स्टार प्लेनेट था ये एक दूसरे एरा में चली गया था जहाँ जो मार्शल स्ट्रेंथ होती है वही सब कुछ होती है और जो मार्शल स्ट्रेंथ है वही सबसे ऊपर। तभी हमें मेन कैरेक्टर के सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें लिखा रहा होता है जो वर्ल्ड ट्रांसवर्सल इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो बॉडी का नाम है बॉडी के होस्ट का नाम है वो है याई ही और जो मेमोरीज है उन्हें इम्प्लांट करा जा रहा है। ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा इसका नाम है याई ही और एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। तभी हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रही होती है इसे देखो जो ये ट्रैश है इसे वापस अभी एक नाइट में आ रहा है। तभी एक और लड़का हंसते हुए कह रहा होता है इस लूजर को तो देखो इसे अभी भी लगता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तभी हम एक लड़की को दिखाते हैं जो उससे कह रही होती है लूजर तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते और यहाँ से ड्रॉप आउट क्यों नहीं लेते, वैसे भी तुम एक कॉमन वर्कर बन जाओ और टपक जाओ। ये सुनने के बाद हमें याई को दिखाते हैं जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है सही में हर एक स्टोरी में जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसे बुली करने वाला कोई होता ही है। तभी वो वापस सोच रहे होते हैं देख कैसे लग रहा है जो इस बॉडी का ओरिजिनल ऑनर था उसकी क्लास में अच्छी रेपुटेशन नहीं थी और जिसका कारण था वो ये था क्योंकि उसके सेकंड सेमेस्टर में जो उसके पेरेंट्स थे वो निपट चुके थे और उसकी वजह से जो उसका फोकस था वो उसकी ट्रेनिंग और स्टडीज से बिल्कुल हट गया और इससे पहले के जो इसके स्कोर्स थे वो बहुत ज़्यादा डिसेंट थे और बाद में इसके साथ ऐसा हो गया। और हमें वो लड़की को दिखाते जो उसे खुद की तरफ देखते हुए गुस्सा करते हुए कह रही होती है तुम कहाँ देख रहे हो और वैसे भी ये मार्शल आर्ट की क्लास नहीं है, क्या तुम मेरे से लड़ाई करना चाहते हो। ये सुनने का तो मैं याई को दिखाते जिसे सब समझ में आ जाता है और अपने मन में सोच रहे होते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ, वैसे भी इस बंदे ने आज तक कभी भी अच्छे से पढ़ा ही नहीं और इसकी वजह से अब मुझे सफ़र करना पड़ेगा। और आखिरी में मैंने एक ऐसे बंदे की बॉडी को इनहेरिट करा जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है और सब लोग इसे परेशान करते हैं। तभी मैं उनके टीचर को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रहे थे स्टूडेंट्स क्या तुम तैयार हो खुद के अंदर मॉडिफाइंग सीरम को इंजेक्ट करने के लिए और खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। और जो ये 3 साल थे जिनमें तुमने एफर्ट्स करे अपने फिजिक और अपने ट्रेनिंग पे मार्शल आर्ट की वो सब आज के लिए था और वो भी जिन्होंने कभी कुछ सीरियस लिया। ये कहने के बाद जो टीचर होते हैं वो याही को देख रहा होता है। सुनने के बाद यही अपने मन में सोच रहे होते हैं इसे एक जोक होना चाहिए और वैसे भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खाली मैं ही काम चोरी करता था और वैसे भी वो मैं नहीं था और अब मैं यहाँ पे हूँ। तभी वो हंसते हुए कह रहा होता है मैंने इस बंदे की बॉडी को इनहेरिट कर लिया और जिसका रोल है अब वो मेरा है तो मैं कुछ भी करूँगा इस सब कुछ ठीक करने के लिए और जिसने मैस करी है उसे भी मैं क्लियर कर दूंगा। तभी हमें जेनेटिक इंजेक्शन कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बच्चा कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं किस में अवेकन होऊंगा। तभी एक और जना कह रहा होता है शायद से मैं कोई 3rd टायर का माउंटेन स्प्लिटिंग बीस्ट बन जाऊँ या फिर कोई 4th टायर का ड्रैगन बन जाऊँ। तभी दूसरा जना कह रहा होता है मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मैं 1st टायर का कोई बीस्ट बनूंगा। ये हमें एक बॉक्स को दिखाते हैं जो जैसे ही खुलता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा सीरम निकलते हैं और ये देखने वाले टीचर कह रहे होते हैं बच्चों ये जेनेटिक अवेकनिंग सीरम है और ये अपने अंदर कंटेन करते हैं मैजिकल बीस्ट के जीन्स को और ये सब वॉरियर्स लाए हैं। तभी वो एक इंजेक्शन पकड़ते हुए कह रहे होते हैं नॉर्मली ऐसा होता है जैसे तुम कोई भी इंजेक्शन लगाओ रैंडमली जितनी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फिजिक होगी उसके हिसाब से तुम्हारी अवेकनिंग होगी और तुम्हें नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बार जैसे तुमने सीरम इंजेक्ट कर लिया उसके बाद इसे फुल्ली एक्सेप्ट करना जितनी भी इसकी पावर्स होगी और जैसे मैं तुम्हारे नाम लूँगा तुम्हें यहाँ पे फटाफट अपना सीरम लेने आना है। तभी वो कुछ जनों को सीरम देते हैं और हमें दिखाते हैं जैसे कुछ जने वो सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और ये देखने के बाद यही कह रहा होता है ये इतनी ज़्यादा वियर्ड एक्ट क्यों कर रहे हैं देख के लग रहा है इसे लगाना इतना आसान नहीं है। तभी वो सीधे इंजेक्शन पकड़ के अपनी गर्दन पे लगाते हैं चलो फिर इसे करते हैं और हमें दिखाते हैं उसकी सीधे उससे आंखें खुलती हैं और उसे टीचर उससे कह रही होती है यही देख कैसे लग रहा है तुम में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए। और ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर कह रहे होते हैं शायद से कि आपने मुझे इंजेक्शन दिया था ये एक फेक था। और हमें वो लड़की को दिखाते जो फुल चौड़ में वहाँ पे आते हुए उससे कह रही थी यही देख कैसे लग रहा है तुम्हारी अवेकनिंग तो हुई नहीं और एक वॉरियर जिसकी अवेकनिंग ही ना हो वो तो ऐसा है
कोई बर्ड के पास उसके पंख ही ना हो और ये तुम्हें बिल्कुल सूट भी करता है, तो फटाफट अपने घर जाओ क्योंकि अब तुम वॉरियर बन नहीं सकते, और फटाफट टपक जाओ। ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, जो ये लड़की ये कितनी अनोइंग है, ये बार बार मुझे बुली करती रहती है। तभी एकदम से उसे झटका पड़ता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये फीलिंग, और हमें उसके सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है उसे एक्वायर हुआ है इन्फिनिट मॉन्स्टर टेमिंग, और जो होस्ट का नाम है वो तो आपको पता ही है, जो ओवरऑल फिजिक है वो है ई, और जो मार्शल आर्ट स्किल है वो है पहली 9 स्टूडेंट बेसिक क्यूआई टेक्निक, जो दूसरी है वह है ब्लॉकिंग पाम, तीसरी आयरन ब्लेड टेक्निक। और हमें लड़की को दिखाते जो आई को ऐसा अजीब सा बिहेव करते हुए देख के उससे कह रही होती है तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, वैसे भी तुम नहीं खाता, तुम अवेकन नहीं हो। ये सुनने के बाद हमें याई को दिखाती जो उससे कह होता है फटाफट यहाँ से पीछे हट जाओ, और वो कह रही होती है मैं पीछे क्यों हटूँ, तभी याई कह रहे होते चलो फिर इसे रहने दो, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। और हमें दिखाते वो जैसे अपनी एनर्जी रिलीज करता है उसके पीछे गॉडजिला का बहुत बड़ा अवतार आ जाता है, और जो लड़की होती है वो दूर जाकर छिड़कती है, और और लोग कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट था। और एक और कह रहे होते हैं जो इसका और है उसे तो मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी मैं एक लड़की को दिखाते जो अपनी एनर्जी रिलीज कर रही होती है और हैरान हो रही होती है। एक और लड़के को भी दिखाते जो कह रहा होता है ये तो मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और हमें जो बीस्ट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि ये एक ए रैंक का टेम्पलेट और जिसका नाम है वो है मैट फ्लेम डियाब्लो, और जिसकी एबिलिटीज़ हैं वो है पहली है स्कॉचिंग ब्रीथ, उसके बाद मोल्टन पल्सेस, और आखिरी में स्पोर एब्जॉर्प्शन। और जब ये इवॉल्व हो जाएगा उसके बाद ये बन जाएगा फ्लेम लॉर्ड डियाब्लोस, और तुम इसे तभी अनलॉक कर सकते हो जब भी तुम्हारे इसके साथ कंपेटिबिलिटी होगी, वो 100% को रीच कर लीजिए। और फिलहाल जो है वो है 3%। ये देखने के बाद ये कह रहे होते हैं एक ए रैंक का टेम्पलेट डियाब्लो और इसके साथ जो इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट है। तभी वो अपनी उंगलियों को देखते हुए कह रहा होता है शायद ये गोल्डन फिंगर्स हैं जो मुझे सिस्टम ने दिया। और हमें और जनों को दिखाते जो हैरान होते हुए कह रहे होते हैं ये तो लूजर याहू ही है। तभी एक और जना कह रहा होता है उसने अपने ऑरा से सबको पीछे फेंक दिया, और जो वो लड़की थी उतनी देर से चौड़ी में घूमी थी वो बेहोश हो गई थी। और ये देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं जो जिंग थी वो तो नॉकड आउट हो चुकी है, और ये तो अवेकन हुई थी एक सेकंड टायर के मैजिक बीस के साथ जिसका नाम था फ्लेम क्लॉस स्कॉर्पियन। तो याही कैसे अवेकन हुआ है। तभी हमें सारे बंदों को दिखाते जो याही के सामने झुक रहे होते हैं, और ये देखने के बाद ये हंसते हुए कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने थोड़ा सा सीन बना दिया अपने अवेकनिंग के टाइम पे, और मैंने पहले ही कहा था थोड़ा पीछे हट जाओ, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है जितने भी अवेकनिंग स्टूडेंट है 3rd ईयर के वो फटाफट प्रोसीड करें टेस्टिंग बिल्डिंग में जहाँ एग्जामिन होंगे कि उन्हें किस तरीके के मैजिकल बीस के जीन मिले और जो उनकी मार्शल आर्ट की लेवल है वो क्या है। तभी एक और बार वापस रिपीट होता है और हमें जीन ब्रेक थ्रू डिटेक्टिंग डिवाइस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं ये टेस्ट कर सकते हैं मार्शल बीस के जीन को और मार्शल आर्ट की लेवल को। और हमें लीडर बोर्ड पे एक बंदे को दिखाते हैं जिसे देखने के बाद कुछ लोग कह रहे होते हैं ये तो जिंग वांग है, ये हमारी क्लास का था और ये अवेकन हुआ एक 3rd टायर के मैजिकल बीस की ब्लड लाइन के साथ। ये कितना लकी है क्योंकि ये हमारी क्लास का खाली एक एवरेज बंदा था इसके अवेकन होने से पहले, लेकिन अब ये यहाँ नंबर 1 स्ट्रॉन्ग बनेगा। जो इसकी ब्लड लाइन है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सही में अनफेयर है। तभी हमें एक और बंदे को दिखाते हैं जो जैसे लीडर बोर्ड पे आता है उसे देखने के बाद लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जो चूज जाओ है वो सही में वर्दी है टॉप स्टूडेंट हमारे ग्रेड का होने का। और यहाँ तक कि जो इसकी लेवल है वो है 9 मार्शल अप्रेंटिस लेवल, और इसने अवेकन करी है टॉप टायर की ब्लड लाइन टायर 3 के 20 में से जिसका नाम है आइस जीमन ड्रैगन। तभी कुछ लोग वापस कह रहे होते हैं ये सही में इस साल का चैंपियन है हमारी सिटी का। तभी हमें एक लड़की को दिखाते जिसे देखने के बाद कुछ लोग कह रहे होते क्या तुमने क्लियरली देखा ये तो मिस लुई है और ये भी एक 9 लेवल की मार्शल अप्रेंटिस है, लेकिन उन्होंने अवेकन क्या करा है। तभी एक और जना कह रहा होता है डैम इट इन्होंने बहुत ज़्यादा रेयर स्टेज 4 के ब्लड लाइन को अवेकन करा है जिसका नाम है नीदर स्पैरो, और शायद से ये पूरे प्रोविंस में टॉप स्कोरर बनेंगी। तभी एक और जना कह रहा होता है अगर कोई भी स्टेज 4 के ब्लड लाइन का बीस यहाँ अपीयर हो गया अपनी ट्रू फॉर्म में तो वो आराम से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और यहाँ तक कि उसके सामने जो वॉरियर्स होंगे वो भी चीटी की तरह होंगे और खाली ग्रैंड मास्टर उसके सामने रजिस्ट कर सकते हैं। ये देखने के बाद यही अपने मन में सोच रहे होते हैं जितनी भी अवेकन बीस टेम्पलेट है इन्हें क्लासीफाई करा है स्टेज 3 और 4 में, लेकिन मेरा तो एक ए क्लास का है। तभी एकदम से उसका नाम अनाउंस करते हैं और वो जैसी बगल में दिखता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और हमें सामने दिखाते हैं जितने भी बंदे होते हैं वो उसे बड़ी उम्मीद से देख रहे होते हैं, और एक बंदा कह रहा होता है कितनी इंटेंस प्रेशर है और सही में एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तभी हम एक लड़की को दिखाते हैं जो उसे देखने के बाद बड़ा शर्माते हुए कह रही होती है ये तो ड्रीम गाय है मेरा। ये सुनने के बाद हमें याही को दिखाते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है सही में ये जो दुनिया है ये मार्शल पावर के सामने झुकती है, और जैसे वो उस कैप्सूल के अंदर जाता है ये देखने के बाद पीछे से बंदे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं याही है, और जो उसका ऑरा था वो तो बहुत ज़्यादा था और सही में उसकी लेवल बहुत ज़्यादा होगी। तभी एक और जना कह रहा होता है उसे किस तरीके की ब्लड लाइन मिलेगी, शायद से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी और ये तो बहुत ज़्यादा इंसेन है। तभी एक और जना कह रहा होता है इस बार जो नंबर 1 होगा वो पक्का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करेगा, और हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो सुनने के बाद कह रहा होता है अच्छा इसका नाम मिनाई ही है और सही में इसकी तरफ तो मुझे देखना ही पड़ेगा। और हमें लीडर बोर्ड में दिखाते
दिखाते जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि इसकी खाली यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है, और ये देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं ये तो क्लास 7 का या यही है, और ये खाली मार्शल डिसेबल है, स्टेज 3 का वो भी, और जो इसकी ब्लड लाइन है वो तो अननोन है। तभी हमें बंदों को दिखाते जो हंसते हुए कह रहे होते सही में ये मार्शल डिसेबल है, वो भी स्टेज 3 का। यहाँ तक कि जो मेरी छोटी बहन है जो बहुत ज़्यादा छोटी है वो इसे भी पेल सकती है, और हमें वो लड़के को दिखाते जो कह रही होती है कितना एम्बैरसिंग है। तभी एक और बंदा हंसते हुए कह रहा होता है अननोन ब्लड लाइन, शायद से इस पर कोई ब्लड लाइन ही नहीं होगी, और यहाँ तक कि कोई स्टेज 3 के पास कोई डिसेंट ब्लड लाइन हो ही कैसे सकती है। तभी वो वापस हंसते हुए कह रहा होता है देख कैसा लग रहा है, इससे पहले जिसने ऑरा रिलीज नहीं करता वो खाली पाद मारी थी, और जो यही ही है वो सही में होपलेस लूजर है। तभी हमें यही ही को दिखाते जो कैप्सूल से बाहर आते हुए सोच रहे थे जैसे कि एक्सपेक्ट करा ही था। जो मेरा टेम्पलेट था वो तो डिटेक्ट हुआ ही नहीं, लेकिन इससे से टारगेट हुआ मेरा इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट सिस्टम और उसका प्रॉम्प्ट। तभी हमें उसके सिस्टम विंडो में दिखाते जिसमें लिखा होता है वो अपनी रेपुटेशन इंक्रीज करके या फिर जो क्वेस्ट है उन्हें कंप्लीट करके जो मॉन्स्टर के टेम्पलेट्स होंगे उन्हें पा सकते हैं, और उसके जो करंट ड्रोन्स वो 0 हैं। ये देखने के बाद यही हंसते हुए कह रहा होता है जो मेरी टेम्पलेट की रैंक्स है वो अलग हो सकती हैं, लेकिन जब तक मैं कंडीशन को मीट करते रहूँगा मैं मॉन्स्टर्स को इन्फिनिटली ड्रॉ करते रहूँगा, और इस वजह से लास्ट में मैं बन जाऊँगा मॉन्स्टर्स का किंग। और ये कहने के बाद वो बड़ी खतरनाक स्मेल दे रहा होता है। तभी हमें एंचिंग नंबर 1 हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो वही टकला टीचर होता है वो उससे कह रहा होता है तुम मेरे से क्या कह रहे हो कि तुम्हें एक ब्रेक चाहिए, वो भी पढ़ने के लिए अपने घर में, और सीधे तुम आना चाहते हो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन, और क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं विश्वास करूंगा कि तुम घर जाके पढ़ो। ये सुनने के बाद मैं यही को दिखाते जो उससे कह रहा होता है टीचर मैं सही में इंप्रूव करना चाहता हूँ, और आप तो जानते ही हो कि मैं और लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे छूट चुका हूँ, और अगर मैं ऐसी लोग और लोगों को फॉलो करते रहा तो मेरे पास कोई होप नहीं रहेगी, तो ये टाइम है मेरी स्पेशल ट्रेनिंग का। ये सुनने के बाद हम उसके टीचर को दिखाते जो उससे कह रही होती है यही तुम जानते ही हो वॉरियर बनने के लिए तुम्हें कोई कॉलेज में जाना होगा, और वैसे भी तुमने ब्लड लाइन तो अपनी अवेकन कर ही रही थी, लेकिन जो तुम्हारी फाउंडेशन थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए तुम्हें जो एंट्रेंस एग्जाम है तुम इसे पास ही नहीं कर पाओगे, और जो तुम्हारी प्रिपरेशन है इसे अगले साल के लिए करना, और जो ये ईयर था इसे रिपीट कर लो, तुम्हें इतना रश करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाती जो बड़ी खतरनाक फेस बनाते हुए कह रहा होता है टीचर मुझे खुद को इम्प्रूव करना है बहुत जल्दी, और शायद से आप ये बात नहीं समझोगे, लेकिन जो मेरी ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे बस थोड़ा ट्रेन हार्ड करने की ज़रूरत है, और क्या आप मेरी आंखों में सिंसियरिटी देख नहीं सकते हो। ये सुनने का हम उसके टीचर को दिखाते जो हैरान होते हुए कह रहे होते हैं बस तुम्हारी आंखें थोड़ी बहुत सिंसियर तो हैं, लेकिन तुम्हें अगले साल तो यहीं आना है। तभी हमें वॉरियर सेंटर का सीन दिखाते जहाँ पे यही चलते हुए कह रहे होते जो मेरे पेरेंट्स का घर था उसे मैंने 6 लाख रुपए में गिरवी रख दिया, और उनके मरने के बाद जो मुझे कंपनसेशन मिला था वो 1 मिलियन का था, और सीधी भाषा में बताऊँ तभी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और मेरे पे 2 तरीके हैं खुद को इम्प्रूव करने के। जो पहला है वो तो है नॉर्मल वॉरियर की तरफ अपना लेवल अप करना, और जो दूसरा है वो है इंक्रीज़ करना अपने कॉन्ट्रैक्ट रेट को तिमरुस टेम्पलेट के साथ। और अगर मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग देखूँ तो कोई भी अगर तुम्हें स्टार्ट करोगे टेम्पलेट को तो जो उसकी शुरुआत होगी वो एक पॉइंट ऑफ कंपेटिबिलिटी के साथ होगी, लेकिन मुझे याद है जो तिमोरा था उसकी शुरुआत हुई थी 3 पॉइंट की कंपेटिबिलिटी के साथ, तो जो 2 पॉइंट थे वो कहाँ से है, और शायद से खाली इसका एक ही आंसर है जो तिमोरा टेम्पलेट था उसने एब्जॉर्ब कर ली होगी पावर जेनेटिक अवेकनिंग सीरम से, जिसकी वजह से उसके 2 पॉइंट की कंपेटिबिलिटी बढ़ गई। और ये प्रूव करता है जो जेनेटिक रिलेटेड सीरम्स होते हैं वो इस वर्ल्ड में इन्हेंस कर सकते हैं तुम्हारी टेम्पलेट एबिलिटी को, और कोई वॉरियर की तरह मरने तक फाइट करने से अच्छा मैं स्पेंड करूंगा मनी खुद के टेम्पलेट कंपेटिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और यही मुझे ज़्यादा सूट करता है। तो चलो फटाफट जो ये जीन इन्हेंसिंग सीरम है इसे खरीदते हैं। अभी वो जैसे ही एक स्टोर में जाता है अपना कार्ड स्वाइप करता है, वहाँ पर आवाज़ आती है कि स्टूडेंट आईडी के वेरीफाई कर लिया, और जैसे ही वो अंदर दिखता है उसकी फट जाती है, और हमें दिखाते हैं जितने भी अंदर बंदे होते हैं उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है। और ये देखने के बाद यही अपने मन में सोच रहे होते हैं जितने भी यहाँ बंदे हैं इन्होंने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करा है, और जैसे ही मैंने अवेकन कर लिया मैट फ्लेन डिमोरा टेम्पलेट के साथ मैंने गेन करी यूनिक सेंसेशन एबिलिटी जिसका नाम था लाइफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो डिमोरा है वो सेंस कर सकता है लाइफ सिग्नल्स को दूसरे क्रिएचर्स में से अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करने के बाद तभी वो वापस कह रहा होता है, और मैं क्लियरली जितने भी यहाँ वॉरियर्स हैं उनके क्लियर हुए ब्लड को बर्न होते हुए फील कर सकता हूँ, ऐसा जैसे कोई फर्नेस के अंदर ये सब चीज़ें जल रही हैं, और जितने भी बीस्ट हो वो सब उनकी ब्लड लाइन से रॉर कर रहे हो। तभी वो एक डेवल स्मेल के साथ कह रहा होता है जितने भी वॉरियर्स और मॉन्स्टर है अब वो मेरी फाइटिंग डिज़ायर को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल जो मैट डिमोरा है वो अपने वर्ल्ड का किंग ऑफ बीस्ट है जिसकी डेस्टिनी में ही है पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं खाली एक रुकी हूँ जिसकी वजह से मैं एक ही काम कर सकता हूँ जो डिमोरा है उसके फाइटिंग ब्लड लाइन को भी मैं सप्रेस कर सकता हूँ, और जैसे मैं ग्रो हो जाऊँगा और स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा मैं पूरे वर्ल्ड को शो करूँगा। मेरा मतलब ये है कि किंग ऑफ बीस्ट कौन है। तभी हमें एक लड़की को दिखाते जो पीछे से बुलाते हुए कहती है बच्चे तुम्हें लोगों को ऐसी कैजुअली नहीं देखना चाहिए। ये सुनने का था ये उससे कह रहा होता है मिस मुझे माफ़ कर दो मेरा वो मतलब नहीं था। ये सुनने का तो लड़की उससे कह रही थी ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं तुम अभी मॉन्स्टर जीन के साथ अवेकन हुए होगे और इसकी
जिसकी वजह से तुम जो तुम्हारी पावर्स है उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहोगे। वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन तुम वॉरियर सेंटर पे आए क्यों? ये सुनने के बाद ताई ही उससे कहता है, मैं आया हूँ जेनेटिक मेडिसिन खरीदने, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये सुनने के बाद लड़की उससे कह रही थी, जेनेटिक मेडिसिन, लेकिन तुम इतनी जल्दी इसका इस्तेमाल कर रहे हो? ये सुनने के बाद ताई ही उससे कहता है, लेकिन इसमें क्या कोई दिक्कत है? तभी वो लड़की उससे कह रही होती है, ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये मेडिसिन है ये इतनी ज़्यादा चीप नहीं है, और बाद में इसकी रेजिस्टेंस की वजह से जो इसका इफेक्ट होगा वो कम होते रहेगा, और अगर तुम्हें इसका मैक्सिमम इफेक्ट चाहिए तो तुम्हें इसमें बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनने के बाद ताई ही उससे कहता है, सिस्टर, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है? तभी वो लड़की उससे कह रही थी, अगर हम तुम्हारी करंट स्टेज देखें तो अभी तो तुम खाली सॉलिड टाइप का ही बिगनिंग पोशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी जो कॉस्ट है वो सीधे 4 लाख है। इस दिन का तुम्हें ताई को दिखाते जो बिल्कुल शौक होते हुए सोच रहे होते हैं, इतना एक्सपेंसिव, अगर मैं अपनी पूरी सेविंग भी लगा दूँ तो मैं यहाँ तक कि इसे 5 भी नहीं खरीद पाऊंगा। तभी वो लड़की से कह रहे होते हैं, सिस, क्या आपके यहाँ किसी को जानती हो जिसकी वजह में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए? तभी वो अपना कार्ड पकड़ाते हुए कह रही थी, मैं एक वॉरियर हूँ और इस कार्ड के साथ तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। और जो वो कार्ड होता है असल में बिजनेस कार्ड होता है, उसमें लिखा होता है कि ये 4th रैंक की एक मार्शल आर्टिस्ट है। तभी तेंगवाई वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और पीछे लड़की कह रही थी, अगर बाद में मेरी डेस्टिनी में हुआ तो हम बाद में मिलेंगे। तो तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाते जब भी जो आई ही होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, चलो फिर मुझे इसे करना ही होगा। और हमें दिखाते हैं वो होता है बिलिंग काउंटर में, जहाँ पे जो उसकी कॉस्ट आती है मेडिसिन की वो होती है 1.45 मिलियन, और जो वेपन्स की होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। तभी हमें उसके घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, और जो उसका कॉम्पेटिबिलिटी होती है वो उसे इंक्रीज़ कर होता है इंजेक्शन मार मार के। जैसे कि सबसे पहले होती है 3 से 4%, 4 से 7%, और जो उसके ओवरऑल स्टेट्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि 8 से 10% और 10 से लास्ट में 15, और उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। तभी वो खुश होते हुए कह रहा होता है, फाइनली यही फीलिंग होती है लेवल अप करने की। और जैसे मैंने हर शॉट लिया, जो जीन पोर्शन था, मेरी फिजिक थी वो इम्प्रूव होते जा रही थी, लेकिन जो फाइनल वाला पोर्शन था उससे जो मेरी फिजिक थी वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। और देख कैसे लग रहा है जैसी मेरी बॉडी स्ट्रेंथन होते जा रही है, बाद में जो इंजेक्शन है इसका असर कम होते जा रहा है। तभी वो खुश होते हुए कह रहा है, लेकिन तभी इतना बुरा भी नहीं था, मैंने कुछ मिनटों में ही इतना गेन कर लिया। जो कोई नॉर्मल वॉरियर होता है उसे 3 साल लग जाते हैं गेन करने में, और जो मेरी बेसिक फिजिक है उसके स्टेट्स इतने ज़्यादा हैं। तो अगर ये सोचो जैसे जो मेरी डेमोरा की ब्लड लाइन है वो फुल्ली एक्टिवेट होगी, वो कितनी पावरफुल होगी। तभी वो वापस कह रहा होता है, शायद से जो एग्जामिनेशन है उसमें टॉप स्कोर करूँ, और अगर कोई जीनियस को कोई चीट मोड हरा नहीं सकता तो जो ये चीट है ये तो बहुत ज़्यादा वीक। तभी ये चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चलो फिर सीक्रेट रेलम में चलते हैं, और हमें थोड़ा सीक्रेट रेलम के बारे में बताता है। जैसे कि इन्हें डिवाइड करें बहुत ज़्यादा रैंक्स के बीच में, जो सबसे नीची रैंक है वो है ई, और जो सबसे ऊपर है वो है एस, और जितनी हायर रैंक होगी उसके अंदर उतनी पावरफुल बीस्ट होंगे। और जो एस क्लास के रेलम के बीस्ट होते हैं वो तो कम्प्लीटली अनस्टॉपेबल होते हैं, और ह्यूमन कोई उसे कंट्रोल कर ही नहीं सकता, और अगर वो एक बार अर्थ पे आ गए तो वो एक एपोक्लिप्स लाएंगे। तभी हमें याई ही को दिखाते हैं जो एक ई रैंक की सीक्रेट रेलम के पास आ रहा होता है फुल्ली रेडी होके, और कह रहा होता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कम पीपल है जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था, और शायद से ये इस वजह से हुआ होगा क्योंकि जो रेलम है ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, और जितने भी यहाँ के ट्रेजर्स थे वो ऑलरेडी लोगों ने ले लिए, और यहाँ पे खाली रुकीज़ आते हैं खुद को ट्रेन करने के लिए। तभी वो एक बजने से कह रहा होता है, हेलो, मैंने यहाँ पे एक सेक्रेट रेलम को बुक करा था नंबर 3 वाले को। तभी वो बंदा कह रहा होता है, हाँ फटाफट इसे साइन करो, और जो तुम्हारी टिकट है वो ये है। तभी हमें ताई ही को दिखाते हैं जो सेक्रेट रेलम के सामने आने के बाद कह रहा होता है, अच्छा तो ये है सेक्रेट रेलम। तभी वो हंसते हुए कह रहा होता है, ये मेरी शुरुआत है बीस किंग बनने की। तभी वो एकदम जंप मारने का जो सीक्रेट रेलम होती है उसके सीधे अंदर घुस जाता है, और हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं, और वो एक स्टार यानी कि ताई जी स्टार पे होते हैं। तभी उधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, जो यहाँ का अपीरियंस है वो तो बिल्कुल अलग है जैसा मैंने टेक्स्ट बुक में देखा था, और सही में ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है, और यहाँ तक कि मैं तो स्टार्स को भी देख सकता हूँ। तभी जैसे वो स्टार्स को देख रहा होता है हमें पीछे एक बीस्ट को दिखाते हैं जो उसे देख रहा होता है, और हमें इसका इंट्रोडक्शन दिखाते हैं, जैसे कि यह फर्स्ट रैंक का बीस्ट और जो इसका नाम है वो है ब्लेड फैंग रैबिट। अभी वो एकदम से यही पे अटैक कर देते हैं, और यही बचने के बाद सीधे उसके कान पकड़ लेते हैं, और उससे कह रहा होता है, सही में तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें सही में लगा कि मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी वो उसी टाइम अपने वही हाथ से उसे क्रश कर देता है। तभी उसे एकदम से एक स्टोन मिलता है, उसे देखते हुए कह रहा होता है, अच्छा ब्लड फैंग रैबिट का मुझे मैजिकल कोर मिल रहा है जो है वाइट, और अगर मैं इसकी एवरेज क्वालिटी देखूँ तो मुझे आराम से 1000 युआन तो मिल ही जाएंगे, और मैंने कुछ मिनटों में 1000 युआन कमा लिए। और अगर मैं एक ऑर्डिनरी बंदे की बात करूँ तो उसे पूरे महीने मेहनत करने के बाद भी खाली 3 से 4000 युआन मिलते हैं, लेकिन अगर मैं इसी फर्स्ट रैंक के 20 को मारते रहा तो ये तो पॉइंटलेस हो जाएगा, मुझे कम से कम कोई सेकंड रैंक के 20 को तो मानना ही होगा। तभी जैसे ये बोलता है हमें दिखाते हैं उसके सामने एक सेकंड रैंक का बीस्ट आ जाता है। तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन दिखाते हैं, जैसे कि इसका नाम है डेमोनिक कॉप्स बग, और ये देखने के बाद यही हंसते हुए कह रहे होते हैं, सही ये तो एक शैतान की बात होगी। तभी हमें वापस वही डंजन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यही होता है उसने उस मॉन्स्टर पे एक स्लैश मार दिया होता है, और वही देखने के बाद कह रहा होता है, मैंने मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया पढ़ी है, और अगर तुम कंपेयर करोगे इसकी बैक को
जो स्टील की तरह मजबूत है, इसके एब्डोमेन से, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली इसे हराना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तभी हमें वो मॉन्स्टर को दिखाते जो ये देखने के बाद घूमते हुए उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है, और जो यही होता है उसने अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने के बाद जो मॉन्स्टर होता है उस पर अपनी हाइपर बीम से अटैक कर दिया होता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है इससे उसे कुछ होता ही नहीं और बदले में उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। ये देखने के बाद यही हैरान होता है, अपने मन में सोच रहे होते हैं सही में कि ये अपने जबड़े से फायर प्रोजेक्टाइल भी कर सकता है। तभी उससे बचने के बाद उस मॉन्स्टर पे चिल्लाते हुए कहते हैं, डैम इट, कि तुम्हें पता भी है जो मेरा आउटफिट है इतना ज़्यादा महंगा है। तभी वो मॉन्स्टर को देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, जो मेरी करंट मार्शल आर्ट की लेवल है उसके दम पे मैं इस मॉन्स्टर का खुद भी नहीं उखाड़ सकता, और बिना किसी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक के सपोर्ट के। अगर तुम मेरी डीप डेंस एनर्जी या स्ट्रॉन्ग ब्लड वाइटलिटी को भी देख लो, तब भी मैं खाली अपनी 50% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था वो एक एकेडमी फेलियर था, और फिलहाल मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं एडी मोल्ला, इसकी एम्परर ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट करो। और हमें दिखाते हैं जो उसके हाथ होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उसके हाथों में क्लॉज आ जाते हैं, और जो उसकी एम्पावरमेंट होती है वो सीधे 15 से 21 हो जाती है। ये देखने के बाद जो मॉन्स्टर होता है उस पर चिल्ला रहा होता है, और ये देखने के बाद यही सीधे उसके मुंह के अंदर घुसने के बाद सब जगह कट मारते हुए पीछे से उसे फाड़ते हुए निकल जाता है। तभी वो मॉन्स्टर टपक जाता है, और ये देखने के बाद वो कह रहा होता है, जो मेरी ओवरऑल फिजिक है वो सीधे स्काई रॉकेट होकर 21 पॉइंट पे चलेगी, और मैंने कम्प्लीटली 1 सेकंड टायर के बीच को क्रश कर दिया। और जैसी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो रही है उसके बाद जितनी भी ये हीट मेरी बॉडी से निकल रही है, ये तो मुझे एक जेट जैसी फीलिंग दे रहा है। तभी अपनी शॉट को देखते हुए कह रहा होता है, जो मेरी शॉट थी वो इस मॉन्स्टर के वेनम की वजह से ख़राब होगी, और मैंने इस पर $2,50,000 लगाए थे, और यहाँ तक कि ये 1 सेकंड टायर के मॉन्स्टर का अटैक भी नहीं झेल पाई। कितना बड़ा स्कैम था, और जो इसकी क्वालिटी थी वो तो बहुत ज़्यादा बेकार थी, मैं इसे एक बैड रिव्यू दूंगा। तभी उदास होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, पहले मॉन्स्टर को ही हराने के लिए जो मेरा एनर्जी कंजम्पशन था ये तो बहुत ज़्यादा था, और इसके चक्कर में अब मुझे भूख लग रही है, और मैं यहाँ तक कि अपना खाना भी नहीं लाया। तभी उसे एकदम से एक चीज़ की स्मेल आती है, और ये सूंघते हुए कह रहा होता है, ये स्मेल। तभी वो स्टोन को देखते हुए कह रहा होता है, मैजिकल कोर, वो भी उस बग का, और ये तो एक ग्रीन गेट का कोर है, और यहाँ तक कि ये तो बहुत तगड़ा एरोमा रिलीज़ कर रहा है। तभी वो उसे खाते हुए कह रहा होता है, कौन ही परवाह करता है। और जैसे ही वो उसे खाता है हमें दिखाते हैं जिसकी कंपेरेबिलिटी होती है उससे 7 से 7.3 हो जाती है, और ये देखने में तो खुद भी शौक होते हुए कह रहा होता है, जो मेरी कंपेरेबिलिटी थी वो इंक्रीज़ होगी। तभी वो खुश होते हुए कह रहा होता है, मैंने लाखों रुपए लगा दिए उस जेनेटिक पोर्शन को खरीदने में, और वो खाली मेरी 1% से कंपेरेबिलिटी बढ़ा रहा था, लेकिन जो ग्रीन मैजिकल कोर है वो तो मेरी 0.3 से बढ़ा रहा है, और अगर मैंने ऐसी 3-4 और खा लिए तो ये तो उसके बराबर हो जाएंगे। और ऐसी अगर मैंने वाइट कोड्स को भी इकट्ठा करा तो शायद से वो भी मेरी कंपेरेबिलिटी बढ़ाए। तभी वो रोते हुए सोच रहा होता है, मैंने जितने भी पैसे थे मैंने उन्हें ऐसी फालतू चीज़ों में उड़ा दिया। तभी वो अपने मन में कह रहा होता है, जितना भी मेरा फ्रस्ट्रेशन है इसे अब मैं अपने मोटिवेशन में बदल दूंगा, और आज रात मैं हंटिंग करते रहूँगा। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जैसे वो सेक्रेट लैम्प से बाहर आता है जितने भी उसके स्टैट्स होते हैं वो सब बढ़ जाते हैं, जिससे ओवरऑल फिजिक हो जाती है 15.8, और जो कंपेरेबिलिटी हो जाती है वो हो जाती है सीधे 9%। तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, जो मेरी कंपेटेबिलिटी है मैंने उसे 9 पे पहुँचा दिया, और मैंने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइट क्रिस्टल को कंज्यूम करा है, और अब वो तो कुछ इफेक्ट ही नहीं डाल रहे मेरी बॉडी में, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है उन्हें बेचने के अलावा। तभी वो जितने उसके कोर्स होते हैं वो काउंटर वाली लड़की को देते हुए कह रहा होता है, यहाँ पे टोटल 20 वाइट मैजिकल कोर और एक ग्रीन मैजिकल कोर है। ये देखने वाली लड़की शौक होते हुए कह रही होती है, सही में क्या तुम कोई हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, तो तुमने मैनेज कैसे कर लिया इतने ज़्यादा मैजिकल कोर्स को पाना। तभी वो वापस कह रही होती है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी लूट लाता है उसकी 1/10 हिस्सा उसे गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और अगर तुम्हारे पास एक ग्रीन मैजिकल कोर है तो तुम्हें इसके बदले में 5 वाइट मैजिकल कोर्स को हैंड ओवर करना होगा। ये सुनने के बाद मैं यही को दिखाती है, खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अभी फिलहाल मेरे को 2 लाख रुपए मिल गए यहाँ से। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, और हमें पता चलता है अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में खाली 9 दिन बचे। तभी हमें एक डी रैंक के सेक्रेटरी रिलम का सीन दिखाते हैं, जिसके बारे कुछ लोग कह रहे होते हैं, कैप्टन लिन इस बार जो हमारा बाउंटी वाला मिशन है ब्लड जेट फ्लावर का उसे हम शायद से कंप्लीट कर ही लेंगे। तभी एक और जना कह रहा होता है, इससे पहले वाले एक्सप्लोनेशन में जो उसकी लोकेशन थी वो तो हमें पता ही चली थी, लेकिन जो ओल्ड चैन था वो एक मॉन्स्टर के द्वारा इंजर्ड हो चुका था, तो इस बार वो सेक्रेट रिलम में हमारे साथ नहीं आ पाएगा। ये सुनने का तो मैं एक लड़की को दिखाते जो कह रही होती, इसका मतलब हम खाली 5 ही जने हैं। तभी एक और लड़का कह रहा होता है, अगर हम सारे रूल्स को देखें तो हम कम से कम 6 जने तो होने ही चाहिए कोई भी सेक्रेट रिलम में जाने के लिए। तभी हम इनके कैप्टन का इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि ये एक 2nd रैंक का मार्शल आर्टिस्ट और जिसका नाम है वह है लिन ही। तभी अपने टीममेट से कह रहे होते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने एक एजेंसी से कनेक्ट करा जिसने हमें इंट्रोड्यूस करा है एक नई मार्शल आर्टिस्ट से, और हमें पता चलता है ये असल में लाई ही है। तभी
वो कैप्टन उनसे कह रहे होते हैं तुम शायद से एक 9th रैंक के मार्शल डिसेबल होना और जो तुम्हारा नाम है वो है डेट्स ला। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाती जो हंसते हुए कह रहे होते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी अपने मन में सोच रहे होते वैसे भी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं क्वालिफाई नहीं करता कोई डी रैंक के सेक्रेट लेवल में जाने के लिए, इसलिए मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ा एक इलीगल एजेंसी को जिसने मेरा फेक सर्टिफिकेट बनाया और मुझे एक आइडेंटिटी दी जिसकी वजह से मैं इस टीम को ज्वाइन कर पाया और जिसमें पूरी मेरी कॉस्ट है वो है 1 लाख क्रेडिट्स की। तभी मैं टीम लीडर को दिखाते जो उससे कह रहा होता है जो डेट्स ला है ये थोड़ा ज़्यादा अजीब नाम नहीं हो गया। ये सुनने का ये उससे कह रहा होता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर मैं अपने ओरिजिनल नाम का इस्तेमाल करता तो कॉपीराइट की दिक्कत हो सकती। सुनने का तो उनके कैप्टन को दिखाते जो उससे कह रहे होते वैसे भी ये तुम्हारा बस एक कोड नेम है तो इसके बारे में भूल जाओ और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो मार्शल डिसेबल के 9th लेवल पे तो तुम सही में क्लासीफाई नहीं करते हो कोई भी डी रैंक के सेक्रेट रेलम में जाने के लिए, लेकिन हम तुम्हें अपनी टीम के साथ अंदर ले जा रहे हैं तो वहाँ तुम्हें खाली ऑब्जर्व और लर्न करना है और हमें बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना है। ये सुनकर तो मैं यही को दिखाते जो उससे कह रहे होते चलो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो अपने मन में सोच रहे होते पहले इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दिया मिशन शुरू होने से पहले ही, सही में ये तो बहुत ज़्यादा रिलायबल है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर ये बीच मिशन में मुझे टोकता तभी हमें उनकी कार को दिखाते जो सीधे सेक्रेट रेलम के अंदर घुसते हुए कही थी चलो फिर फटाफट हम सेक्रेट रेलम के अंदर जाते और जो ब्लड जेट्स फ्लावर है उसे इस बार हम ढूंढ लेंगे। तभी हमें सेक्रेट रेलम के अंदर का सीन दिखाते जहाँ पे एक जना कह रहे होता है अगर हम अपने ट्रैकर के अकॉर्डिंग देखें तो जो ब्लड जेट फ्लावर है वो ओशिया के पास होगा और उसे गार्ड करता है एक सेकंड टायर का बीस्ट जिसकी जो ब्लड लाइन है वो जर्नल लेवल की है। तभी हमें यही को दिखाते जो ये सुनने का तो अपने मन में सोच रहा होता है जहाँ मैं इससे पहले गया था वो तो एक रेन फॉरेस्ट था और ये तो एक डेजर्ट है और देख के ऐसा लग रहा है जितने भी ये सेक्टर रेलम होते ये एक वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं होते। तभी हमें उनकी कार के पीछे बस द मॉन्स्टर को दिखाते जो उनका पीछा कर रहे होते हैं और ये देखने के बाद एक जना कह रहा होता है कैप्टन हमारे पीछे जो अर्थ डीमन रेड्स वो बढ़ गई। ये सुनने के बाद कैप्टन उससे कह रहे थे चलो फिर तुम उनका ध्यान रख लो और ये सुनने के बाद वो बंदा होता अपने डैगर्स निकालते हुए कह रहे होते चलो मैं समझ गया और जैसे वो अपने डैगर्स फेंकते हमें दिखाते वो सारे मॉन्स्टर होते वो निपट जाते और वहाँ पे ब्लास्ट भी हो रहे होते। तभी वो आगे मुड़ते हुए कह रहे होते चलो फिर मैंने इन्हें निपटा दिया और ये देखने के बाद यही सोच रहे होते हैं इसलिए जितने भी इसके डैगर्स थे उनमें इन्फ्यूज़ करी थी अपनी मार्शल आर्ट एनर्जी। तभी वो एक एक्सप्लोजिव की तरह काम कर रहे थे। सही में जो ये बंदा है ये तो बहुत ज़्यादा रूथलेस है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो उनकी पूरी टीम होती है वो डेजर्ट में चल रही होती है और जो यही होता है वो अपने कैप्टन से पूछ रहे होते हैं हम यहाँ तक ड्राइव करके क्यों नहीं है। वैसे भी जो ओशिया है उसमें थोड़ी दूरी है। ये सुनने का तो हमें कैप्टन को दिखाते हैं जो उससे कह रहे होते हैं जो मॉन्स्टर है ओशिया का जो उसकी सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है और अगर हम अपनी ऑफ रूट इंजन के साथ वहाँ पे जाते तो पक्का उसे पता चल जाता। तभी वो सबसे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जितने भी टास्क है वो सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तभी वो लड़की का नाम लेते हुए कह रहे होते हैं जिया जो स्टन ग्रेनेड है बाद में तुम्हें वो मॉन्स्टर पे छोड़ना है जिसकी वजह से थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और जिया वो और वो तुम दोनों को यहाँ पे ट्रैप सेट करनी है। तभी ये बुड्ढे का नाम लेते हुए कह रहे होते हैं ओ लुई तुम्हें प्रोवाइड करनी है अपनी सप्रेसिव फायर और जो यही से मैं फ्रंट लाइन पे लड़ूंगा डेट्स ली तुम्हें यहाँ खड़े होके हमें देखना है और यही फुल आराम से कह रहे होता है हाँ बिल्कुल। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो एक मिसाइल होती है वो लॉन्च होगी होती है और हम इसके बारे में बताते हैं। ये था स्टन ग्रेनेड जो कंटेन करता है हाई लेवल के मॉन्स्टर्स की स्मेल को जिसकी वजह से जितने भी जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें लगता है जो उनकी टेरिटरी है उस पर दूसरे मॉन्स्टर द्वारा इन्वेड हो चुका है जिसकी वजह से वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी हमें वही सेकंड टायर के मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसका नाम होता है अर्थ ड्रैगन और वो बाहर निकलने के बाद एक खतरनाक रोर मार रहा होता है और ये देखने के बाद जो कैप्टन होते हैं वो सबसे कह रहे होते हैं जितने भी यहाँ नए बंदे हैं वो थोड़ा केयरफुल रहना जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे निकल चुके हैं। तभी हमें थोड़ी दूर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो डैगर्स पड़े होते हैं जो यही वाली टीम के बंदे ने फेंके थे उसे उठाते हुए एक बंदा चाटने के बाद बड़ी क्रीपी स्टाइल में हंस रहा हो। तभी हमें वापस वही फाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो कैप्टन होता है उसने वो जो ड्रैगन होता है उसे एक ही स्लैश में निपटा दिया होता है और उसकी मुंडी काट दी होती है। ये देखने के बाद पीछे से लोग खुश होते हुए कह रहे होते हैं कैप्टन लिन। तभी एक और जना कह रहे होते हैं कैप्टन लिन जो वो ड्रैगन था वो निपट गया। इसने कहा मैं कैप्टन लिन को दिखाते जो खुश होते हुए कह रहे होते चलो फिर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और जो वो ड्रैगन होता है वो पीछे से हिल रहा होता है। तभी वो एकदम से अपनी क्लॉ को उठाने के बाद जो कैप्टन लिन होते हैं उसे उसके नीचे क्रश करने वाला होता है। ये देखने के बाद पीछे से लोग कह रहे होते हैं कैप्टन लिन अपने पीछे देखो। तभी हमें यही ही को दिखाते जो हमें एक जंप मारने के बाद सीरियस ड्रैगन के ऊपर आने के बाद जो अपने हाइपर बीम होती है उसका अटैक कर देता है और ये देखने के बाद जो कैप्टन लिन होते हैं वो शॉक होते हुए कह रहे होते हैं ये बस एक नौसिखिया है लेकिन तब भी इस पर इतनी पावर है कि ये टायर 2 के बीस को आराम से शेक कर पाए। तभी हमें लड़की को दिखाते जो शौक होते हुए कह रही होती है इसके पंच की सही में पावर कितनी ज़्यादा है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यही होता है उसके कंधे पे एक बंदा हाथ रखते हुए कह रहा होता है तुमने सही में एक टायर 2 के बीस को आराम से पेल दिया। तभी जो लड़की होती है उसके लिए ताली बजाते हुए कह रही होती है सही में जो तुम्हारा माउंटेनिंग क्रश हेवनली फिश था उसने उसे हरा दिया और यही कह रहे होते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो कैप्टन होते हैं वो भी उससे कह रहे होते हैं तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है तो चलो फिर आज से हम कांग्रेट थे। तभी हमें एक बंदे को दिखाते जो एक लाल लाल चीज़ लाते हुए कह रहे होते हैं कैप्टन हमने अर्थ ड्रैगन को हरा दिया और उस चीज़ को
छूने के बाद एक झनक रहा होता है। सही में इस बार हमने अर्थ ड्रैगन के सोल एसेंस को भी कलेक्ट कर लिया। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तभी हमें लड़की को दिखाते जो कह रही होती है जो ये रेड साइनी चीज़ है, क्या सही में इसके इतने ज़्यादा वर्थ है। और हमें यही को दिखाते जो पीछे से अपनी लाट टपकाते हुए कह रहे होते हैं, देख के तो बड़ा बड़ा फ्रूट लग रहा है और मेरे टेम्पलेट को ये सही में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और हमें कैप्टन को दिखाते जो अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा पास का मामला था। और अगर मैं देखूँ और अगर अच्छे से सोचूं तो इस बार हमने उन ड्रैगन को अच्छे से हरा दिया। तभी हम एक बंदे को दिखाते हैं, वही डैगर वाले बंदे को जिसने जो कैप्टन होता है उसके पीठ में छुरा घूप दिया होता है और पीछे से हंसते हुए कह रहा होता है, कैप्टन इसके बारे में वापस सोचो, अब तुम्हें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। ये सुनने का था मैं और बंदों को दिखाते जो शौक होते हुए कह रहे होते कैप्टन। तभी जो बुड्ढा होता है वो पीछे से कह रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, और वो बंदा पीछे आ जाता है और जो कैप्टन नहीं होते वो उससे कह रहे होते हैं तुम्हारे साथ क्या गलत है। तभी जो वो बंदा होता है उसके बगल में एक और बंदा आते हुए कह रहा होता है क्या ये इतना ज़्यादा ऑब्वियस नहीं था, वो थोड़ा रिच होना चाहता है। तभी हमें वो बंदे को दिखाते हैं जो वही टकला होता है और उसे देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं ये तो वो पेंग है। तभी हमें यही को दिखाते हैं जो अपने बगल वाले बंदे से पूछते होते हैं क्या तुम इस टकले को जानते हो। तभी वो गुस्सा करते हुए कह रहे होता है वो पेंग है, ये जाना जाता है मार्शल आर्ट से जो लोग होते हैं उनकी लूट को चोरी करने के लिए। और जैसे कोई बंदा डंजन में जाता है उसके पीछे जाने के बाद जो उसकी लूट होती है वो चुरा लेता है और देख कैसे लग रहे हैं जो ये कमीना है इसकी आंखें इस बार हमारे लूट पे हैं। तभी हमें उनके कैप्टन को दिखाते जो घायल अवस्था में कह रहे होते हैं जो तुम्हारा डैगर था उसमें पॉइजन लगा हुआ था तू ट्रेटर। तभी वो दूसरे टकले से कह रहे होते हैं तुझे इस जगह के बारे में कैसे पता है, यहाँ तक कि जो मेरे टीममेट्स थे उन्हें भी यहाँ आने के बाद ही इस जगह का पता था चला। तभी हमें यही को दिखाते जो उसे बता रहे होते जो ये बंदा था ये रास्ते में पीछे डैगर फेंके जा रहा था और उसी वजह से इस बंदे को यहाँ का रास्ता पता चला। ये सुनने का हमें डैगर वाले बंदे को दिखाते जो हंसते हुए कह रहे होते हैं बच्चे तो वो ज़्यादा स्मार्ट है और मैं तुझे ये सजेस्ट करूँगा तुझे अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन जाना चाहिए और ना कि यहाँ पे अपने मरने का इंतजार करना। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो उससे कह रहे होते हैं हाँ मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन टॉप स्कोर करूँगा, तुझे बस इंतजार करना है। ये सुनने का तो मैं डैगर वाले बंदे को दिखाते जो उसकी तरफ डैगर फेंकते हुए कह रहे होते तो बहुत ज़्यादा एनोइंग है। और जो यही होता है वो 2 उंगली से उसके डैगर को पकड़ने के बाद कह रहा होता है तू गंजे आदमी मेरे सामने भौंकने की कोशिश कर रहा है, ये तो सही में बहुत ज़्यादा एरोगेंस है। तभी उसके डैगर को तोड़ने के बाद कह रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है तो अब जो तू ट्रैश है मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये सुनने का मैं टकले बंदे को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं सही में जो ये बच्चा है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो फिर मुझे इसका स्तर चाहिए। ये सुनने का जो डैगर वाला बंदा होता है उसकी तरफ डैगर फेंकते हुए कह रहे होते हैं मैं समझ गया। और जो यही होते हैं वो अपनी एक स्किल एक्टिवेट करने के बाद उन सारे डैगर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से लीडर उससे कह रहा होता है थोड़ा केयरफुल रहना। जो बंदा है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। तभी मैं वापस वही बंदे को दिखाते जो यहीं पे ऊपर से अटैक कर रहा होता है। ये देखने के बाद यही अपने फिंगर से अपने माथे पे टैप करते हुए कह रहे होते हैं ये परफेक्ट टाइम है मेरी नई स्किल को ट्राई करने का। तभी वो एक बीम छोड़ने के बाद जो बंदा होता है उसे निपटा देता है। ये देखने के बाद जो लीडर होता है वो शॉक होते हुए कह रहे होते हैं इसने एक ही शॉट में इस बंदे को निपटा दिया। और सही में क्या ही कोई नया बंदा है। और हमें यही को दिखाते हैं जो आराम से अपनी उंगली में फूंक मार रहा होता है। ये देखने के बाद जो टकला बंदा होता है उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है जेनेटिक टेक्निक, मुझे सही बता तू कौन सी फैमिली से। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कह रहा होता है तुम मेरी फैमिली जाना चाहते हो, जो मेरी फैमिली का नाम है वो है डिमोरा क्लैन, और क्या तुम अब मेरे सामने भीख मांगोगे। ये सुनने का तो मैं टकले को दिखाती गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करते हुए कह रहे होते ब्रेड तुझे क्या लगता है तेरी जीन टेक्निक के दम पे जो हमारा मार्शल आर्ट का गैप है तू उसे भर पाएगा। तभी अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर रहे होते हैं और जो उसकी ब्लड लाइन होती है वो होती ब्लैक बियर की। तभी अपनी मार्शल टेक्निक के पीक स्टेज में आ जाता है और सीधे यहीं पे अटैक कर रहा होता है। और यही जो होता है वो अपनी वही फिंगर वाला अटैक करते हुए कहता है सबसे पहले मैं तेरे पैर पे अटैक करूंगा। और जो टकला होता है वो चिल्लाते हुए कहता है मेरे पैर भी यहीं पे घूमते हुए अटैक कर रहा होता है और यही हवा में जंप ले लेता है। ये देखने के बाद वो भी हवा में जंप पाने के बाद दोनों हाथों से उसे दबाने के बाद कह रहा होता है जो सेकंड एड की मार्शल आर्ट टेक्निक होती है वो सही में कोई और ही लेवल पे होती है और जो तेरी एटॉमिक ब्रीथ है वो मेरी एंकल तक को बर्न नहीं कर सकती। ये कहते हुए जो यही होता है उसे बीच में क्रश करने वाला होता है और एक ताली भी मार देता है। और हमें यही को दिखाते हैं जो सीधे उसके पीछे आने के बाद कह रहा होता है तू तो खत्म हो गया अब ये मेरी बारी है। तभी वो वापस वही अटैक कर रहा होता है माउंटेन क्रशिंग फीस्ट करके और वो सीधे उसके पीठ में धड़ाधड़ पंच मारे जाते हैं और उसे निपटा देता है। ये देखने के बाद जो जितने भी उसकी टीम के बंदे होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें टकले को दिखाते जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी और वो यही से कह रहे होते हैं सही में जो तुम्हारी जेनेटिक टेक्निक है वो टॉक्सिन्स भी रिलीज करती है, वरना तुम्हारे जैसे जो कोई भी वीक मार्शल आर्टिस्ट है वो तो मुझे कैसे ही हरा सकता है, तो मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो गुस्से में अपने हाथ में वही ऑरा रिलीज करते हुए कह रहे होते हैं जो लोग मुझे कर्ज कर रहे हैं उनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, तो तुझे क्या लगता है तू कौन है। तभी हमें सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक होस्ट चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से हेलो, और इस साल जनरल हायर मार्शल आर्ट स्कूल में इनरोलमेंट शुरू होने वाला है, तो मेरी तरफ से तुम सब मार्शल आर्टिस्ट को गुड लक। और जो कॉलेज का एग्ज़ाम होगा उसमें ऐसा होगा जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सबको पेयर में रखा जाएगा और जो भी जीतेगा उसे अगले राउंड में एडवांस कर दिया जाएगा। और जो एग्जामिनेशन चलेगा वो 3 दिन चलेगा, 2 दिन तो ऑडियंस के साथ, और जो तीसरे दिन होगा जितने भी एडवांस प्लेयर होंगे उन सब का मैच होगा, और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब के 3 मैच होंगे,
ऑडियंस में, और जितने स्टूडेंट्स बचेंगे वो प्रमोट होकर टॉप स्कोरर बन जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है, तुम इसमें सेलेक्ट हो पाओगे? तभी वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं, तुम्हारे इसमें जाने के कितने चांस है, और वैसे भी तुम ही फ्यूचर हो हमारी ह्यूमैनिटी का। तो प्लीज़ जो तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल है वो इस एग्जामिनेशन में शो करना तुम्हारे लिए और ह्यूमैनिटी के लिए भी। चलो फिर मैं अनाउंस करता हूँ ऑफिशियली, जो ये एग्जामिनेशन है वो यहाँ से शुरू होता है। तभी हमें सारे अरीना के थोड़े लुक भी देते हैं, जैसे कि अरीना 1 में 2 बंदों की फाइट चल रही होती है, अरीना 4 में एक लड़की और एक लड़की की फाइट चल रही होती है, लेकिन जो अरीना 6 होता है उसमें खाली एक ही लड़की होती है। और ये देखने के बाद होस्ट कह रहा होता है, देख के सक रहा है जो नंबर 6 अरीना है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो एक कैंडिडेट है वो यहाँ आया ही नहीं है। तभी अपने फ़ोन में देखते हुए कह रहा होता है, चलो फिर पहले मैं दोनों कैंडिडेट को देख लेता हूँ। तभी वो लड़की का नाम लेता है और जो दूसरा नाम लेता है वो तो यही ही का। और ये देखने के बाद वो कह रहा होता है, जो दूसरा बंदा है नंबर 1 मिडिल स्कूल से, वो तो यहाँ पे आया ही नहीं है, और अगर कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर में वो यहाँ पे पहुँचा नहीं तो मुझे हारा हुआ मानेंगे। उसने कहा था मैं लड़की को दिखाती जो कह रही होती है, मैं फूल बन गई थी जेनेटिक कॉन्फ्रेंस दे के दिन, और वही सबसे बड़ी मेरी लाइफ की एम्बेरसमेंट है। और मैं तो ये सोच रही थी जैसे ही ये यहाँ पे आता तो मैं अपने फायर रिजल्ट की मदद से उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करूँगी, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो यहाँ पे आया ही नहीं। ये सुनने का था मैं ऑडियंस में एक लड़की को दिखाती जो कह रही होती है, सही में कितना बड़ा डरपोक है, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन आ जाए। तभी एक और लड़का कह रहा होता है, जहाँ तक मुझे लगता है वो अपने घर में डर के मारे काँप रहा होगा। तभी एक और बुड्ढा कह रहा होता है, जो ऐसे कावड़ बंदे होते हैं उन्हें हाई स्कूल में जाना ही नहीं चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा उन्हें तो स्ट्रीट को साफ करना चाहिए। तभी हमें वहाँ के एम्पायर को दिखाते जो सिटी मारते हुए कह रहा होता है, जो दूसरा बंदा था वो यहाँ पे आया ही नहीं, मतलब यही यहाँ पे आया ही नहीं, तो अब हम उसे अबेंडन कर रहे हैं। तभी हमें कुछ बंदों को दिखाते जिसमें से एक टकला कह रहा होता है कुछ तो आ रहा है। तभी जो बुड्ढा होता है वो भी कह रहा होता है ये एनॉर्मस ऑरा। तभी हमें हवा से एक जने को दिखाते जिसे देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं वहाँ पे वो कौन बंदा है, और हमें पता चलता है ये हमारा यही है जो सीधे हवा से नीचे लैंड कर रहा होता है। उसे देखने के बाद लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं इस पर किस तरह की पावर है जिसे अलाउ कर रही है हवा में उड़ने की। और हमें दिखाते हैं जो वो लड़की होती है उसके सामने वापस वही लैंडिंग करता है वैसी। ये देखने में तो लड़की शौक होते हुए कह रही होती है व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हमें यही को दिखाते हैं जिसकी सीधे एक लात उसके मुंह पे पड़ती है और वो पीछे जाके छटक जाती है। और यही उसे देखते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था, अगर मैं थोड़ी देर और लेट कर लेता तो मुझे अगले साल तक इंतजार करना पड़ता। और हमें वो लड़की को दिखाते जो वापस बेहोश हो जाती है। और ये देखने वाला होस्ट कह रहा होता है ये जीत गया, और यही अपने मन में सोच रहे हो क्या बस इतने में ही। तभी हमें और बंदों को दिखाते जो ऑडियंस में चिल्लाते हुए कह रहे होते जो यही है वो तो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने अपने ओपोनेंट को एक ही गेम में निपटा दिया। तभी एक और जना कह रहा होता है सही में जो उसके अपीरियंस है वो कितनी ज़्यादा कूल है। तभी एक और जना कह रहा होता है जो उसने किक मारी वो सही में कितनी ज़्यादा बढ़िया थी। और हमें क्या ये कि सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें सारी वही इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो उसकी ओवरऑल फिटनेस होती है वो सीधे 2 to 6 हो जाती है, और उसकी कॉम्पैटिबिलिटी होती है वो सीधे 20 पे चले जाती है। और हमें यही को दिखाते हैं जो एक डेवलपमेंट के साथ कह रहा होता है जो कैप्टन लिन थे, उन्होंने मुझे शुक्रिया के तौर पर जो ब्लड जेट फ्रूट था वो मुझे दे दिया, और उसे मिलने के बाद मैंने उसे फटाफट निपटा लिया, और जो मेरी फिजिक थी उसे इम्प्रूव कर लिया। और अब तुम्हें बस रिलैक्स करके इन्जॉय करना है। तभी हमें लीडर बोर्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो अगला मैच यही का होता है वो होता है लॉन्ग टाउ के साथ, और हमें उनका मैच का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पे यही ही नहीं उसे एक ही किक के साथ निपटा दिया होता है। और ये देखने के बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है जो यही है वो वापस जीत गया। तभी हमें उसके तीसरे मैच में दिखाते हैं जहाँ पे यही ने एक और बंदे को एक किक के साथ पेल दिया होता है, और ये देखने के बाद होस्ट वापस कह रहा होता है जो यही है वो जीत गया। और हमें ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को दिखाते हैं जिनमें से चिल्लाते हुए कह रहा होता है जो यही है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी एक और लड़की खेल थी यहाँ तक कि उसने सब जनों को एक एक के साथ पेल दिया। तभी हमें एक और बंदे को दिखाते जो और खुश होते हुए कह रहा होता है इसे तो हम सिमिलर कह सकते हैं, 1 किक सुपरमैन की तरह। और हमें होस्ट को दिखाते जो कह रहा होता है जो नंबर 1 मिडिल स्कूल है उसका जो स्टूडेंट है यही ही उसने अपने 3 मैच जीत लिए, इसलिए वो एडवांस कर रहा है 3rd राउंड में। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यही होता है उसे सब लोगों ने घेरा होता है, और उसे लोग कह रहे होते हैं स्टूडेंट यही जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में थोड़ा जानो। तभी हमें एक लड़की को दिखाते जो यही से कह रही होती है स्टूडेंट यही क्या तुम मुझे अपने व्हाट्सएप चैट पे ऐड कर सकते हो। तभी हमें एक और बंदे को दिखाते जो यही से कह रहे होते हैं स्टूडेंट यही वैसे तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप है, तो प्लीज़ एक बार हमारे वहाँ भी चेक करना। तभी एक और बंदा कह रहा होता है स्टूडेंट यही हमारी यूनिवर्सिटी में हमें तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए। तभी एक और लड़की उससे कह रही थी स्टूडेंट यही क्या तुम्हारी कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी है। ये सुनने के बाद यही उससे कह रहे होते हैं क्या फेवरेट यूनिवर्सिटी। तभी वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए कह रहे होते हैं सबसे पहले मुझे माफ़ कर दो, और जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता हूँ उसका नाम है हुआडू यूनिवर्सिटी। ये सुनने का मैं सारे बंदों को दिखाते जो वहाँ से जाते हुए कह रहे होते सही में कितना एरोगेंट बंदा है। और जैसे ही ये फाइनल में हार जाएगा उसके बाद इसके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ेगा और ये वापस खुद हमारे पास आएगा। तभी एक और जना वहाँ से जाते हुए कह रहे होते स्टूडेंट क्या ही हमेशा याद रखना जैसे तुम यहाँ में फेल हो जाओ तो मेरे पास आना और मुझे कॉन्टेक्ट करना। ये सुनने का मैं यही को दिखाते जो शौक होते अपने मन में सोचते होते हैं नहीं यहाँ तक कि नहीं ये भी बिलीव नहीं कि मैं जीत सकता हूँ, लेकिन ये इनकी फॉल्ट नहीं। जो हुआडू यूनिवर्सिटी है वो बेस्ट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है हमारी कंट्री में और वर्ल्ड की
टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है और वो होली प्लेस होती है कोई भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए। तभी वो एक डेवलपमेंट के साथ कह रहा होता है कोई भी सेकंड टायर की सिटी में कुछ ही बंदे क्वालिफाई होते हैं होली लैंड में जाने के लिए। और अगर हम इसके बारे में भूल भी जाएं तब भी जो कोई भी वॉरियर होता है वैसे भी अपनी स्ट्रेंथ से ही बोलता है। तो तुम बस यहाँ पे रुको और जैसे मैं जीतूंगा मैं तुम सबके फेस देखूंगा। तभी हमें कुछ बंदों को दिखाते जो वहाँ पे आते हुए कहते स्टूडेंट या ही प्लीज़ हमारे साथ कॉपरेट करना और हमें तुम्हें वापस रीचेक करना है तुम्हारे मार्शल आर्ट की लेवल को। तभी वो शौक होते हुए कह रहे होते मार्शल आर्टिस्ट की 9th लेवल, लेकिन स्टूडेंट यह ही आधे महीने पहले तो तुम 3rd लेवल पे थे, तुमने आधे महीने में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे करनी है। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाती जो अपने मन में सोच रहा होता है। वैसे भी ये इम्पॉसिबल है कोई भी बंदे के लिए 3 महीने में इतना ज़्यादा ग्रो करना और तो ये सही में एक चीट की तरह है। तभी वो टकला उससे वापस पूछ रहा होता है जैसे हमने तुम्हारे बारे में अच्छे से चेक करा तो हमें पता चला जैसे ही तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया उसके बाद तुम एक ई रैंक के सीक्रेट रेलम में गए। तो हमें बताओ तुम उस डंजन में क्यों गए थे और तुम्हारा तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं हुआ अभी तक। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाती जो फुल ड्रामा करते हुए कह रहे होते हैं मैं खुद को वहाँ ढूंढने गया था और जो मेरे फादर थे उन्होंने टपकने से पहले मुझे एक मैसेज दिया था जिसमें उन्होंने कहा था अगर तुम्हें ह्यूमैनिटी को सरपास करना है तो तुम्हें इंसानियत से ऊपर उठना होगा। तो मैं उसी चीज़ पे काम कर रहा था और मैं सेक्रेट रेलम में जाते रहता हूँ फाइट करने के लिए। और ऐसी एक फाइट के बीच में मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया अपने खुद के जेनेटिक लॉक का। ये सुनकर तो मैं टकले को दिखाती जो शौक होते हुए कह रहे थे तुमने अभी क्या कहा तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया खुद के जेनेटिक लॉक का। तभी वहाँ से भागते हुए कह रहे होते ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता और अगर ऐसा हो सकता है तो हमें इसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते तो पीछे अजीब सा मुँह बनाते हुए कह रहे होता है किसी दिन किसी तरीके से मैं इनका इंपॉर्टेंट टारगेट बन चुका हूँ। तभी हमें सोशल मीडिया का सीन दिखाते जहाँ पे एक बुड्ढा कह रहे होता है मेरे बच्चे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए द बेस्ट। और एक और लड़की कह रही थी डियर तुम जितना कर सकते हो तुम्हें उतना ही करना चाहिए। ये देखने वाले ये अपने मन में सोच रहे होते हैं जितने भी पेरेंट्स और फ्रेंड्स हैं एग्जामिनीज के उनका तो ऐसे ही इंटरव्यू हो जा रहा है स्ट्रीट पे ही। और तभी वो वापस कह रहा होता है लेकिन मैं तो एक ऑर्फन हूँ इसलिए मेरा केयर करने के लिए तो कोई है ही नहीं। तभी हम उसके टीचर का सीन दिखाते जो कह रहे होते हैं जाइए तुम ऐसा कर सकते हो और लड़ो। तभी हमें वही अरीना का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ये पहला राउंड है जितने भी बचे हुए बंदे थे उनके बीच में और जो सबसे पहला बंदा है उसका नाम है याई और जो इसका अपोनेंट है वो है नंबर 3 मिडिल हाई स्कूल से जिसका नाम है लुओ ज़ांग। तभी होस्ट उसके बारे में कह रहे होते हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये अपने स्कूल में फर्स्ट प्लेस पे आया था। तभी एक और जना कह रहे होते हैं जो बिग ब्रदर लू है वो मार्शल आर्टिस्ट के 8th लेवल पे और उन्होंने अवेकन करा था एक रियर 2nd लेवल के मार्शल आर्ट बीस के ब्लड लाइन को और जो इनके पेरेंट्स हैं वो दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट हैं। तभी हमें यही को दिखाते जो फुल सीरियस होते हुए कह रहे होते हैं पहला अटैक तुम कर सकते हो। ये सुनने का जो उसका ओपोनेंट होता है वो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं क्या तू जानता है मैं कौन हूँ। ये सुनने का यही उससे कह रहे होते हैं अगर मैं तुझे जान भी लूँ लेकिन तब भी जो इस मैच का आउटकम होगा वो तो चेंज होगा ही नहीं। ये सुनने का मैं उसके ओपोनेंट को दिखाती जो अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट करने के बाद हंसते हुए कह रहे होते हैं हाँ तो सही कह रहा है जो इस मैच का आउटकम है वो तो यही है कि मैं जीतूंगा। ये कहने के बाद उस पर अटैक करते हुए कह रहे होते हैं और मैं होप करता हूँ कि तू इतना लगी हो कि तू मरे ना मेरे अटैक के बाद। और जैसे उसका अटैक यही को लगने वाला होता है हमें यही को दिखाते हैं जो अपने एक ही हाथ से उसके हाथ को दबाते हुए कह रहे होते हैं हाँ वैसे जो तेरा मोमेंटम है वो तो अच्छा है लेकिन तू ओल्ड मैन से अभी बहुत ज़्यादा दूर है। और हमें बंदे को दिखाते जो दर्द के मार कह रहा होता है मेरा हाथ और वो नीचे बैठ जाता है और जो यही होता है वो अपना एक हाथ ऊपर करने के बाद सीधे उसकी पीठ में एक खींच के मारता है और उसे ज़मीन में धंसा देता है। तभी वो हंसते हुए कह रहे होते हैं क्या यहाँ पे कोई मेरे लिए डीसेट एग्जाम ही नहीं है। और हमें होस्ट को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जो नंबर 1 मिडिल स्कूल का यही है वो वापस जीत। इस एपिसोड की शुरुआत में लुओ ज़ांग को दिखाते हैं जो में नॉक पड़ा होता है और ये देखने बाद होस्ट कह रहे होते हैं जो लुओ ज़ांग है वो एक ही शॉट में निपट चुका है और पीछे से लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या नौटंकी चल रही है। जो लुओ ज़ांग था वो देखने में तो बहुत पावरफुल लग रहा था लेकिन यही ने एक ही अटैक में उसे निपटा दिया। और हमें यही को दिखाते जो अपने कान को जा रहे होते हैं और लोग उसकी लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं और लाइव स्ट्रीम में कमेंट आ रहे होते हैं उसे देखो वो बादलों की तरह शांत और हवा की तरह स्थिर है सही में ये एक ट्रू मास्टर है। तभी एक और जना कह रहे होते हैं जो उसकी स्किल है वो तो अनदर लेवल पे ही है। तभी एक और जना कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा कूल है। और हमें ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं वैसे तो उसने इस बार अपने हाथ का इस्तेमाल करा लेकिन उसने उसे 1 शॉट में ही फेंक दिया। तभी एक और लड़की कह रही होती है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सही में जैसा तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो 1 किक मैन से। तभी एक और जना कह रहे होते हैं यही तुम्हें पसंद करता हूँ और पक्का यही होगा यहाँ का फाइनलिस्ट। और हमें लुओ ज़ांग को दिखाते हैं जिससे कुछ लोग स्ट्रेचर पर जा रहे होते हैं और ये देखने के बाद वही ब्लू वाला बंदा कह रहा होता है यही जैसे कि एक्सपेक्ट करा ही था जिस बंदे पे मेरी आंखें थी पक्का तुम्हें फाइनल्स में तुम्हें हरा दूंगा। तभी हमें हुआ यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस के लाइव ब्रॉडकास्ट का रूम दिखाते हैं जहाँ पे एक जना चिल्लाते हुए कह होता है 30 मिनट में जो ये बंदा है जो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये देखने के बाद और लोग कह रहे होते हैं हाँ समझ गए। तभी हमें एक और अरीना का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो होस्ट होता है वो कह रहा होता है ये सेकंड ग्रुप होगा एडवांस मैच होगा। तभी हमें एक और बंदे को दिखाते हैं जो कह रहा होता है सही में इस बार बैटल होने वाली है 2 जीनियस ब्यूटीज़ के बीच में जिसमें से पहली है लुई और दूसरी है लुलिया। और सही में मैं इसमें ऑफिशियली इन कर रहा हूँ। तभी हमें लुलिया का सीन दिखाते जो कह रही होती है मिस लुई मैं आपकी तरह एक्सप्रेशन नहीं दे सकती क्योंकि आप एक रोबोट की तरह लग रही हो। तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन देते हैं
ये अपनी स्कूल की क्वीन मानी जाती है। तभी हमें लुई को दिखाते हैं जो सुनने के बाद कुछ नहीं कह रही होती और हमें इसका भी इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि ये अपने स्कूल की अनटेबल फ्लावर मानी जाती है। तभी हमें रेफरी को दिखाते हैं जो सीटी मारते हुए कह रहे होते हैं मैच को शुरू करो, और जैसे मैच स्टार्ट होता है वो दूसरी लड़की लुई पर अटैक करते हुए कह रही है चलो फिर देखते हैं तुम ऐसा एक्ट कब तक कर पाती हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में तुम दर्द के मारे नीचे पड़ी होगी। ये सुनने के बाद हमें लुई को दिखाते हैं जो अपनी फैमिली की सीक्रेट आर्ट इस्तेमाल कर रही होती है, और जैसे वो लड़की का पैर उस तक पहुंचता है उसका पैर हवा में फ्रीज हो जाता है, और ये देखने के बाद जो लुई होती है वो उस पर अटैक कर रही होती है। तभी जो ऑरेंज ईयर वाली लड़की होती है वो ये देखने के बाद पीछे आने के बाद अपनी मार्शल स्किल एक्टिवेट करने के बाद उस पर पंच मारते हुए कह रही होती है देख कैसा लग रहा है, ये सीरियस होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो एक ओपनिंग है, और जैसे वो ओपनिंग में अटैक करती है हमें दिखाते हैं उसका जो हाथ होता है वो बीच हवा में रुक जाता है। ये देखने के बाद अपने मन में सोच होती है देख कैसा लग रहा है, मैं इसके ट्रैप में फंस गई और जो मेरा हाथ है मुझसे फ्री भी नहीं करा पा रही हूँ। तभी हमें लुई को दिखाते हैं जो एक और स्किल एक्टिवेट करने के बाद उसकी तरफ अटैक कर रही होती है, और जो स्किल का नाम होता है वो होता है प्रिमोडियल केओस फिंगर्स। और ये देखने के बाद जो दूसरी लड़की होती है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, और जो होस्ट होते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जुआंग होंग मार्शल स्किल, ये तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में जुआंग होंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सही में इस लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ इन्हें तो खुद को प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है इस एग्जामिनेशन। और यहाँ तक कि जो हुआडो यूनिवर्सिटी है उनमें तो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तभी हमें वो लड़की को दिखाते हैं जो अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट कर रही होती है। ये देखने के बाद और लोग कह रहे होते हैं इस गर्ल ने अवेकन करी एक थर्ड टाइप की रॉयल ब्लड लाइन को जिसका नाम है शेडो क्लो टाइगर। तभी एक और जना कह रहे होते हैं जो रॉयल ब्लड लाइन होती है उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होती है। इस वजह से जो एक गर्ल का फ्यूचर है वो तो बहुत ज़्यादा लिमिटलेस है। तभी हमें वो 20 गर्ल को दिखाते हैं जो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए कह रही होती है फटाफट तुम अपनी जो नाइट ब्लड लाइन फिनिक्स है वो भी मुझे दिखाता। तभी जो लुई होती है वो उससे कह रही होती है क्या तुम इतना ही कर सकती हो। ये सुनने का जो 20 गर्ल होती है उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है तुम मेरे से क्या कह रही हो, बस तुम इतना ही कर सकती हो, और तुम्हें क्या लगता है जो मार्शल आर्टिस्ट से नीचे लेवल के वो तुम्हें चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो उस पर अटैक कर रही होती है, लेकिन जो लुई होती है वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक की वजह से उनसे बची जा रही होती है, और तभी वो अपनी एक और मार्शल आर्ट स्किल एक्टिवेट कर रही होती है, और जो उसका नाम होता है वो होता है प्रोमोडियल चाओस जेट फिंगर्स, और वो 2 उंगलियों से उसके अटैक को रोक देती है। और हमें दिखाते हैं उन दोनों की एनर्जी के कोलाइड होने के चक्कर में वहाँ पे बहुत बड़ा टर्नोडो आ गया होते हैं, और ये देखने के बाद होस्ट कह रहे होते हैं जो दोनों कंटेस्टेंट थे उन दोनों की मार्शल आर्ट एनर्जी कोलाइड करने के चक्कर में इतना ज़्यादा फोर्स इमिट हुआ कि यहाँ पे एक टॉर्नेडो आ चुका है, और यहाँ पे इस टॉर्नेडो की वजह से जो पूरा स्टेडियम है वो काँप रहा है, और हमें और बंदों को दिखाते जो देखने के बाद शौक हो रही है। तभी होस्ट वापस कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, और हमें दिखाते जो शाओलिंग होती है वो खड़ी होती है, और ये देखने के बाद होस्ट भी कह रहा होता है जो शाओलिंग है वो अभी तक खड़ी है। तभी हमें शाओलिंग को दिखाते जो थोड़ी देर में वहाँ पे गिर जाती है, और ये देखने के बाद होस्ट कह रहा होता है रुको जो शाओलिंग है वो अभी नीचे गिर चुकी है, और जो लुई है वो अभी भी खड़ी है। तभी वो वापस कह रहा होता है उसने खाली अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक के दम पे उसे ओवर पावर्ड कर दिया, और जो उसकी लेवल थी वो थी मार्शल आर्ट डिसेबल की 9th लेवल, और उसकी जो ब्लड लाइन थी वो तो एक रॉयल ब्लड लाइन थी। सही में ये अपने टाइटल के वर्ड दिया, और जिसका टाइटल होता है वो होता है वंस इन अ सेंचुरी जीनियस। तभी वो वापस कह रहा होता है जो लुई है वो जीत चुकी। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं सही में जो क्वीन लुई है वो वॉज द स्ट्रॉन्ग है, वो तो एक लेजेंड है। तभी एक और जना कह रहा होता है मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ वो एनचेंग की टॉप स्कोरर बनेगी। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, हमें पता चलता है अब खाली 80 राउंड बचे और जो ये राउंड्स होंगे वो ड्रॉ द्वारा डिसाइड होंगे। तभी हमें यही को दिखाते हैं जो अपना ड्रॉ निकाल रहे होते हैं। ये देखने के बाद होस्ट कह रहा होता है जो अगला बंदा है वो यही है। तभी हमें उसकी बॉल में दिखाते हैं जो निकली होती है उसमें लिखा होता है ए। तभी एक और बंदा आते हुए कह रहा होता है देख कैसा लग रहा है हम सेम ग्रुप में, और अगली जो फाइट होगी वो हमारी होगी, और जो मेरा नाम है वो है शैन गुआन, और मैं यहाँ क्वीन फेम प्राइवेट स्कूल से आया हूँ। ये सुनने का यही उससे कह रहा होता है मेरा नाम है यही, और मैं आई हूँ एनचेंग के फर्स्ट सीनियर हाई स्कूल से। ये सुनने का था मैं गुआंग को दिखाते जो कौन इशारा करते हुए कह रहे होते जो हमारा मैच है वो सेकंड है, तो हमें पहले फिलहाल फर्स्ट मैच को देखना चाहिए। और हमें अनाउंसर को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह होते जो टॉप 10 एडवांसमेंट है उनका जो मैच है वो शुरू होता है उसका पहला मैच, और जो पहला मैच है वो है लुओजी और चू जुआंग के बीच में। और हमें टीवी में उन दोनों की फाइट भी दिखाते हैं जिसमें जो चूओजी होता है वो लुओजिंग को ओवरपावर्ड कर रहा होता है। ये देखने के बाद शैंग गुआन कह रहा होता है जो लुओजी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो उसकी ब्लड लाइन अवेकनिंग थी उस पर उसका कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसका कोई चांस ही नहीं है चूओ जाओ के सामने। ये सुनने का यही उससे पूछ रहा होता है अब ये चूओ जाओ कौन है। तभी उससे कह रहा होता है वो तुम्हारे स्कूल का है, और मुझसे ऐसा मत कहना कि तुम चूओ जाओ को जानते ही नहीं हो। और हमें अनाउंसर को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रहे होते जो चूओ जाओ है वो जीत चुका है। तभी हमें एक मोटे को दिखाते जो असल में प्रिंसिपल होता है क्वीन फेम प्राइवेट हाई स्कूल का, और वो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं डैम इट हम तो शुरुआत में ही हार गए। तभी हमें यही को दिखाते जो शेंगवान से पूछ रहे होते हैं अगर हम तुम्हें कंपेयर करें लुओ जाओ से तो तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। ये सुनने के बाद वो हंसते हुए कह रहा होता है अगर तुम मेरी बात करो तो मैं अपने स्कूल का मार्शल आर्ट कप का प्रेसिडेंट हूँ, और जो मेरे दोनों टीममेट अगर तुम उनकी कॉम्बैट पावर को मिला दोगे तब भी वो मुझे हरा नहीं पाएंगे। तभी वो सीरियस होते हुए कह रहा होता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इस साल के एग्जामिनेशन की जो सबसे बड़े थ्रेट हो वो तुम ही हो, क्योंकि बचपन से जो मेरे सेंसेस हैं वो और ज़्यादा शार्प है, और मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ यही जो तुम
हो, तुम एक डोमिनेंट वॉल्केनो की तरह हो और तुम्हारे अंदर एक बीस्ट छुपा हुआ है। तभी वो हंसते हुए कह रहा होता है, चलो फिर अब हमारी बारी आ गई। तभी हमें अरीना का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो होस्ट होता है वो कह रहा होता है जो टॉप 10 एडवांसमेंट टूर्नामेंट थी उसका सेकंड मैच शुरू हो रहा है और जो ये दो जनों के बीच में फाइट है उसमें से पहले का नाम है शेन गुआन क्विनफेंग प्राइवेट हाई से और जो दूसरा है उसका नाम है याही एन चेंगी फर्स्ट सीनियर हाई से। तभी वो वापस कह रहे होते हैं ये कंपटीशन है टॉप 8 से टॉप 4 में जाने के लिए और मैं याही और शेंगवान को दिखाते जो दोनों अपने पंच टकरा रहे होते हैं। ये देखने के बाद होस्ट वापस कह रहे होते हैं जो इन दोनों की स्ट्रेंथ है वो तो इक्वल है और हमें ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को दिखाते हैं जो इनकी एनर्जी क्लासेस को संभाल नहीं पा रही होती। तभी शेंगवान हंसते हुए कह रहे होते हैं मुझे नोज ब्लीडिंग हो रही है और शायद से ये तुम्हारी कोई ब्लड लाइन की एबिलिटी होगी। तभी अपने चारों तरफ अपने ऑरा को रिड्यूस करते हुए कह रहे होते हैं ये सही में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से तुम सीधे किसी के भी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये सुनने के बाद हमें याही को दिखाते हैं जो उसे देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है जो शेंगवान है उसने अपनी मार्शल एनर्जी का इस्तेमाल करा है खुद की बॉडी को कवर करने के लिए जिसकी वजह से जो मेरी न्यूक्लियर रेडिएशन है वो बाहर ही है। तभी वो वापस कह रहा होता है कितनी अमेजिंग मार्शल आर्ट्स है और सही में जो ये बंदा है ये तो एक मॉन्स्टर है। और हमें शेंगवान को दिखाते जो अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने के बाद कह रहा होता है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा शेन फैमिली की मार्शल आर्ट जो पास होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन। ये कहने के बाद सबसे पहले वो अपनी शेप विल फीस्ट और उसके बाद डीप पीक से यही पे अटैक कर रहा है और ये देखने के बाद यही शौक होते हुए सोच रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है और हमें दिखाते हैं जो उसका पंच होता है सीधे उसके पेट में लगता है। ये देखने के बाद होस्ट चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही जो जाना जा रहा था वन किक सुपरमैन के नाम से उसकी ये पहली टाइम हिट होगी और हमें यही को दिखाते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा था। और ये देखने के बाद होस्ट वापस कह रहा होता है जैसे कि तुम देख ही सकते हो जो शेंगवान का अटैक है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और यही सीधे पीछे आता है। तभी जो शेंगवान होता है वो वापस अपनी बियर क्रशिंग बॉम्ब के साथ उस पर अटैक कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। ये देखने में जो यही होता है वो शॉक हो रहा होता है लेकिन उसका पंच सीधे से लग जाता है और यही दोनों हाथों से उसे रोकते हुए सोच रहे होते हैं जो शेंगवान का अटैक है वो सिंपल फिजिकल अटैक नहीं है, वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है मार्शल एनर्जी को जिसकी वजह से मुझे डबल डैमेज पड़ रहा है। और इससे पहले जितने भी ओपोनेंट थे वो तो वीक चिकन थे क्योंकि उन पर फाइट का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, लेकिन इस पर फाइट का एक्सपीरियंस है। और हमें शेंगवान के हाथ को दिखाते जो पीछे से घूम के आने के बाद उसे कवर कर लेते हैं। तभी सीधे शेंगवान उसकी गर्दन में चोक करते हुए कह रहे होते हैं तुम आधा ही सही हो क्योंकि जो मेरी मार्शल एनर्जी है मेरी बॉडी में मैं उसे इंजेक्ट भी कर सकता हूँ और जो मेरी मार्शल एनर्जी है मैं उसे लॉक भी कर सकता हूँ। तभी उसे वापस कह रहे होते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इनकेपेबल हो जाओ अपनी मार्शल आर्ट को इस्तेमाल करने की। तभी उसे अपने एप की स्ट्रेंथ से हवा में फेंक देते हैं। तभी वो वापस टाइगर की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो हवा में यही के मुंह पे एक सीधे क्लॉ मार देते हैं। तभी वो वापस हवा में ईगल डाइव स्किल की मदद से नीचे आने के बाद चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं यही तो मेरे से नहीं जीत सकते। और मैं यही को दिखाते जो अपने दोनों हाथों से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे धुआं हटता है हमें शेंगवान को दिखाते जो हंसते हुए कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। और जो होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं तो जो शेंगवान के लगातार अटैक थे उन्होंने यही को मौका ही नहीं दिया फाइट बैक करने का। तो ये वापस कह रहे होते हैं मेडिकल स्टाफ को देखते हुए जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और जो शेंगवान की शेप फिल फीस्ट कॉम्बिनेशन स्किल थी वो तो कोई भी नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट को आराम से मार सकती थी। और देख के ऐसा लग रहा है जो विनर है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तभी जैसे विनर का नाम लेने वाला होता है हमें शेंगवान को दिखाते जो शौक होते हुए कह रहे होते हैं ये अनॉर्मस ऑरा और जो धुआं होता है हम उसमें डिमोरा की एक बहुत बड़ा अवतार दिखाते हैं जिसके सामने शेंगवान बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होता है। तभी हमें यही क्या क्लॉ दिखाते जो धूल से बाहर आते हुए कह रहे होते हैं तुम सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो शेंगवान। और हमें पता चलता है जो यही की ब्लड लाइन अवेकनिंग थी वो हो चुकी है और वो बड़ा खतरनाक लग रहा होता है। तभी शेंगवान से कह रहे होते हैं तुम पहले पर्सन बनोगे जो विटनेस करेगा मेरे इस फॉर्म को। जिसने कहा मैं होस्ट को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रहे होते एक हाई स्कूल का स्टूडेंट डिस्प्ले कर सकता है एक मैजिकल बीस्ट के अवतार को और यहाँ तक कि इसे तो जरूरत भी नहीं सेंट्रेंस एग्जाम की, ये तो ऐसे ही होवार्ड यूनिवर्सिटी में चले जाएगा। और तो ऐसे ही में ये एक मार्शल बीस्ट के अवतार ही है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था एक छोटी सी जगह से यानी एंचेंट से ऐसे जीनियस को लाना। और एक और चीज़ यहाँ पे एक और जीनियस है लिन क्विन जो भी मार्शल आर्ट की जीनियस है और उस पर भी एक बहुत तगड़ी ब्लड लाइन है। जिसने कहा मैं शेंगवान को दिखा जिसकी गंदी वाली फटकी होती है और वो कांपते हुए कह रहे होते हैं एक मैजिकल बीस्ट का अवतार। और हमें यही को दिखाते हैं अपना ऑरा रिलीज करते हुए सामने आया। ये देखने के बाद शेंगवान वापस कह रहा होता है अगर मैं दोनों ब्लड लाइन वीकनिंग देखूँ तो ये तो सही में बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तभी हमें एक बुड्ढे को दिखाते हैं जिसके जो हेडफोन होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तभी अनाउंसर कह रहा होता है जितने भी एग्जामिनर है उन सब ने इक्विप्ड करें हेडफोन जिसकी मदद से वो आराम से सब जगह मॉनिटर कर पा रहे हैं लेकिन वो खराब हो गए। तभी हमें वही बुड्ढे को दिखाते जो कुछ दिखने में शौक हो रहा होता है और हमें दिखाते जो न्यूक्लियर रेडिएशन होती है उसकी वैल्यू 999 चली जाती है। ये देखने में जो शौक होते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है जो न्यूक्लियर रेडिएशन है ये आउट ऑफ चार्ट क्यों जा रही है। तभी हमें अनाउंसर को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जो यही है जैसे उसने अपने मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करा जितने भी एग्जामिनर है उन्होंने यहाँ पे एक दिक्कत ढूंढ ली है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मार्शल एनर्जी की मदद से यहाँ पे एक बैरियर बना दिया ताकि जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी है ये बाहर ना जाए। ये सुनने के बाद हमें ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को दिखाते जिसमें से एक कह रहे होते हैं अच्छा तो ये है यही की ब्लड लाइन अवेकनिंग। तभी एक और जना कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा कूल है और कि तुम में से कोई जानता है उसने
कौन से मार्शल बीस की अवेकनिंग करी है। तभी एक और जना कह रहा होता है मैं भी नंबर 1 मिडिल हाई स्कूल से हूँ और मैंने ऐसा सुना है कि उसने कोई अननोन ब्लड लाइन को अवेकन करा है। ये सुनने के बाद वही बंदा कह रहा होता है कैसे कोई पावरफुल मॉन्स्टर अभी तक अननोन है। ये सुनने के बाद मैं यही को दिखाते जो अपने मन में सोच रहे थे देख कैसे लग रहा है। जो ब्लू स्टार प्लेनेट है यहाँ पे डिमोरा जैसा कोई क्रिएचर है ही नहीं, तो मुझे इसमें कोई वंडर नहीं है कि इसके बारे में पता नहीं होगा। तभी अभी मैं शेंग वान को दिखाते जो डरते हुए कह रहे थे मेरी नोज से ब्लीडिंग होनी वापस शुरू होगी और देख कैसा लग रहा है। जो मार्शल आर्ट शील्ड मैंने लगाई थी वो यही की एनर्जी को अब संभाल ही नहीं पा रही और अगर ऐसे ही चलते रहा तो ज़्यादा देर तक मैं यहाँ नहीं लड़ पाऊंगा। तभी वो गुस्से में अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर रहा होता है और हमें उसकी ब्लड लाइन दिखाते हैं जो होती है गोल्डन स्टार एप डीमन। ये देखने का जो होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है एक और थर्ड ऑर्डर की किंग ब्लड लाइन। सही में इस बार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा तगड़े कैंडिडेट आए हैं और तभी जो शेंग वान होता है वो अपनी पुरानी वाली टेक्निक की मदद से यहीं पर अटैक कर रहा होता है और ये देखने में यही भी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है वापस वही मार्शल आर्ट। तभी वो अपनी मार्शल आर्ट एक्टिवेट करने के बाद अपने हाथ से बीम छोड़ते हैं शेंग वान के हाथ में। तभी शेंग वान को दिखाते हैं जिसका हाथ पूरा गंदी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। ये देखने में तो दर्द के मारे चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरा हाथ, और अगर मैं फोर्स को सही टाइम पे रिलीज़ नहीं करता तो शायद से जो मेरा हाथ है वो भी शटर हो जाता। और पहले मैं तो बहुत ज़्यादा उछल रहा था लेकिन सही में ये तो एक फेस पे चाटे मारने जैसा होगा। और मैं यही को दिखाते जो फुल एनर्जी रिलीज़ करते हुए उसकी तरफ आते हुए कह रहा होता है शेंग वान सही में तुम आउटस्टैंडिंग हो। अनफॉर्चुनेटली जो इस मैच का आउटकम है वो पहले डिसाइड हो चुका है और वो चेंज ही नहीं हो सकता। और हमें होस्ट को दिखाती जो कह रहे होते हैं जो टॉप 8 से टॉप 4 में जाने के लिए मैच है उसमें एक साइड है थर्ड ऑर्डर की किंग ब्लड लाइन वाला और जो दूसरी साइड है वो एक अननोन पावरफुल ब्लड लाइन से जिसे देखना बहुत ज़्यादा रेयर है। तभी हमें शेंग वान को दिखाते जो अपने मन में सोच रहे होते हैं जैसे यही ने अपनी ब्लड लाइन अवेकन कर ली जो उसकी स्ट्रेंथ है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी और अब मैं उसे मार्शल एनर्जी में सरपास तो कर ही नहीं सकता, तो खाली मेरे पास एक ही रास्ता बचा है मैं सरेंडर ही कर सकता हूँ। और हमें यही को दिखाते जो आगे बढ़ते हुए कह रहे थे बड़े बंदे तुम ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये कहते उस पर डायरेक्ट अटैक कर रहे होते हैं। तभी वो वापस अपनी वही वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद उसके पीछे आने के बाद कह रहे होते जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा ही था मैं तुम्हें हिला नहीं पा रहा हूँ लेकिन जो मेरा मेन एम था वो तो तुम्हारे पीछे आना। तभी वो हवा में जंप आने के बाद सीधे एक एलिफेंट का अवतार नीचे ला रहा होता है। ये देखना जो यही होता है वो भी शौक हो जाता है और जैसे वो नीचे आता है हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे वो पीछे हटता है वो कुछ देखने के बाद शौक हो जाता है और हमें दिखाते हैं जो यही होता है उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। तभी यही अपने पैर निकालने के बाद कह रहे थे ज़मीन से अब ये मेरी बारी है। तभी बहुत खतरनाक अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है। ये देखने में जो शेंग वान होता है वो अपने घुटनों पर आ जाता है और नीचे झुकते हुए कह रहा होता है बिग ब्रदर मैं सरेंडर करता हूँ। तभी यही उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं अभी तो शुरू हुआ था लेकिन तुमने अभी सरेंडर कर दिया और अभी मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है। तभी वो कह रहा होता है इसके बारे में भूल जाओ। तभी अपनी एनर्जी निकालते हुए कह रहा होता है जैसे मैं अपनी एनर्जी को होल्ड बैक करता हूँ ये मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराता है। और जैसे वो नॉर्मल फॉर्म में आता है वो कह रहा होता है अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो एक पार्टी जैसे सरेंडर कर लेती है तो जो दूसरी पार्टी होती है उस पर कोई भी राइट नहीं होता उस पर अटैक करने के लिए। और हमें अनाउंसर को दिखाते जो कह रहा होता है जो ये मैच ये खत्म हो चुका है और जो ये मैच जीता है उसका नाम है याही। ये देखने के बाद हमें ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जो बिग ब्रदर याही है वो तो बहुत ज़्यादा ऑसम है। और हमें कुछ लोगों की चैट भी दिखाते हैं जिसमें वो शेंग वान का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उस पर लिखा होता है जो शेंग वान था वो मैच के स्टार्टिंग में फुल चौड़ में कह रहा था मैं जीत जाऊंगा लेकिन जैसे मैच खत्म हुआ उसकी सिट्टी पिट्टी गोल होगी और वो अपने घुटने पर आने के बाद यही से माफ़ी मांग रहा था और उसने सरेंडर कर दिया। तभी हमें यही के थोड़े बहुत फैन ग्रुप भी दिखाते थोड़े बहुत के तो बहुत ही थे। तभी हमें वही प्रिंसिपल का सीन दिखाते क्वीन फैन प्राइवेट स्कूल के वो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं जो लुओ जाओ था वो तो पहले ही हार चुका था लेकिन मैंने तो शेंग वान से उम्मीदें लगाई थी। तभी उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई तुमने सीधे डिफीट को एडमिट कर लिया और जितना मैंने तुम पे पैसा लगाया और तुम्हारी ट्रेनिंग पे तुम्हें वो वापस सब करना होगा और जितने भी तुम्हारा डेप है तुम्हें उसे भी चुकाना होगा। ये सुनने के बाद मैं शेंग वान को दिखाती जिसके कंधे पर आता नहीं बात उसे डराते हुए कह रहे होते तो तुम क्या कहना चाहते हो। और मैंने वो पंच इसलिए नहीं लिया ताकि मैं अपनी बॉडी को हर्ट ना कराऊँ और अगर मैंने वो पंच ले लिया होता तो क्या फिर तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। और जो काइंडनेस तुम्हारे स्कूल ने मुझे दिखाई थी वो फ्यूचर में धीरे धीरे मैं रीपे कर दूंगा लेकिन इस बात को जान लो तुम एक वॉरियर को थ्रेटन नहीं कर सकते। इसके बारे में तो तुम जानती ही होगी। ये सुनने का तो वो डरते हुए कह रहे होते हैं वैसे तुम्हारे पास पॉइंट तो है। तभी हमें होस्ट को दिखाते जो कह रहे होते हैं इस सब को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे टॉप 4 कैंडिडेट्स हैं वो हमें मिल चुके हैं। हमें लीडर बोर्ड में उन सबके नाम भी दिखाते हैं। तभी हमें यही के स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो उसका प्रिंसिपल होता है वो फुल खुश होते हुए कह रहे होते हैं जो ओल्ड लुओ है उसने बहुत साल तक हमारे लिए काम करा है तो ये टाइम आ गया उसे प्रमोट करने के लिए। ये सुनने का हमें ओल्ड लुओ को दिखाते जो खुश होते हुए कह रहे होते हैं जो यही है वो औसम है। तभी हमें टूर्नामेंट वाले दिन का सीन दिखाते हैं जब भी जो होस्ट होता है वो कह रहा होता है जो फाइनल मैच होंगे वो डिसाइड होंगे ड्रॉ सिस्टम की मदद से। और हमें यही को दिखाते हैं जो जैसी बॉल निकालता है उसमें होता है नंबर फर्स्ट और जो लुओ होती है उसके भी उसमें नंबर फर्स्ट ही होता है। ये देखने के बाद जो होस्ट होता है वो कह रहा होता है जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है उसमें सेमीफाइनल में एक ही स्कूल के 2 बंदे लड़ने वाले हैं। ये सुनने का मैं और लोगों को दिखाते जो नीचे कमेंट कर रहे होते हैं डैम इट मैं इस टाइम का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। तभी एक और जना कह रहा होता है इस बार जो स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल होगी एंचिंग की सिटी की वो होने वाली है
और हमें यही और उन दोनों की एक इमेज भी दिखाते हैं। तभी एक और जना कह रहे होते हैं जो ब्रदर यही हैं वो ही जीतेंगे। तभी एक और जना कह रहे होते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है जो कोर्टेस लू है उनके ज़्यादा चांस है जीतने के, क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी रिवील्ड है। और यहाँ तक कि उन पे तो मिस्टीरियस रॉयल मार्शल आर्ट्स भी हैं और उन्होंने पहले भी एक 3rd लेवल की किंग ब्लड लाइन वाले को पेला है खाली अपने मार्शल आर्ट के दम पे। और जो उनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी वही थी 4th लेवल की नेदर ब्लूम फैली के साथ। और जो ये ब्लड लाइन है उसे में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जहाँ तक बात रही शेंग वान की, उसे एक 3rd ऑर्डर के किंग ब्लड लाइन वाले ने फोर्स कर लिया उसकी ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए। और अगर हम उसकी बात करें ब्लड लाइन की, वो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो कोई 4th लेवल की ब्लड लाइन होगी। लेकिन जो कोर्टेस लू है उन पर बहुत ज़्यादा अच्छी मार्शल स्किल है। तो जहाँ तक की बात रही उनके अच्छे बैकग्राउंड के दम पे वो आराम से शेंग वान को हरा सकती है। ये सुनने का दो लोग भी कह रहे होते हैं। हाँ, मैं इससे एग्री करता हूँ। तभी हमें सेमीफाइनल के दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं वो सब जगह खचाखच भरे होते हैं और जो याही और लू होती हैं वो अपने सामने खड़ी होती है और रेफरी दोनों का इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। तभी वो मैच को स्टार्ट कर देते हैं और हमें यही को दिखाते हैं। जैसे मैच स्टार्ट होता है वो अपना ऑरा रिलीज़ करता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। ये दिन बाद लूओ को भी कुछ नहीं दिख रहा होता है और हमें यही को दिखाते थे जो धुएं में अपना ऑरा रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद जो लूओ होती है वो कह रही होती है मैं होप करती हूँ यही तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं मानवा को कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि देख कैसा लग रहा है आपको ये मानवा ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। इस एपिसोड की शुरुआत में मैं वही सीन दिखाते जहाँ पे जो यही होता है उसने पूरे अरीना में फॉग फैला दी होती और ये देखने के बाद होस्ट कह रहे होते हैं जो यही है उसने मैच की शुरुआत में पूरे अरीना को फॉग से भर दिया। ये देखने के बाद नीचे लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। तभी होस्ट वापस कह रहे होते हैं जो लुओ क्विंग है जो टैलेंटेड लड़की है लुओ फैमिली से वो कैसे डील करेगी, यही ही से जो इस साल का ब्लैक हॉर्स है और इस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में देखते हैं कौन जीतेगा। और शायद से जो यही ही है उसने वापस अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। और हमें यही को दिखाते जो फॉग में लोग इनको देखने के बाद सोच रहे होते हैं जो लोग इनकी मार्शल आर्ट स्किल है वो मेरे से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पे कितनी भी पावर्स हो, लेकिन मैं उसे हर्ट कर ही नहीं सकता। तभी एकदम से उसे एक आइडिया आता है, वो अपने मन में कह रहा होता है इस तरीके के जितने भी मार्शल आर्ट जीनियस होते हैं उनका जो कॉम्बैट IQ होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और जितनी बेटर लंबी खींचेगी मेरे लिए उतना ही डिसएडवांटेज होगा। तो मुझे एक ही बार में अपनी पूरी स्ट्रेंथ से एक ही अटैक करना होगा। तभी वो अपने पंच के साथ उसकी तरफ रश कर रहा होता है। ये देखने के बाद जो लुई होती है वो अपनी वही पुरानी वाली मार्शल स्किल को एक्टिवेट करते हुए सोच रही होती है अगर तुम मेरे पे अटैक करोगे तो अपनी मार्शल आर्ट की मदद से उसे डिफेंड करूंगी और उसके बाद तुम पे काउंटर अटैक करूंगी। और तभी मैं यही को दिखाते जो सीधे पीछे मुड़ने के बाद जो अपनी टेल होती है उससे उस पर अटैक करते हैं। ये देखने तो शौक होते हुए सोच रही होती है क्या सही में इसने मेरे पे चीट करा। तभी वो पीछे आने के बाद सोच रही होती है इसने ऐसा प्रिटेंड करा कि ये पहले मुझ पे फीस से अटैक करेगा, लेकिन लास्ट में इसने अपनी टेल से अटैक करा। और हमें डिमोरा की एक इमेज भी दिखाते जिसमें चिल्ला रहा होता है। तभी हमें यही को दिखाते जो अपने पंच के साथ उस पर अटैक कर रहे होते हैं। ये देखने नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं जो यही है वो तो चीटिंग कर रहा है और यहाँ तो कोई भी एथिक्स नहीं है। तभी एक और कह रहा होता है पुअर मिसेस ल्यू। तभी एक और कह रहा होता है जो कोर्टेस ल्यू है उनकी रिदम तो पूरी बिगड़ चुकी है। और हमें यही ही को दिखाते हैं जो धड़ धड़ करके जो मिस ल्यू होती है उसे पहले जा रहा होता है। ये देखने नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं जो यही है उसका अटैक तो बहुत ज़्यादा फीरियस है और जो मिसेस ल्यू है वो तो देख के लग रहा है इस अटैक से बच ही नहीं पाएंगे। और जो यही होता है उसे बहुत गंदी तरीके से पेल रहा होता है। तभी जो मिसेस ल्यू होती है वो बचने के लिए उस पर अटैक करने के बाद उड़ते हुए पीछे को आ रही होती है। और ये देखने में नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं जो लुई है वो अपनी मार्शल एनर्जी की मदद से जो यही है उसे पीछे करने की कोशिश कर रही है जिसकी मदद से वो यहाँ से बच सकती है। और हमें यही को दिखाते हैं जो अपने क्लॉ को आगे करते हुए कह रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है मेरे से बचना इतना ज़्यादा आसान है। तभी अपने क्लॉज में एनर्जी बनने का उसकी तरफ लॉन्च कर देता है। ये देखने के बाद शौक होते हुए सोच रही होती है इसने अपने क्लॉज में मार्शल एनर्जी को भर रखा है। तभी उसके अटैक से बच जाती है और हमें पीछे दिखाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी जो यही होता है वो एक डेवल्समैन के साथ उसके सामने आते हुए कह रहे होते हैं क्लासमेट लुई तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे होते हैं। और ये देखने वाली लुई अपने मन में सोच रही होती है ये अभी तक क्या थका नहीं इतने हाई इंटेंसिटी के अटैक करने के बाद और देख के ऐसा लग रहा है जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी वो वापस कह रही होती है मैंने याद करी है 2 मिस्टीरियस रॉयल मार्शल आर्ट्स जो लुओ फैमिली की है, जिसमें से पहली है डिफेंसिव फ्लोटिंग शेडोज और जो दूसरी है वो है ऑफेंसिव हुआ यूं जेट फिंगर्स करके। और मैं अगर इनमें से कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल कर पाऊँ तो मैं यही के अटैक से बच पाऊंगी, लेकिन ये तो मुझे कोई चांस ही नहीं दे रहा। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं जल्दी स्टेज से नीचे गिर जाऊंगी और मैं ज़्यादा होल्ड बैक भी नहीं कर सकती। तभी वो वापस कह रही होती है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं। और हमें यही के हाथ में दिखाते जहाँ पे एक बर्ड का पंख आ गया होता है। ये देखने के बाद यही शौक हो रहा होता है। और हमें लुई को दिखाते जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही होती है और वो अपने मन में कह रही होती है और मेरे पास खाली एक ही ट्रम्प कार्ड बचा। और तभी हमें पता चलता है उसने अपनी नींद बर्ड की ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। तभी वो सीधे हवा में जा रही होती है और हमें उसके पंखों को दिखाते हैं। तभी हम उसका एक गॉडली लुक दिखाते हैं जिसे देखने के बाद होस्ट कह रहे होते हैं जो लुई है उसने पहली बार अपने मैजिकल बीस की ब्लड लाइन को दिखाया जो है नेदर बर्ड
तभी हमें लुई को दिखाते जो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कह रही होती है, क्लासमेट याही थोड़ा केयरफुल हो जाओ क्योंकि इस फॉर्म में मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। ये सुनने का तो मैं याही को दिखाते जो फुल एक्साइटेड होते हुए कह रहे होते हैं। ये देखने में पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक मैंने खाली अपनी 50% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा है और मुझे लग रहा है ऐसा अब मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा। तभी अपने पीछे देख रहा होता है और हमें दिखाते हैं जो लुई होती है उसके पीछे से आने के बाद अपनी वही रॉयल मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रही होती है। ये देखने में जो यही होता है वो भी खुश होते हुए अपनी एटॉमिक ब्लास्ट फीस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जैसे ही उन दोनों के पंच टकराते हैं हमें दिखाते हैं वहाँ पे वॉज द फोर्स फील्ड निकलती है और जो ऑडियंस होती है वो भी उड़ रही होती है और तभी कुछ ऑडियंस में से जने गए होती है। ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो इम्पैक्ट है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। और हमें लुई को दिखाते जो उड़ते हुए पीछे आ जाती है और कुछ देखने के बाद शौक हो जाती है और हमें यही को दिखाते जो अपने 20 फॉर्म में आ गया होता है ब्लड लाइन अवेकन करने के बाद और हमें उसकी एक बैडेस लुक भी दिखाते। तभी हमें वापस अरीना का ही सीन दिखाते हैं जहाँ पे पूरी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही होती है। ये देखने के बाद जो लुई होती है वो डरते हुए कह रही होती है जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है ये तो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है और हमें होश को दिखाते जो देखने के बाद चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है और देख कैसे लग रहा है। जो यही की ट्रू 20 फॉर्म है वो पावर को गैदर कर रही है और हमें यही के पीठ में कुछ स्पाइक्स को भी दिखाते हैं जिसके के बाद होस्ट कह रहे होते हैं जो उसके पीठ में स्पाइक्स है देख कैसे लग रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर है और जो वो एनर्जी है वो उसके मुंह में आ रही है और हमें यही के मुंह में थोड़ी एनर्जी भी दिखाते हैं और वो सीधे उसे लॉन्च कर देते हैं और अपने एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जो वो अटैक होता है वो सीधे लुई की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद जो लुई होती है वो अपने विंग्स से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और अपनी एक स्किल भी एक्टिवेट कर रही होती है और ये देखने में डर भी रही होती है और जो वो अटैक होता है उसी जगह उसे टच करता है और जो स्किल की मदद से जितने भी अटैक होते हैं वो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं और जो डिफ्लेक्ट हुए अटैक होते हैं वो सीधे स्टेडियम के बाहर जा रहे होते हैं। और ये देखने के बाद होस्ट कह रहे होते हैं यहाँ पे कुछ दिक्कत है, जितने भी अटैक है जो लुई ने डिफेक्ट करे वो सीधे ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं और हमें ऑडियंस को दिखाते हैं जो डर रही होती है। तभी उनके सामने एकदम से बैरियर आ जाता है और जितने भी वो अटैक्स होते हैं उसमें जाने लगने के बाद स्टॉप हो जाते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे कि ये इस सिटी का मेयर है और जो इसका नाम है वह हुआ अंक्विन। तभी वो सब लोगों से कह रहे होते हैं इन लोगों को अच्छे से देखो क्योंकि आज बॉर्न होने वाला है हमारी सिटी का हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पावरफुल चैंपियन। ये सुनने के बाद हमें होस्ट को दिखाते जो खुश होते हुए कह रहे होते हैं जो हमारी सिटी के मेयर है उन्होंने जितनी भी ऑडियंस थी उन सबको प्रोटेक्ट कर लिया। तभी हमें एक जने का खून दिखाते हैं और हमें पता चलता है जो लुई है उसके पूरे विंग्स डिस्ट्रॉय हो गए और वो ज़्यादा घायल होती है। तभी वो यही से कह रही होती उसने सही में मुझे डिफीट कर दिया मेरी नीदर बर्ड डिफेंस के साथ, वो भी खाली एक ही शॉट में। और देख कैसा लग रहा है, मैं उसे कभी भी हरा नहीं पाऊंगी। तभी हमें लुई के बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लोग उससे कह रहे होते हैं जो लुई क्वीन है यही आखिरी होप है हमारे फैमिली की और ये कभी भी किसी से भी नहीं हार सकती। तभी एक और जना कह रहे होते हैं जितने भी इंसेक्टर हैं लुओ फैमिली के जनरेशन टू जनरेशन के वो सब तुम्हें देख रहे और तुम्हें उनकी इज्जत को बिल्कुल भी नीचे नहीं करना। ये सुनने के बाद हमें लुई को दिखाते जो कुछ नहीं बोल पाती। तभी हमें उसकी मदर को दिखाते जो उससे कह रही होती है लुई जो तुम्हारी मदर है उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए तुम्हारी ट्रेनिंग में और एक दिन तुम वापस रिवाइव करोगी लुओ फैमिली को तो तुम्हें कभी भी किसी से भी नहीं आना। ये सुनने के बाद हमें लुई को दिखाते जो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है। तभी जो उसकी मॉम होती है वो वापस उससे कह रही होती है तुम्हें इस एग्जामिनेशन में जीतना है और फ्यूचर में भी हर चीज़ में जीते रहना है। ये सुनने के बाद लुई उससे कह रही होती है लेकिन मॉम मैं तो सांस ले ही नहीं पा रही हूँ। तभी वो वही सोचने के बाद अपने मन में सोच रही होती है मैं सही में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और जो मेरा क्लासमेट यही है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मैं यही को दिखाते हैं जो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये देखने वाली लुई खुश होते हुए सोच रही होती है सही में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फेस करने में नेचुरली मैं तो उससे जीत ही नहीं सकती। तभी उस पर अटैक करते हुए कह रही होती है जो मेरे फ्लॉज है तुम्हें उन्हें पकड़ लेना चाहिए था। तो क्लासमेट लुई तुम्हें मुझे पहले ही फटाफट हरा देना चाहिए था। ये कहने के बाद वो सीधे उसके चेस्ट में एक अटैक करती है और जो यही होता है वो कुछ नहीं करता। ये देखने के बाद शौक होते हुए कह रही होती है तुमने इसे डॉज क्यों नहीं करा। और यही उससे कह रहे होते हैं क्लासमेट लुई जो तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट है वो कहाँ गई। ये सुनने का था मैं लुई को दिखाती जो शौक हो रही होती है। तभी यही वापस उससे कह रहे होते हैं तुमने यहाँ तक अभी तक मुझे अच्छे से देखा भी नहीं। तभी वो गुस्से में अपने पंच में अपनी पावर गैदर करते हुए कह रहे होते हैं मैं इस टूर्नामेंट को सही में जीत जाऊँगा और इस टाइटल को फेयरली पाऊंगा। ये सुनने का जो लुई होती है वो और हैरान हो रही होती है। तभी जो यही होते हैं उसके मुंह पे एक पंच मार देते हैं और तभी जो यही होता है वो सीधे उसके मुंह पे एक पंच मार रहा होता है और वापस उससे कह रहे होते हैं तो फटाफट सीरियस हो जाओ। तभी उसके मुंह पे पंच मारते हुए कह रहे होते हैं जल्दी से सीरियस हो जाओ और उसे बहुत मार रहा होता है। ये देखने जो लुई होती है वो उससे कह रही होती है तो सही में एक बुरे बंदे हो और किसी ने आज तक इतनी हिम्मत भी नहीं करी बचपन से मुझे इस तरीके से मानने के लिए और मैं क्लियरली तुम्हें ये विनिंग हैंड ओवर करना चाहती हूँ लेकिन तुम मुझे इतना पुश क्यों कर रहे हो। तभी वो एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए कह रही होती है किसी भी गर्ल को उसके फेस पे नहीं मारना चाहिए। ये कहते हुए उसे गाली भी दे रही होती है। तभी यही उसे वापस कह रहा होता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे फेस पे हिट ना करूँ तो फटाफट सीरियस हो जाओ। और हमें लुई को दिखाते जो एक और तगड़े लुक में आ जाती है। तभी हमें पता चलता है उसने अपने मैजिकल बीस की ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। तभी वो यही से कह रही होती है क्लास में हिटिया ही जैसा कि तुम चाहते थे मैं तुम अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में डिफीट करूँगी। और हमें उनका एक दूर से भी लुक दिखाते हैं। ये देखने के बाद यही खुश होते हुए कह रहे होते हैं फाइनली तुमने रिवील कर दी अपनी ट्रू मार्शल आर्ट 20 को
और अब तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। तभी वो खुद की भी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। और हमें यही की एक नई स्किल दिखाते हैं जिसका नाम होता है हार्ट चेक ऑन। तभी यही कह रहा होता है, जैसे मैं कंबाइन कर देता हूँ अपने टीमोरा टेम्पलेट को हार्ट चेक ऑन के साथ, तभी एक नई चीज़ बनती है जिसका नाम पड़ता है न्यूक्लियर लाइट कॉम्बैट बॉडी। तभी वो सामने की तरफ रश करते हुए कह रहा होता है, चलो फिर इस अच्छे फाइट को शुरू करते हैं। और हमें लुई को दिखाते हैं जो देखने के बाद कुछ नहीं करती, बस अपने हाथ को सामने की तरफ स्विंग करती है। और हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक हरिकेन आ जाता है, और जो हरिकेन होता है वो सीधे यही की तरफ बढ़ रहा होता है। और जो यही होता है वो अपनी एक्सप्लोसिव फीस के साथ उसे डिस्ट्रॉय करते हुए यही की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखना जो लुई होती है वो अपने मुंह में एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद सामने की तरफ एक चीख लगाती है। और हमें दिखाते हैं जो यही होता है वो दूर चटक जाता है। ये देखने के बाद यही उससे कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है खाली तुम ही चिल्ला सकती हो। तभी वापस वही अपनी स्पाइक्स में एनर्जी को गैदर कर रहा होता है। ये देखने के बाद लुई उससे कह रही होती है, वापस वही पुरानी ट्रिक, और इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगी और डिफेंस के बजाय ऑफेंस करूंगी, और जो लुई फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है उसका इस्तेमाल करूंगी। तभी वापस वो एनर्जी को गैदर कर रही होती है और उससे कह रही होती है, इस बार मैं तुम्हें फेस टू फेस हैंडल करूंगी। और हमें यही को दिखाते हैं जिसने मेरे एटॉमिक ब्रीथ को रिलीज कर दिया होता है। ये देखने के बाद जो लुई होती है वो भी अटैक को करते हुए कह रही होती है, ब्लड लाइन एबिलिटी नीदर ब्लड थॉर्न्स। ये कहते हुए जो अपना अटैक होती है वो लाई की तरफ कर देती है। और हम इन दोनों के अटैक को दिखाते हैं जो कोलाइड होने वाले होते हैं। ये देखने के बाद जो होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, जो यही की एटॉमिक ब्रीथ है और लुई की ब्लड लाइन फैमिली का अटैक है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इन दोनों के जो कोलाइड से पावर निकलेगी वो कुछ ऐसा नहीं है जो ये दो वॉरियर कंट्रोल कर पाए। तभी हमें वो मेयर को दिखाते हैं जो कुछ चैंटिंग कर रहे होते हैं और अपनी जेनेटिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हमें दिखाते हैं जो उन दोनों का अटैक होता है उनके बीच में डिवाइन लेवल्स की वॉल्स आ जाती है, लेकिन जो उन दोनों के अटैक होते हैं उस वॉल को डिस्ट्रॉय करने के बाद आपस में कोलिड करते हैं। ये देखने के बाद ऑडियंस में बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं जो ये इम्पैक्ट है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब ये दीवार आई थी बीच में ये शायद से मेयर नहीं लगाई थी, और अब यहाँ पे मेयर्स नहीं होते तो हम सब निपट जाते हैं। और हमें मेयर को दिखाते हैं जो देखने के बाद अपने मन में सोच रहे होते हैं, जो मैंने 3 वॉल्स लगाई थी वो मैंने बहुत जल्दी में लगाई थी, इसलिए वो नॉर्मली की तरह सॉलिड नहीं थी। लेकिन आखिरी में जो लुओ और यही के थे उन दोनों के अटैक आपस में कोलिड हो ही गए। और किसने ही सोचा होगा इस साल यहाँ पे 2 इतने तगड़े कैंडिडेट आए होंगे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में। और हमें दिखाते हैं और हमें लुई को दिखाते हैं जिसका एक हाथ बहुत गंदी तरीके से डैमेज हो गया होता है, और वो यही से कही होती है जो मेरी पावर थी मैजिकल बीस्ट की ट्रू फॉर्म वाली वो पहले एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन मैं हारना नहीं चाहती, मैं अभी भी लड़ना चाहती हूँ। तभी मैं यही को दिखाती जो धूल से बाहर आता है। ये देखने वाला शौक होते हुए सोच रही थी, मैंने क्लियरली देखा था जो मेरा अटैक था उसने उसे डायरेक्टली हिट करा, लेकिन इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। और हमें यही को दिखाते जो उससे कह रहे होते हैं, अगर तुमने फटाफट इस न्यूक्लियर रेडिएशन को अपनी बॉडी से नहीं निकाला तो तुम जल्दी तुम्हारे फ्यूचर में क्रिपल हो जाओगी। ये सुनकर मैं लुई को दिखाते जो पहले कुछ नहीं कह रही होती, तभी वो रोते हुए कह रही होती मैं पहले से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन तुमने जो फाइट की इतना ज़्यादा फोर्स क्यों करा। तभी मैं यही को दिखाते जो उसके सामने बैठने का उससे कह रहा होता है, सही में कि तुम मेरे से फाइट नहीं करना चाहती थी, और क्या फिर ये खाली तुम्हारे लिबरेलियस के चक्कर में हो रहा था, और या फिर तुम्हें एडमिट नहीं करना चाहती अपने कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को। और मैंने अभी देखा फाइट में तुम्हारी आंखों में जीतने के लिए डिज़ायर। ये सुनने के बाद मैं लुई को दिखाती जो कुछ नहीं बोल पाती, तभी वो अपने मन में सोच रही थी वैसे तो ये सही कह रहा है, अभी मैं इससे जीतने की सोच रही थी, और इसी वजह से जो मेरा डिफेंस था मैंने उसे छोड़ दिया, और जो मेरी पूरी स्ट्रेंथ थी मैंने उसका इस्तेमाल करा। लेकिन मेरे साथ क्या दिक्कत है, ऑब्वियसली मुझे फाइट करना पसंद नहीं, और मैं ये चाहती थी कि मैं फटाफट यहाँ हार जाऊँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इस लड़ने में बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, किसी और के लिए नहीं, खाली मेरे लिए। और मैं यही को दिखाती जैसे उसके कंधे पे हाथ रखते ये देखना तो पूरी टमाटर जैसी लाल हो जाती है, और जो यही होता है वो पूरी न्यूक्लियर एनर्जी को उसकी बॉडी से निकाल देता है, और उससे कह रहा होता है तुम पे वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थे, इसी वजह से तुम फाइट में हार गई। और ये सुनने के बाद मैं लुई को दिखाती जो अपने मन में सोच रही थी जितनी भी वो रेडिएशन और मेरी इंजरीज थी मेरे हाथ में वो तो सब ठीक होगी। और जो यही होता है वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, लेकिन तब भी तुम अभी तक की मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो। तभी वो पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है, और मैं ये चाहूँगा जो अगली बार होगा हमें एक चांस मिलेगा उसमें मैं प्योरली तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मैं लुई को दिखाती जो शर्माते हुए कह रही होती है क्लासमेट या ही। और जैसे ही स्मोक हटता है हमें दिखाते जो अनाउंसर होते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जैसे स्मोक हट गया जो यही है वो यहाँ पे खाली स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब वो ही जीत गया। और हमें यही को दिखाते जो खुश होते हुए अपना हाथ ऊपर कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद होस्ट वापस कह रहा होता है जो पहला मैच था सेमीफाइनल का वो ओवर हो चुका है, और जो इस मैच का विनर है उसका नाम है यही। और हमें अगले दिन का सीन दिखाते जहाँ पे जो होस्ट होता है वो कह रहा होता है जैसे यही ने डिफीट कर दिया लुओ क्विन को, उसके बाद जो चूहो जाओ था उसने भी अपना अगला मैच जीत लिया। तो आज बिगिन होता है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का फाइनल बैटल, जिसमें एक तरफ है डार्क हॉर्स एंजिन के नंबर 1 मिडिल हाई स्कूल से जिसका नाम है यही, और जो दूसरा है वो है एपेक्स जिसका नाम है चूहो जाओ, वो भी नंबर 1 मिडिल हाई स्कूल से ही है। तभी हम इनके व्यूवर्स को दिखाते लाइव स्ट्रीम में जो धड़ाधड़ करके बढ़े जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद होस्ट कह रहा होता है जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है उसका फाइनल बैटल अब शुरू होता है, और हमें चूहो जाओ को दिखाते हैं जो अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रिपेयर हो रहा था। ये देखने के बाद यही उससे कह रहे होते हैं तो पे जितनी भी स्ट्रेंथ है और जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पे लाते हैं, उससे मेरे पे अटैक करो। ये सुनने के बाद हमें चूहो जाओ को दिखाते हैं जो अपनी 7 स्टार स्टेप्स की मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने का उसकी तरफ सब साइड से अटैक कर रहा होता है। ये देखने के बाद हमें यही को दिखाते हैं जो वापस अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के बाद एटॉमिक एक्सप्लोसिव फीड से
ज़मीन पे मारता है और जितनी भी वो शॉट्स होती है हवा में वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखने वाला वो जाओ कह रहा होता है वो तो बहुत ज़्यादा लेजी था मेरी रियल बॉडी को देखने के लिए, लेकिन उसने सबसे सिंपल रास्ता इस्तेमाल करा जिसमें उसने सीधे ज़मीन पर अटैक करके मेरे जितने भी क्लोन्स थे उसे एक ही बार में निपटा दिया। तभी वो वापस सोच रहे होते मेरी डिफेंस एबिलिटी के साथ भी मैं उससे हेड ऑन तो फाइट कर ही नहीं सकता। और अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊँ तो इस वॉरियर से इसके सेम एज के बंदे तो हेड ऑन फाइट कर ही नहीं सकते, क्या मॉन्स्टर है। तभी वो वापस कह रहे होते अब मेरे पास कोई और चॉइस है ही नहीं, मैं इसे क्लोज कॉम्बैट तो कर ही नहीं सकता तो मैं डिस्टेंस से ही इसे पूरा एग्जॉस्ट कर दूंगा। तभी अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर रहा होता है और हमें उसकी एक तगड़ी लुक दिखाते हैं जिसमें उसके पीछे एक ड्रैगन का अवतार आ रहा होता है और हमें इसकी ब्लड लाइन के बारे में बताते हैं जैसे कि इसका नाम है आइस एलिमेंट ड्रैगन। तभी अपनी ब्लड लाइन की एबिलिटी को एक्टिवेट करने का यहीं पे अटैक कर रहा होता है आइस पल्स से और वहाँ पे एक आइस का ब्रिज जैसा फॉर्म हो जाता है। ये देखने और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं सही में जो चूहो जाओ है उसने हवा से ही आइस बर्ग बना दी और देख कैसे लग रहा है ये तो इनकारनेशन है आइस ड्रैगन का। तभी एक और जना कह रहे होते हैं चूहो जाओ तो बहुत द हैंडसम है और जो ये डेविल यही ही है इसे यही निपटा। और हमें यही ही को दिखाते जो एक आइस के बीच में फंसा होता है। ये देखने के बाद होस्ट कह रहे होते हैं जो पावर थी चूहो जाओ की आइस पल्स की वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसने पूरे अरीना पे फॉर्म कर दिया एक बड़ा सा आइस बर्ग। तभी वो वापस कह रहा होता है और जो यही है उसके बीच में फंसा हुआ है और हमें चूहो जाओ को दिखाते जिसकी हालत कुछ खास नहीं होती और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं जो सडन बर्स्ट था स्ट्रॉन्ग आइस फोर्स का उसकी वजह से जो मेरी बॉडी की कंडीशन है वो ज़्यादा खराब हो चुकी है। और हमें होस्ट को दिखाते जो कह रहे होते हैं देख कैसे करे जो आइस बर्ग है वो मेल्ट होना शुरू हो गया और हमें यही को दिखाते जो अपने मुंह से एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। तभी वो वापस अपनी ऑटोमिक ब्रीथ से जो चूजा होता है उस पर अटैक कर रहे होते हैं और ये दिखने वाला शौक होते हुए कह रहे होते हैं ये पॉसिबल भी कैसे है, उसने इतने आसानी से मेरे आइस बर्ग को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वो अपने सामने भी एक और आइस की शील्ड ले आता है लेकिन जो आइस की शील्ड होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमें यही को दिखाते हैं जो बाहर आते हुए कह रहे होते हैं जो तुम्हारी आइस पावर है वो मेरे सामने तो काम ही नहीं कर रही और देख के ऐसा लग रहा है मैंने बस थोड़े से तुम्हारे अटैक को काउंटर कर लिया। ये सुनने का मैं चूहो जाओ को दिखाते जो अपने मन में कह रहे होते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ का गैप है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तभी वो वापस चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं यही तुम बस खाली मेरा एक और मूव ले लो और जो मेरी मार्शल आर्ट की करंट लिमिट है वो वही है और मैंने ओरिजिनली जो ये अटैक था ये लुओ कुन के लिए बचा के रखा था। और हमें दिखाते हैं वो एक बड़ी सी स्वॉर्ड फॉर्म कर लेता है और हम इसका नाम बताते हैं इसका नाम होता है सोल डैमेजिंग स्वॉर्ड इंटेंट। ये देखने के बाद हमें मेयर को दिखाते जो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या ये स्वॉर्ड इंटेंट है, लेकिन इसकी अभी उम्र ही कितनी होगी और इसने इतनी जल्दी इसे पोजेस करना सीख लिया, क्या खतरनाक स्ट्रेंथ है। और हमें चूहो जाओ को दिखाते जो स्वॉर्ड इंटेंट होती है उससे सीधे यहीं पे अटैक कर देते और तभी हमें एक खून की बूंद दिखाते तभी हमें पता चलता है जो वो अटैक था उसकी वजह से यही को खाली एक स्क्रैच ही आया होता है और वहाँ से थोड़ा सा खून गिर रहा होता है। ये देखने के बाद यही उससे कह रहे होते हैं जब फ्यूचर में तुम्हारे पास थोड़ी अच्छी स्वॉर्ड आएगी तब तुम्हारे पास थोड़ा चांस होगा मेरे से जीतने का। और हमें चूहो जाओ को दिखाते जो कुछ नहीं बोल पाता तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं जो मेरी स्वॉर्ड थी वो तो ऐसी टूट गई। तभी वो यही से पूछ रहे होते हैं मेरे कितने % चांस है। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो हंसते हुए कह रहे होते हैं शायद से कोई सक्सेसफुल बंदे से थोड़ी सी ज़्यादा। ये सुनने का जो चूजा होता है वो हाथ खड़ा करते हुए कह रहे होते हैं मैंने सरेंडर कर दिया। ये देखने का जो होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम का फाइनल विनर था वो हमें मिल चुका है जिसका नाम है यही। ये सुनने का था हमें कुछ बंदों को दिखाते जो ये सब अपने फ़ोन में देख रहे होते और खुश होते हुए कह रहे होते हैं जो बिग ब्रदर यही है सही में वो तो बहुत ज़्यादा औसम है। तभी पीछे से एक और जना कह रहा होता है जो चूहो जाओ था वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो यही के लिए कोई मैच ही नहीं है। और हमें इंटरनेट पे यही की बहुत ज़्यादा फोटोज़ और वीडियोज़ दिखाते हैं जिसमें नीचे से कमेंट आ रही होती है यही सेम एक डार्क हाउस है। तभी एक और जना कह रहा होता है मैंने तो ऐसा सुना है पिछले साल तक यही अपनी क्लास के बॉटम में आता था लेकिन इस साल सीधे उसने टॉप स्टूडेंट को हरा दिया और स्कोर करा टॉप स्कोरर का। तभी एक और जना कह रहे होते हैं इस साल का जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था उसकी डिफिकल्टी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। और हमें सारी ऑडियंस को दिखाते जो यही के नारे लगा रही होती है और हमें होस्ट को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं फाइनली 3 दिन की ब्लडी बैटल के बाद जो हमारा टॉप स्कोरर था कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का वो हमें मिल गया और उसका नाम है यही। और हमें यही को दिखाते जो खुश होते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं जो मेरा गोल है वो अकॉम्प्लिश हो गया। तभी जो होस्ट होता है उसकी तरफ माइक करते हुए कह रहे होते हैं स्टूडेंट यही मैंने ऐसा सुना है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ का राज है वो ये है तुमने अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा छुपा के रखा था और बाद में उसे एक्यूमुलेट करा था और अब तो तुम टॉप स्कोर पे भी आ गए हो तो क्या अब तुम क्या कुछ कहना चाहते हो। इस सुनने का तो मैं यही को दिखाती जो अपने मन में सोच रहे थे तुम सही में एक कल्चरल पर्सन हो और अगर तुम मेरी चीटिंग के बारे में पता चल गया तो तुम वो बहुत खतरनाक तरीके से बताओगे। तभी यही एक फेक स्माइल के साथ कह रहा होता है सबसे पहले मैं अपने टीचर का शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे पे गिव अप नहीं करा जब मैं अपने लोअर पॉइंट पे भी था और उसी से सबसे पहले मुझे फाइटिंग स्पिरिट मिली। और तभी हमें उसके टीचर का सीन दिखाते जो टीवी को पकड़ने के बाद रोते हुए कह रहे होते हैं मैं सही में जो तुमने मेरी तारीफ़ करी उसे डिजर्व नहीं करता क्योंकि मैंने तुम्हें पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और मुझे माफ़
करते हो और अब मुझे बहुत गिल्टी भी फील हो रहा है कि मैं तुम्हारे पोटेंशियल को नोटिस ही नहीं कर पाया। तभी मैं यही को दिखाता जो स्पीच दे रहा होता है, तभी उसे बगल से कोई झना बुला रहा होता है, उसे देखने वाला सोच रहे होते हैं ये तो हेड मास्टर है, और हम उसके हेड मास्टर को दिखाते हैं जो 2 मिलियन का इशारा करते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं यही हमारे स्कूल को प्रमोट कर दो और इसके बदले में मैं तुम्हें 2 मिलियन की स्कॉलरशिप दे दूँगा। ये देखने वाला मैं यही को दिखाते हैं जो फुल पैसों की चौड़ में कह रहा होता है। हाँ, और सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने हेड मास्टर का, और उनकी तगड़ी लीडरशिप के बिना मैं यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाता। तभी वो हवा की तरफ पंच करते हुए कह रहा होता है। और आखिरी में मैं खुद का शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता तो मैं इस मुकाम पे कभी पहुँच ही नहीं पाता। और तभी उसके सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन टू होस्ट, क्योंकि उन्होंने विन करा है एक टाइटल, जो टाइटल होता है नंबर 1 स्कॉलर, और उसके रिवॉर्ड के रूप में उन्हें मिलेगा कोई भी रैंडम टेम्पलेट की एबिलिटी। ये सुनेगा तो मैं यही को दिखाते जो शौक होते हुए सोच रहे होते हैं एक टाइटल नंबर 1 स्कॉलर, और देख के ऐसे लग रहा है इस सिस्टम में एक टेम्पलेट भी है अचीवमेंट सिस्टम का। और गाइस इसके जितने चैप्टर फिलहाल के आए थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो चलो फिर मिलते हैं कल से न्यू मानवा के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में स्टेडियम का कॉरिडोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यही होता है उसके पीछे सारे रिपोर्टर्स हाथ धो के पीछे पड़े होते हैं और वो उससे कह रहे होते हैं स्टूडेंट यही क्या फर्स्ट प्लेस पे आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तभी एक और कह रहे हैं स्टूडेंट यही तुमने आधे साल में इतनी फास्ट ग्रोथ कैसे कर ली। और यही वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है मेरा पीछे करना बंद करो, अब तुम मुझे चैन से मुझने भी नहीं दोगे। तभी एक और रिपोर्टर से चिपकते हुए कह रहा होता है स्टूडेंट यही तुम क्या सोचते हो कौन ज़्यादा प्रिटी है, लो क्विन या काई शाओ लिंग, और क्या फिर तुम ज़्यादा प्रेफर करोगे शेंग गुआन या फिर चुओ जाओ को। ये सुनने का यही वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए और तुम्हारे फालतू क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तभी रिपोर्टर वापस कह रहे होते हैं स्टूडेंट ये प्लीज़ रुक जाओ, और कैमरामैन भी कह रहे होता है जो हमारा फाइनल क्वेश्चन था वो तो अभी तक हुआ ही नहीं। तभी हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ में जो यही होता है वो खुश होते हुए कह रहे होता है फाइनली जो रिपोर्टर्स थे मैंने उनसे अपना पीछे छुड़वा ही लिया, और किसने ही सोचा होगा मैं एक से ज़्यादा टेम्पलेट रख सकता हूँ, मुझे तो बस सिस्टम में ड्रॉ करना है। और हमें एक बंदे को दिखाते जो एकदम से वहाँ पे आते हुए यही को बुलाते हुए कह रहे होते हैं स्टूडेंट यही तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट टॉप को जीतने के लिए। और ये सुनेगा यही अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे एक और रिपोर्टर आ गया। तभी वो बंदा अपनी टोपी उतारते हुए कह रहे होते तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो खाली हुआ डू से आया हूँ। और क्या अब हम जेनेटिक लॉक के इशू के बारे में बात कर सकते हैं। ये सुनने का यही शौक होते हुए कह रहे होते हैं जेनेटिक लॉक, लेकिन मैंने तो जेनेटिक लॉक ओपन ही नहीं करा, जितनी भी मेरी एबिलिटीज़ हैं वो तो सब मुझे मॉन्स्टर्स के टेम्पलेट से मिलती है। और क्या इस बंदे को मेरी एबिलिटीज़ के बारे में पता है, ये एग्जैक्टली है कौन। तभी वो बंदा वापस उसे कह रहा है क्या तुमने जो जेनेटिक लॉक है इससे पहले अपने फादर के मुझसे सुना है। और यही कह रहे होते हैं हाँ मैंने सुना है। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं अगर हम जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था यही उसकी मेमोरीज में देखें तो एक केस तो है। तभी जो बंदा होता है वो अपने बैग से एक पेपर निकालते हुए कह होता है स्टूडेंट यही क्या तुम क्यूरियस नहीं हो, जो तुम्हारे फादर थे वो बस एक ऑर्डिनरी टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन तभी उन्हें इसके बारे में पता था जो उनके प्रोफेशन से बिल्कुल ही अलग है। और यही अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा सीक्रेट है। तभी जो बंदा होता है उसे वही पेपर देते हुए कह रहे होते हैं क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशल सिचुएशन है जो हुआ डू है वो तुम्हारे लिए अनलॉक कर सकती है कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। और जैसे यही उन डॉक्यूमेंट्स को खोलता है वो शॉक हो जाता है और हमें दिखाता है उसमें लिखा था प्रोमेथेसियस के बारे में। तभी हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं जैसे कि ये थी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एक टाइम पे बायोलॉजिकल जीन्स के मामले में जो ब्लू स्टार प्लेनेट था उसमें एक बहुत बड़ी जाइंट थी, लेकिन जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने इसे ब्लॉक कर और वांटेड भी कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ के कोर रिसर्चर थे उन पर कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके जो सिटी थी उसमें छुप के रहने लग गए। और ऐसा कहा जाता है जो जेनेटिक लॉक टेक्निक है वो उनकी की प्रोजेक्ट थी। ये सुनेगा जो यही होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है तुम मुझसे ऐसा कहना चाहते हो जो मेरे चीफ डैड थे वो एक सीनियर रिसर्चर थे वो भी प्रोमेथेसियस के, और मैं उनकी एक सीक्रेट रिसर्च का रिजल्ट हूँ। तब ये बंदा वापस उससे कह रहा होता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, जो कंट्री है वो तुम्हारे लिए चीज़ों को बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं करेगी। और मैं यहाँ बस इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें सिचुएशन के बारे में बता सकूँ, क्योंकि जो दोनों पार्टीज़ हैं उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए और तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए। इस सुनने का जो यही होता है वो अपने मन में सोच रहे होता है ब्रदर अगर मैं तुमसे ऐसा कहूँ कि मैं तुमसे भी ज़्यादा काम हूँ क्या तुम मेरे पे विश्वास करोगे। तभी जो बंदा होता है वो वापस उससे कह रहा है वैसे भी तुम ट्रेनिंग में हमारी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी हो, इसलिए हम हर तरीके से तुम्हें सेफ रखने की कोशिश करेंगे। तभी जो यही होता है वो फुल चौड़ में आते हुए कह रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं है, जैसे तुम थोड़े फेमस बन जाओ उसके बाद तुम पे बहुत ज़्यादा अटेंशन आता है और इसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रबल भी, और जो सोसाइटी है वो तो बहुत जल्दी तुम्हें अडेप्ट कर लेगी, तो फटाफट मुझे सबसे पहले लीव लेनी होगी। तभी जो यही होता है वो एक स्माइल के साथ कह रहा होता है फाइनली जो बंदा है वो यहाँ से चले गया, और जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था उसमें तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, इसके साथ मुझे टिकट भी मिल गया हुआडू यूनिवर्सिटी का, और मुझे 2 मिलियन की स्कॉलरशिप भी मिली है। और जो प्रिंसिपल थे
उन्होंने मुझे एडिशनल बोनस भी दिया 8 लाख का। और ऑफ कोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में तो कभी भूलना ही नहीं, वो है जो मेरा नया टेम्पलेट है उसे फटाफट ड्रॉ करना। तभी अपने सिस्टम विंडो में क्लिक करते हुए कह रहा होता है अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और जैसे ही वो क्लिक करते हैं हमें दिखाते हैं वहाँ पे जो माहौल होता है वो ख़राब होने लग जाता है। ये देखने में तो शौक हो रहा होता है और वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक बहुत बड़ा जाइंट निकलता है और यही होता है यही का नया टेम्पलेट। और असल में ये होता है एक डी रैंक का टेम्पलेट और हमें सिस्टम विंडो में इसकी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं जैसे कि ये एक डी रैंक का टेम्पलेट और इसका नाम है सुपर जाइंट ह्यूमनॉइड। और जिसकी ब्लड लाइन एबिलिटी है सबसे पहली वो है जाइगेंटिफिकेशन की, जिसमें ये 60 मीटर लंबा हो जाएगा। और जो दूसरी है वो है अल्ट्रा हीट स्टीम और जिसका वोल्यूशन पाथ है वो है इम्यूटेबल ह्यूमनॉइड और जिसकी कंपेबिलिटी है वो है 1%। ये देखने में जो यही होता है वो अपने मन में सोच रहे होते हैं सुपर जाइंट ह्यूमनॉइड। तभी वो शौक होते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है जो मेरी दोनों एबिलिटीज़ है दोनों टेम्पलेट की अगर मैं उन्हें मिक्स कर पाऊँ डेमो और टेम्पलेट और ये जाइंट ह्यूमनॉइड को, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं तो सही में ट्रू किंग बन जाऊँगा सारे मॉन्स्टर्स का। तभी हमें एक और बंदे का सीन दिखाते हैं जो कॉल पे बात कर रहा होता है और उससे एक जना कह रहा होता है ब्रदर वो लॉन्ग तुम मुझसे ये कहना चाहते हो तुम्हारे कुछ पर्सनल मैटर की वजह से तुम कोई भी टास्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तभी वो लॉन्ग उससे कह रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो और जो मेरा अपकमिंग शेड्यूल है उसे भी कैंसिल कर दो। और वो बंदा कह रहा होता है मैं समझ गया। तभी हमें इस बंदे की शक्ल दिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और एक टेबल को अपने फिंगर से पिचका रहा होता है। और हमें एक दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो बंदा उससे कॉल में बात कर रहा था वो ही उससे कह रहा होता है अनफॉर्चुनेटली जो तुम्हारा भाई था हमें उसकी बॉडी मिली ही नहीं और हमें उसके थोड़ी बहुत अवशेष मिले और जैसे हमने थोड़ा बहुत टेस्ट करा हमें पता चला वहाँ पे थोड़ी बहुत न्यूक्लियर रेडिएशन थी। और जो बंदा होता है वो टीवी में वही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के सीन को दिख रहा होता है जिसमें जो यही होता है वो अपने मुंह से न्यूक्लियर रेडिएशन छोड़ रहा होता है। तभी वो बंदा वापस कह रहा होता है मेरे छोटे भाई मैंने तुमसे पहले भी कहा था जो सोसाइटी होती है उसमें से इन्वॉल्व नहीं होते और अगर तुम पहले ही मेरी एडवाइस को मान लेते तो शायद तुम नहीं टपकते। और जो मॉम है उन्होंने मेरे से ऐसा कहा था कि उनके टपकने से पहले मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। तभी वो यही को देखने बाद कह रहा होता है विनर ऑफ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम यही वही पक्का रेयर जीनियस होगा एंचिंग के हाई स्कूल का जिसे हुआडू यूनिवर्सिटी भी अपने अंदर लेना चाहती है। लेकिन ये तो बहुत बुरी खबर होगी क्योंकि वो विटनेस ही कर पाएंगे इसके इनरोलमेंट को। तभी हमें यही के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो एक डिलीवरी मैन होता है उसे कोई डिलीवर करके गया होता है और जो यही होता है वो पर्ची खोलते हुए कह रहा होता है मैं अभी सीक्रेट रेलम में जाने वाला था जो मेरा न्यू टेम्पलेट है उसे टेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी मुझे किसने भेज दिया और हमें पता चलता है वो पर्ची भेजी होती है जो ओजाओ ने और उसमें लिखा होता है यही अगर हम चले हुआडू सेंट्रल रिसर्च ब्यूरो के अकॉर्डिंग तो हमारी एंचिंग सिटी में आज एक नया सीक्रेट रेलम खुलने वाला है 3 बजे और जिसकी रैंक एस्टिमेट करी जा रही है वो हो रही है C और मैं इसमें इन्वेस्टिगेट करने जाना चाहता था तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो और एक टीम फॉर्म करोगे। ये सुनने का जो यही होता है वो अजीब से मुँह बनाते हुए कह होता है भाई तू कौन से एरा में है अभी भी तू लेटर्स का इस्तेमाल करता है और शायद से जो ये बंदा है ये भी कोई टाइम ट्रेवलर है। तभी हमें वही माउंटेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भसड़ होती है और जो यही होता है वो अपने मन में सोच रहे होते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पीपल है कम से कम यहाँ पे 1000 लोग तो होंगे जैसे ये एक्सपेक्ट करा ही जा सकता है एक न्यूज़ सेक्रेट रेलम से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तभी यहाँ पे शेंगवान आ रहा होता है और उसे बुलाते हुए कह रहा होता है यही और यही उसे देखने बाद कह रहा होता है शेंगवान। तभी वो बंदा वापस उससे कह रहा होता है तुम्हें देख कैसा लग रहा है तुम पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और यही अपने मन में सोच रहा होता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था जो चूज़ हुआ है उस पर इतना डीप सेंस है। और यहाँ तक कि जितने भी मेरे पैसे थे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के मैंने उनसे थोड़ी बहुत जीन ड्रग्स खरीदे जिसकी मदद से मैंने इंक्रीज़ कर ली अपनी कंपैटिबिलिटी को जिसकी मदद से जो सुपर जाइंट ह्यूमनॉइड है उसकी कंपैटिबिलिटी 35% हो चुकी है। और देख के चल रहा है जो लेवल के मास्टर टेम्पलेट है उनके अपनी एडवांटेज है क्योंकि हम उन्हें बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तभी वो वापस उससे कह रहा होता है चूज़ आओ तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हो। ये सुनकर चूज़ आओ उससे कह रहा होता है हुआडू यूनिवर्सिटी और यही उससे कह रहा होता है देख कैसे लग रहा है हम लोग क्लासमेट बनने वाले हैं और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और अपने मन में सोच रहे होते हैं जो चूज़ आओ का मूड है वो इतना ऑफ किया है और हमें दिखाते हैं वो सीक्रेट रेलम ऊपर होने लग जाती है। ये देखिए सब बंदे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं देखो जो सीक्रेट रेलम है वो ओपन हो चुकी है और हमें उसके अंदर से एक बड़े से बर्ड मॉन्स्टर को भी दिखाते हैं जो बाहर को आ रहा होता है। उसे देखने के बाद एक वॉरियर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ब्रदर्स ऊपर देखो जो सीक्रेट रेलम है वो ओपन हो चुके हैं और यहाँ से एक मॉन्स्टर आ रहा है फटाफट इसे हम बीच में से फाड़ देंगे और जो सीक्रेट रेलम है उसमें से घुस जाएंगे। ये सुनेगा जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो बर्ड पे सीधे रश कर देते हैं और ये देखने में जो बर्ड होती है उसकी बिल्कुल गंदे वाली फट
जाती है और उसका एक सर कह रहा होता है फटाफट हमें यहाँ से भागना होगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वॉरियर्स है। तभी एक और सर कह रहा होता है हम यहाँ से भाग ही नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ पे फंस चुके हैं। और हमें दिखाते हैं जितने भी वो वॉरियर्स होते हैं वो उन्हें निपटा देते हैं और उनकी खाली चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तभी हमें सेक्रेट रिलम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यही होता है उसके साथ जितने भी अंडर होते हैं वो सब अंदर को जा रहे होते हैं और यही को एकदम से एक अजीब सी सेंट आ रही होती है जिसे सूंघने के बाद वो कह रहा होता है इतनी इंटेंस ब्लडी सेंट। और हमें सामने का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं और ये देखने के बाद एक वॉरियर कह रहा होता है यहाँ पे तो एक बीस्ट टाइट है और देख के लग रहा है ये हमारा इंतजार कर रही थी। तभी जितने भी सारे वॉरियर्स होते हैं वो उनकी तरफ रश कर रहे होते हैं और एक वॉरियर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जितने भी वॉरियर्स है नेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो फिलहाल हमारी प्योरिटी है वो सारे मॉन्स्टर्स को किल करना और जो बीस्ट टाइट है इसे रेजिस्ट करना। और हमें सारे वॉरियर्स को दिखाते हैं जितने भी बीस्ट होते हैं उन सबको पहले जा रहे होते हैं और जो जाओ होता है जो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के बाद जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें फ्रीज करके मारे जा रहा होता है। और तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर स्नेक अटैक करता है लेकिन जो यही होता है वो अपने एक्सप्लोसिव फिश से उसे मारने के बाद कह रहा होता है तुम्हें अपने पीछे भी ध्यान देना चाहिए। और जो जा होता है उसका शुक्रिया कर रहा होता है और हमें यही के पीछे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनकी खाली हड्डियाँ ही बची होती हैं और यही कह रहा होता है जो ये सीक्रेट रिलम है इसके अंदर तो जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो मेरे वर्दी हैं ही नहीं। और जो जा होता है वो शौक होते हुए कह रहा होता है यही ने ऑलरेडी सारे मॉन्स्टर्स को निपटा दिया और देख कैसे लग रहा है जितने भी ये मॉन्स्टर्स हैं उनके ब्लड और फ्लैश पूरी तरीके से मेल्ट हो गया और ये खाली एक ही तरीके से हो सकता है जब तुम जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उसे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे छोड़ो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसे रजिस्ट करना और ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग भी है क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारे सेल्स पे अटैक करता है और तुम निपट जाओगे। और हमें यही का एक बेडस लुक भी दिखाते हैं जहाँ पे वो सारे मॉन्स्टर्स के बीच में से जा रहा होता है और जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी बॉडी अपने आप मेल्ट हो रही होती है। ये देखना जितने भी लोग होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं जो हमारे पीछे के मॉन्स्टर्स हैं वो इतनी जल्दी निपट गए यहाँ पे कि कोई हाई रैंकिंग का वॉरियर है। तभी एक और कह रहा होता है नहीं यहाँ पे कोई हाई रैंकिंग का नहीं बल्कि जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था उसका टॉप स्कोरर है। तभी एक और जना कन्फ्यूज होते हुए कह रहा होता है टॉप स्कोरर वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का लेकिन वो तो खाली एक मार्शल आर्टिस्ट होगा तो वो इतने ज़्यादा मॉन्स्टर्स को अकेले कैसे हरा सकता है। तभी एक और कह रहा होता है क्या तुमने लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं देखा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का इस साल का। तभी वो कह रहा होता है नहीं और वैसे भी इतना क्या इंटरेस्टिंग है ये तो खाली बच्चों के बीच की फाइट है। तभी वो कह रहा होता है इडियट जो वो बच्चे हैं हाई स्कूल के वो तुम जैसे 10 बंदों को अकेले पेल सकते हो। और हमें यही को दिखाते हैं जिसको जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो घेरते हुए कह रहे होते हैं जितने भी यहाँ मॉन्स्टर्स हैं उन सबको टॉप स्कोरर की तरफ भेजो। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक सिग्नल आता है जिसे देखने वाले सब लोग खुश होते हुए कह रहे होते हैं सिग्नल आ गया इसका मतलब जो बीस्ट था उसके लीडर को हमने डिफीट कर दिया। तभी एक और कह रहा होता है हम जीत के और जो बीस्ट साइड है हमने इसे रजिस्ट कर लिया। और हमें जो जाओ को दिखाते हैं जो राहत के सांस लेते हुए कह रहे होते हैं कम से कम जो ये फर्स्ट वेव थी हमने इसे रजिस्ट तो कर लिया और ओरिजिनली यहाँ पे 1000 वॉरियर थे लेकिन अब खाली 800 ही बचे हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा घायल है। और हमें यही को दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स को जाते हुए कह रहे होते हैं जो जाओ क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिसकी मदद से मैंने बाहर ले जा पाऊँ। और ये देंगे चूज जाओ शौक होते हुए कह रहे होते हैं तुम्हें इतने ज़्यादा मॉन्स्टर क्रिस्टल कहाँ से मिले। तो ये अपनी स्टोरेज निकालने के बाद यही को देते हुए कह रहे होते हैं ये मेरी स्टोरेज रिंग और ये सब कुछ तुम इसमें रह सकते हो। ये देंगे जो चाहिए होता है वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं जो एक स्टोरेज रिंग होती है उसकी वर्थ होती है 10 मिलियन और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। जो जाओ वो एक रेज बंदा है। तभी एकदम से पीछे से एक जना आ रहा होता है जिसे देखने में सब लोग कह रहे होते हैं जो बॉस वू सेंग है वो यहाँ पे आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो यही की तरफ आ रहा होता है उसे देखने वाले सब लोग कह रहे होते हैं फॉर्चुनेटली हमारे पास ये बंदे हैं जो लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर्स को किल कर सकते हैं वरना हम तो एग्जॉशन से ही अभी या थोड़ी देर बाद मर जाते। और हमें एक तगड़े से बंदे को दिखाते हैं जो यही से कह रहे होते हैं हेलो तुम पक्का टॉप स्कोरर होगे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के और मेरा नाम है वो हुसैन और मैं लीडर हूँ सिल्वर वुल्फ मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप का एंचिंग की सिटी में। तभी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहे होते हैं और मैंने अपने ग्रुप के मेंबर से सुना है तुम्हारी हीरोइक परफॉर्मेंस के बारे में और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगे तुम्हारी जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और तुम इंजॉय कर पाओगे पोस्ट द बेनिफिट्स को। और जो मैं हूँ मैं तुम्हारे साथ अभी एक एस लेवल का मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और ये सुनने का जितने भी बंदे होते हैं वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं जो बॉस लू है वो पर्सनली यही को अपने मार्शल आर्ट ग्रुप में बुला रहे हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो कोई अकेला बंदा होता है वो अपने करियर को बचा ही नहीं पाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और यहाँ तक कि जो सिल्वर वुल्फ मार्शल आर्ट ग्रुप है इसे कंसिडर करा जाता है एक लार्ज मार्शल आर्ट ग्रुप वो भी जिया किंगडम में। और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वाडू यूनिवर्सिटी के वो तो एलिजिबल ही नहीं होते कोई एस रैंक के कॉन्ट्रैक्ट के। तभी हम एक और बंदी को दिखाते हैं जो वहाँ पे एक टाइगर के ऊपर आते हुए कह रही होती है वाह शेंगवा मुझे वंडर हो रहा था तुम इतनी जल्दी फटाफट कहाँ भाग रहे हो और देख के सेक रहे हैं तुम एक नए बंदे को अपने अंदर लेना चाहते हो। तभी यही से कह रही होती है स्टूडेंट यही प्लीज़ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वैसे तो जो सिल्वर वुल्फ है उससे हमारा ग्रुप छोटा है लेकिन मैं तुम्हें गारंटी करती हूँ जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं ट्रेनिंग की उसमें से 15% मैं तुम्हें हर मंथली दूंगी। इसलिए जितने भी बंदे होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे थे 15% कल्टिवेशन रिसोर्सेज ये तो बराबर हो गया एक स्टेक के। और जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है उसने सही में
दो मेजर मार्शल आर्ट ग्रुप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और हमें यही को दिखाते हैं जो कान को जाते हुए कह रहे होते सॉरी, लेकिन फिलहाल मैं कोई भी मार्शल आर्ट ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये सुनने का जो शेंगवान होता है उससे हाथ मिलाते हुए कह रहे होते हैं हाँ, जैसे कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट ही करा था, ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, तुम्हें अपने अंदर लेना। वैसे भी तुम टॉप स्कोरर हो, लेकिन यही हम फ्रेंड तो बन ही सकते हैं, और जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तो हम फ्री है, तुम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जो हमारा मार्शल आर्ट ग्रुप है उसमें फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हो। और वो लड़की भी उससे कह रही होती है हम भी तुम्हारा इंतजार करेंगे, और यही उससे कह रहे होते हैं वैसे तो मैंने ज्वाइन नहीं करा, लेकिन दोस्त बनने में कोई इशू भी तो नहीं है। और वो उससे कह रहे होता है लेकिन तुम अभी ये हाथ से अपने कान को गुजार रहे थे, और यही उससे कह रहे होता है तुम्हें इतनी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी जो चूसा होता है वो यही से कह रहे होता है वैसे भी जितनी भी मॉन्स्टर टाइट थी हमने उसे यहाँ से भगा दिया, तो हम फ्री हैं, अब अपनी एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाइंट फॉरेस्ट है, और जो ये ट्रीज़ है हमें इनके टॉप में जाना होगा अगर हमें पूरा एरिया देखना है। और हमें दिखाते हैं वो उड़ते हुए जा रहे होते हैं, और जो चूजा होता है वो यही को देखने में सोच रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और जैसे ही वो ऊपर आ जाते हैं पेड़ के, जो चूजा होता है वो शौक होते हुए कह रहा होता है ये क्या है, और हमें सामने का सिखाते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं जिन्हें देखने का चूजा कह रहे होते हैं। सही में इनकी बॉडी कितनी ज़्यादा ह्यूज है, शायद से ये 1000 मीटर से भी लंबे होंगे, और सही में ये तो हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। ये सुनने के बाद यही हंसते हुए कह रहे होते हैं नहीं, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इमेजिन करना, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा यंग है, और कुछ ही सालों में शायद से हम कॉन्कर कर ले जितने भी ये बीस्ट और सेक्रेट रियलम है इनको, और जो इनके पीछे का ट्रूथ है वो भी पता कर ले। ये सुनने का जो चूजा होता है वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं जैसे कि तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, यही इससे उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कोई अननोन पावर को फेस करने में, और वो तो बस कॉन्फिडेंस में ही नहीं है कि वो उसे डिफीट कर देगा। तभी वो खुश होते हुए कह रहा होता है देख कैसा लग रहा है, जो यही है वो सही में मेरे से तो मार्शल आर्ट में भी और नॉर्मल भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रियली तुम सही में एक वॉरियर हो। और हमें यही को दिखाते हैं जो एक डेविल स्माइल के साथ कह रहे होते हैं मॉन्स्टर जितने भी तुम्हारे कोड्स हैं वो सब मेरे हैं, और मैं बाद में उन्हें ले लूँगा। तभी वो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए सोच रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है, जो मेरी लाइफ मैग्नेटिक फील्ड है जिससे मैं पता कर सकता हूँ कोई भी लाइफ के डिस्ट्रक्शन को सीक्रेट रेलम में। लेकिन जो साउथ ईस्ट साइड है वो तो एक वैक्यूम जोन की तरह है क्योंकि वो पूरा खाली है। तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं जहाँ पे धुआं उठता है वहाँ पे फायर तो होती ही है, और जहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं वहाँ पे लहरें तो उठती ही हैं, इसका मतलब वहाँ पे एक वैल्यूएबल फिश होगी। तभी वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कह रहे होते हैं चूहो जाओ मेरी बात सुनो, जो साउथ ईस्ट साइड है वहाँ पे एक लेक होगी, हमें वहीं पर ही जाना है। तभी हमें वही लेक का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यही होता है वो किसी को देखने याद कह रहा होता है सिर्फ आप यहाँ, और हमें दिखाते हैं जो वहाँ पे लड़की थी जिसने यही को अपना कार्ड भी दिया था वो वहीं पर ही होती है, और उससे कह रही होती है क्या ये हमारा टॉप स्कोरर नहीं है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होगी। तब इसके बगल वाला टकला कह रहा होता है यूली क्या तुम टॉप स्कोरर को जानती हो, और जो नीचे बैठी होती है वो भी कह रही होती है एग्जैक्टली हमें भी इससे इंट्रोड्यूस कराओ क्योंकि जो टॉप स्कोरर है यानी कि यही ये वॉज द इम्प्रेसिव है। मैंने इसकी भी फाइट भी देखी थी बीस टाइट के साथ, और यही यूली से पूछ रहा होता है सिस्टर लुई आप कितनी देर से यहाँ पे हो, और वो उससे कह रही होती हम बस अब ये भी आए थे, और जो हमारे दो टीममेट है वो स्विमिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसलिए वो नीचे एक्सप्लोर करने गए। तभी हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो उस लेक से बाहर आने के बाद खुश होते हुए कह रहा होता है हमारा जैकपॉट लग गया, हम जल्दी रिच होने वाले हैं। ये सुनेगा यूली से पूछ रही होती है हमें अच्छे से एक्सप्लेन करो हम कैसे रिच होंगे। तब यू कह रहा होता है नीचे सेक्रेट रेल लग गए इस लेक के नीचे, हमारी तो सही में किस्मत चमक की। और यूली उससे कही थी सही में क्या हम रिच बनने वाले हैं, और यही कह रहा होता है अब ये सीक्रेट रेलिक क्या होता है। तभी चूजा उसे समझा रहा होता है जो सीक्रेट रेलम होती है यहाँ पे द मिस्टीरियस बिल्डिंग होती है, और ऐसा सस्पेक्ट करा जाता है कि यहाँ पे पहले एक सिविलाइजेशन थी सीक्रेट रेलम के अंदर, और उन्हें कहा जाता है रेलिक। और ऐसा कहा जाता है कि ये थ्योरेटिकल बेस होता है जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन मार्शल आर्ट और जेनेटिक टेक्नोलॉजी है वो सब वहीं से ही आई थी। ये सुनने का तो मैं वो बंदे को दिखाते जो गुस्से में कह रहे होते हैं यहाँ पे कोई और भी है, और तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे हुई। और लुई उसे रोकते हुए कह रही होती है यू यहीं पर ही रुक जाओ। वैसे भी जो यही और जो वो जाऊँ है वो फर्स्ट और सेकंड स्कोरर है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में, और जो इनकी स्ट्रेंथ है वो एक नॉर्मल वॉरियर से तो बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें हमारी टीम में ज्वाइन होते। और यही कह रहा होता है ब्रदर तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, जो हम दोनों हैं वो खाली तुम्हारी मदद करने आए हैं तुम्हारे एक्सप्लोनेशन में। ये सुनने का तो बंदा उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है जो हमारी लूट है अब हम उसे कैसे डिवाइड करेंगे। और यही उससे कह रहा होता है हम तो करी बाहरी मदद है, जैसा हम कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अकॉर्डिंग तुम हमें रिवॉर्ड दे देना। ये सुनने का तो बंदा गुस्सा करते वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है चलो फिर टेम्परेरी मैं तुम्हें टीम में ज्वाइन होने दे रहा हूँ, और यहाँ पे कोई बेकार आइडिया मत लाना। और अपने मन में सोच रहे होते हैं वैसे भी ये टॉप स्कोरर है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के, जो इनका फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मुझे कोई एनिमीज भी नहीं बनाना। और हमें पानी के नीचे का सीन दिखाते जहाँ पे एक केव होती है, और वही बंदा कह रहा होता है जैसे ही हम इस केव को पार कर लेंगे हमें सीक्रेट रेलम मिलेगा। तभी वो वापस कह रहा होता है मैंने वाई ली से ऐसा कहा था कि उसे यहीं पे रुकना है। तभी वो टकला कह रहा होता है शायद से उसे कोई ट्रेजर मिल गया इसलिए वो यहाँ से पहले ही चले गया। तभी वो वापस वॉकी टॉकी की मदद से वाइली को कॉल करते हुए कह रहा होता है वाइली मेरा आंसर करो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी एक और जना कह रहा होता है जैसे तुमने अंडरग्राउंड केव को फाइंड कर लिया उसके बाद क्या तुमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर एक्टिविटी है या नहीं है। तभी वो कह रहा होता है नहीं, जो वाइली था उसने कुछ रिलीज़ करे थे चारी के
तौर पे मॉन्स्टर्स को, लेकिन यहाँ पे कोई मॉन्स्टर अपीयर हुआ ही नहीं। ये सुनेगा जो लड़की होती है वो कांपते हुए कह रही होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर है। जो वाइली है वो यहाँ से डिसअपियर हो चुके हैं, क्या हमें इस एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करना चाहिए? ये सुनेगा तो वही बंदा गुस्सा करते हुए कह रहा होता है तुम मेरे से क्या कह रही हो, इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे सामने पड़ी हुई वेल्थ और ग्लोरी है तुम उसे ले पाओ, और अगर तुम ऐसी करोगी तो तुम जिंदगी भर एक लो रैंक के वॉरियर ही बन पाओ, और जितने भी लोग यहाँ डर रहे हैं वो यहीं पर ही रुक जाओ, और जिन लोगों को रिच बनना है वो मेरे साथ चलो। ये सुनने का जितने भी बंदे होते हैं वो कुछ नहीं कहते और वो कह रहे होते चलो फिर किसी को यहाँ से नहीं जाना तो मेरे साथ आगे बढ़ो, और हमें दिखाते वो केव के आगे बढ़ जा रहे होते वो फोटो स्टेप्स को देखते हुए। ये सुनने का जो यही होता है उसे कुछ अजीब लगता है, और वो जो जाओ से धीरे धीरे कह रहे होते हैं यहाँ पे कुछ तो गलत है, और जो जाओ भी कह रहे होते हैं हाँ जो ये टाइमिंग है ये बिल्कुल गलत है, जैसा कि लुई ने हमें बताया था कि उन्हें यहाँ पर आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें 10 मिनट ही हुए होंगे, लेकिन जो ये बंदा है और इसके साथ जो लुओ वाई वाला था उन दोनों को इतनी जल्दी जो ये केव का बॉटम था वो मिल भी गया, और जो सीक्रेट रेलम है और अंडरग्राउंड केव है वो सब इन्हें इतनी जल्दी कैसे मिल गई। ये तो ऐसा हो गया कि कोई गेम का चीट हो, और ऑब्वियसली ये एक ट्रिक है, तो क्या फिर हमें इन्हें अलर्ट करने के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनने का यही हंसते हुए खैर होता है तुम्हें पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, और हमें दिखाते एक बहुत ज़्यादा अजीब सी जगह का सीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेलें होती हैं, और ये देखने के बाद एक जना कह रहा होता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर कोर है, और देख के ऐसे लग रहा है जो यहाँ पे 20 की हड्डियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा पहली ड्रेन आउट हो चुकी है, और हमें वो लड़की को दिखाते जो उससे कह रही होती है जो रेलिक है वो कहाँ है, और अभी जो तीसरी लड़की होती है वो डरते हुए कह रही होती है वहाँ पे देखो जो लुओ वाई है वो मर चुका, और हम उसकी डेड बॉडी दिखाते जो बेलों में फंसी होती है। ये देखो जो यही की दोस्त होती है वो भी डर रही होती है, और जो बंदा होता है वो अपने घुटनों पे आते हुए कह रहे होते हैं जो रेलिक था वो कहाँ गया, को क्या यहाँ पे कोई रेलिक नहीं है, लेकिन रेलिक यहाँ पे था तो सही, और जो लाई वाई था वो कैसे मर गया, और जो हमें से सर को दिखाते जो फूले जा रहा होता है, और वो कह रहे होते हैं मेरे लिए तो ऐसा चल रहा है जो ये वाइन्स है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है, और हमें दिखाते हैं जो उसका सर होता है वो फट जाता है। ये देखो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है उसका नाम, और हमें यही को दिखाते हैं जो अपने एटॉमिक ब्रीथ के साथ उसकी मुंडी को उड़ा देता है, और अपने मुंह को साफ करते हुए कह रहे होते हैं किसने सोचा होगा जो मॉन्स्टर्स हो सकते हैं वो इतने ज़्यादा स्मार्ट होंगे, जैसे उन्होंने 2 वॉरियर को हरा दिया उसके बाद उन्होंने पैरासाइट डाल दिया उसके ब्रेन में, जिसकी मदद से उन्होंने बेट की तरह उसका इस्तेमाल करा और हमें यहाँ पे बुला लिया, और ऐसा लग रहा है अब हम हंटिंग ग्राउंड में, और तैसी जो वहाँ का रास्ता होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है, और ये देखने और लोग कह रहे होते हैं जो ये मॉन्स्टर है इसने जो रास्ता था उसे ब्लॉक कर दिया, तभी जो जाओ भी कह रहा होता है मैंने इस तरीके के मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ा है जो वेन्स को कंट्रोल कर पाते हैं, पक्का ये एक सेकंड लेवल का किंग क्लास का मॉन्स्टर होगा जिसका नाम है गोस्ट डीमन वेन। जिसने का जो लड़की होती है उसकी फट जाती है और वो कांपते हुए गिरी थी सेकंड लेवल का किंग क्लास, और जो सेकंड लेवल की स्पीसीज होती है ये कुछ ऐसा नहीं है जो फर्स्ट रैंक के वॉरियर इसके सामने खड़े भी हो पाए, और मैं केन नहीं करती, मुझे बस इसके सामने खड़े होना है और इससे क्रश होते हुए देखना है, और हमें यही को दिखाते जो कह रहे होता है मैं यही मैं तुम्हें मार दूंगा, और हमें तभी एग्जिट का सीन दिखाते जहाँ पे जो पत्थर होते हैं वो टूट जाते हैं और वहाँ का रास्ता खुल जाता है, और हमें वही बंदे को दिखाते जो फुल ऑरा रिलीज करते हुए आ रहा होता है, और उसे देखने के बाद लोग कह रहे थे क्यों है ब्लड स्मोक देख के से लग रहा है ये एक 8th लेवल का वॉरियर है। इस एपिसोड की शुरुआत में वही सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यही होता है वो अपने पीछे देखते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई मेरे साइड फील कर रहा है, और वही बंदा कह रहा होता है मैंने किसी से ऐसा सुना कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहा है बीस्टाइड को रोकने के लिए, और मैं जानता था कि वो तुम ही होगी, जिसके बाद सिंपली मैंने तुम्हारा पीछा करा थोड़ी बहुत रिमेनिंग रेडिएशन ट्रेसेस को देख के, और यहाँ तक कि तुम्हें इसके बारे में पता ना चले, इस वजह से जो मेरे ट्रेसेस थे मैंने उन्हें भी कंसील कर दिया था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तब भी तुम मुझे ढूंढ लोगे और यहाँ तक कि रास्ता ही ब्लॉक कर दोगे इतने बड़े बड़े पत्थर से, और सही में तुम कोई ऐसे बंदे जो मेरा ब्रदर है उसको कोई खतरनाक सिचुएशन में डाल पाओ। ये सुनेगा जो यही होता है वो फुल कन्फ्यूज होते हुए कह रहा होता है लेकिन अंकल आप हो कौन, और एकदम से यहाँ निकल इतनी ज़्यादा बकवास क्या कर रहे हो, और क्या हम एक दूसरे को जानते भी हैं। ये सुनेगा जो बंदा होता है वो गुस्से में उसकी तरफ अटैक करते हुए कह रहा होता है तुम्हें प्रिटेंड करना बंद कर देना चाहिए और फटाफट सीधे हेल में चले जाओ, लेकिन तभी जितनी भी वाइन्स होती हैं उसे पकड़ने लग जाती है, जिसे देखने में तो कह रहे होते हैं यहाँ पे तो एक लेयर है गोस्ट डीमन वेन्स की, और देख के ऐसे लग रहा है तुम सबसे पहले मुझे इनसे लड़वाना चाहते हो, जिसके बाद मैं थोड़ा थक जाऊंगा। तभी वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है डैम इट यही ये शुरुआत से ही तेरा प्लान था, और वो वाइन्स को अपने से दूर करते हुए कह रहा होता है जो गोस्ट डीमन वाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो थे मार्शल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उसके बाद रिलीज कर देना न्यूरोटॉक्सिन के रूप में, और अगर फाइट ऐसे ही चलते रही तो जल्दी में थक के हार जाऊंगा। डैम इट तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझे इस ट्रिक में डालने की। ये सुनने का जो यही होता है वो फुल कन्फ्यूज होते हुए कह रहे होते हैं अंकल आप क्या कह रहे हो, और सही में आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा इनर ड्रामा है,
और हम पहली बार तो मिल रहे हैं। तभी जो बंदा होता है वो गुस्से में ज़मीन पे पंच मारते भी कह रहे होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एनॉयड हो चुका हूँ और जो मेरा टारगेट है वो है कमीना यही, ना कि ये कमीनी वेंस। और जैसे ही उसका पंच ज़मीन में टकराता है वहाँ की जो दीवारें होती हैं वो गिरने लग जाती है, जिसे देखने के बाद लड़की डरते हुए कह रही होती है जो एक केव है जल्दी कोलैप्स हो जाएगी इनके फाइट के चक्कर में। तभी पीछे से यही चिल्लाते हुए कह रहा था फटाफट यहाँ से निकल जाओ, मैं रास्ता बनाता हूँ। तभी अपने मुंह में वही एटॉमिक ब्रीथ को प्रिपेयर करने के बाद सामने की तरफ छोड़ता है और जो ऊपर की दीवार होती है वो टूट जाती है और वहाँ से पानी अंदर आने लग जाता है। तभी उससे खेलते हैं सिस्टर यूली, सबसे पहले आप यहाँ से निकल जाओ। और ये सुनने का जो बंदा होता है वो गुस्से में अपने हाथ में एनर्जी गैदर करने के बाद यही की तरफ अटैक करते हुए कह रहे होते हैं इसके बारे में सोचना भी। और तभी जो चूहा जाओ होता है वो अपनी आइस शॉट की मदद से उनके बीच में एक आइस की दीवार बना देता है और उससे कह रहे होते हैं जब तक का मैं यहाँ हूँ तुम सोचना भी मत कि तुम यही का एक बार भी उखाड़ पाओगे। ये सुनने का जो बंदा होता है वो हंसते हुए कह रहे होते हैं छोटे बच्चे तुझे पता भी है मैं एक 8th लेवल का वॉरियर हूँ और जो तेरे छोटे मोटे अटैक है मुझे हर्ट भी नहीं कर सकते। तभी जो यही होते हैं वो अपने पंच में एनर्जी को गदर करने के बाद कह रहे होते हैं ओ चैटर अंकल तू कहाँ देख रहे हैं। तभी जो पंच होता है वो सीधे उसके मुंह पे चिपका देता है और जो बंदा होता है वो दीवार में घुस जाता है और यही चूजा उससे कह रहा होता है तुम्हें इस कमीने को मेरे पे छोड़ देना चाहिए, वैसे भी ये हाई लेवल का वॉरियर है जिसे हराने में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आएगी इसलिए इसे मेरे पे छोड़ दो। और हमें वॉरियर को भी दिखाते जो वापस खड़ा हो रहा होता है और हमें लिख के बाहर का सीन दिखाते जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं जो गोस्ट डीमन वाइन्स थी वो तो सही में पागल हो चुकी थी उनके चक्कर में। जो ये लेक है इसकी पूरी बॉटम हिल रही थी और पूरा मैस भी क्रिएट हो गया और जो जाओ होता है वो बाहर आ रहा होता है जिसे देखने के बाद लुई कह रही होती है यही का है और वो पीछे को देखने के बाद कुछ नहीं कह रहा होता और हमें लेक के बाहर का सीन दिखाते जहाँ पे बहुत ज़्यादा थंडर आ रही होती और तभी हमें यही के न्यू टेम्पलेट को दिखाते जो सीधे बाहर निकलता और उसकी अंगुली में वही वॉरियर होता है और हमें वॉरियर का क्लोज लुक भी दिखाते हैं जिसमें वो पूरा भुन गया होता है जिसे देखने के बाद जो चूजा होता है वो शॉक हो रहा होता है। और हमें सामने का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो एक्सप्लोजन होता है वहाँ पे वही जाइंट की इमेज आ रही होती है। तभी जो यही होता है वो पानी से बाहर आते हुए कह रहे होते हैं चूजा फटाफट मेरे लिए कपड़े लाऊं और जो चूजा होता है वो उसकी तरफ आते हुए कह रहे होते हैं यही वहाँ पे एक्सप्लोजन कैसे हुआ और यही कह रहे होते हैं वहाँ पे एक मिस्टीरियस वॉरियर आ गया था जिसके पास एक प्लाज्मा बॉम्ब था और वो गोस्ट डीमन वाइन के साथ खुद भी मर गया। ये सुनकर चूजा कंफ्यूज होते हुए कह रहे होता है प्लाज्मा बॉम्ब, लेकिन ये तो मिलिट्री ने बहुत टाइम पहले ही बैन कर दिया और वो किस तरीके का पर्सन होगा जिसके पास अभी भी इस चीज़ का एक्सेस है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जो वो एक्सप्लोजन था वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था एक प्लाज्मा बॉम्ब से और यहाँ तक कि वहाँ पे तो जो स्मोक था वहाँ पे एक जाइंट की भी इमेज आ रही थी। ये सुनकर यही डरते हुए कह रहा था तुमने पक्का कुछ गलत देख लिया होगा, वो तो एक एक्सप्लोजन की वजह से हुआ। और यही अपने मन में सोच रहे होते हैं फॉर्चुनेटली मैं इन लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ अगर इन्हें पता चल गया मेरी न्यू मोस्ट टेम्पलेट एबिलिटी के बारे में तो ये ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा। और जो मेरे हैंड्स हैं वो ज़्यादा हैवी है क्योंकि जो वॉरियर था उसकी यहाँ तक की राख भी नहीं बची, लेकिन फॉर्चुनेटली जो वो गोस्ट डीमन वाइन था उसका मेरे पास मैजिकल कोर है। तभी जो सिस्टर लुई होती है वहाँ से जाते हुए कह रही होती है यही हम जा रहे हैं और मुझे माफ़ कर देना तुम हमारा पीछा कर रहे थे लेकिन आखिरी में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और हमारे चक्कर में तुम्हें और ज़्यादा ट्रबल भी होगी और हमें बचाना भी पड़ा। अगली बार जैसे हम सीक्रेट रूम के बाहर मिलेंगे पक्का हम तुम्हें कंपनसेट कर देंगे। और यही कह रहे होते हैं सिस्टर लुई आपको इतना पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वैसे भी इस बार हम रिपेमेंट मान लेंगे पिछले वाले आपके फेवर की और अगर आपने हमें कंपनसेशन दिया तो ये तो मेरे पे एक और फेवर हो जाएगा। और तैसी जैसे वहाँ से चले जाते हैं जो यही और चूजा होते हैं वो एक डेवल स्मेल के साथ कह रहे होते हैं अब ये टाइम आ गया मॉन्स्टर्स को मारने का। और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जैसे वो सीक्रेट रूम के बाहर आते हैं वो शॉक हो जाते हैं और यही कह रहे होते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हमें सामने का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो वो सिटी थी पूरी अंडर डेवलप्ड वो पूरी डेवलप हो गई होती और यही कह रहे होते हैं इन कुछ दिनों में जो छोटा सा टाउन था वो इतना डेवलप हो गया यहाँ तक कि यहाँ पे तो प्लेन्स भी आ गए ट्रांसपोर्ट के लिए। और सही में जो ये किंगडम में उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ है वो सही में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और हमें यही को दिखाते जो काउंटर पे वही बड़ा सा बैग रख देते जिसे देखने के बाद वो लड़की कह रही है सर प्लीज़ ये थोड़ा जेंटली करिए, वैसे भी अगर ये कुछ भी सामान डैमेज हो गया तो आपको उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यही कह रहे होते मुझे माफ़ कर दो, वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अगर मैं इसे फटाफट नहीं निकालूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये सब काम करने। ये सुनेगा तो लड़की कह रही थी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स हैं। और यही कह रहे होते अच्छा अगर ऐसी बात है तभी वो धड़ाधड़ करके सारे बोरियाँ निकाले जा रहे होते और 5वीं बोरी निकालने के बाद 6वीं बोरी निकालते हुए कह रहे होते ये है आखिरी और ये थोड़ी बड़ी है। और जो लड़की होती है वो डरते हुए सोच रही होती बोरी के बाद बोरी, क्या ये बंदा इधर उधर सामान को ले जाते हैं। तभी वो डरते हुए कह रही थी सर क्या जो आपका काम था वो ख़त्म हो गया। और यही हंसते हुए कह रहे थे नहीं फटाफट इसे कैलकुलेट करो, अभी मेरे पे तो और भी चीज़ें, अभी तो मैं स्पिरिचुअल मेडिसिन भी निकालूंगा। और हमें स्पिरिचुअल मेडिसिन अप्रेजल सेंटर का सीन दिखाते जहाँ पे जितने भी बुड्ढे होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे होते ओ भाई साहब यहाँ पे तो 300 साल पुरानी ओल्ड 7 स्टार लीफ पड़ी है। सही में जो स्पिरिचुअल मेडिसिन होती है ये तो एक्सट्रीमली हिडन होती है और जो कोई प्रोफेशनल होता है उसे भी खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो ये बच्चा है इस पर किस तरीके का लग है और यहाँ तक कि जो स्पिरिचुअल मेडिसिन है अगर
भले पुअर क्वालिटी की होती तब भी इसे आराम से 30 मिलियन येन तो मिल ही जाते। तभी एक और कह रहे होते कुछ जो स्पिरिचुअल मेडिसिन है वो तो सप्लाई में है ही नहीं और फिलहाल उनकी शॉर्टेज है। इसका मतलब जो इनकी वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा जाएगी। सही में जो ये बच्चा है ये बहुत ज़्यादा लकी है और एक ही रात में बहुत ज़्यादा रिच बन जाएगा। ये सुनने का जो यही होता है वो पीछे से कह रहे होते हैं अब जो ग्रीन और वाइट मैजिकल कोर है वो तो मेरे पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालते। इसका मतलब मैं उन्हें खाली मनी के बदले एक्सचेंज कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरी फाइट हुई थी 20 टाइट के साथ उसमें मुझे 5 ब्लू लेवल के कोर्स मिले थे जो 3rd लेवल के मॉन्स्टर 20 के कोर्स से और आखिरी में एक ग्रीन मॉन्स्टर कोर जो गोल्डन पैटर्न से पूरा कवर था जिसे तुम जानती ही हो। 2nd लेवल का किंग बीस वो एक गोस्ट डीमन वाइन वाला जो एक बिग जैकपॉट है और हमें दिखाते हैं उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं 2.7 मिलियन और वो बाहर आते हुए कह रहे होते हैं जितने भी मैजिकल कोर्स थे उन्हें तो मैंने बेच दिया लेकिन अब जो स्पिरिचुअल मेडिसिन से मुझे इसे भी किसी को बेचना होगा। और जैसे ये बोलते हैं उसके सामने में दिखाते हैं एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है और उसमें से एक बुड्ढा निकलते हुए कह रहे होते हैं हेलो स्टूडेंट यही मेरा नाम है लाई यूटान और मैं बॉस हूँ पिंग फार्मेसी का और मैंने ऐसा सुना है कि तुम पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मेडिसिन है जो तुम्हें नए सेक्रेट इलम से मिली है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे वो बेचोगे और मैं नॉर्मल मार्केट प्राइस से तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई पे करूँगा। ये सुनकर यही अपने मन में सोच रहे होते हैं देख कैसे लग रहा है जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा नहीं छुपी और जो ये बुड्ढे हैं अप्रेजल सेंटर वाले इन्होंने मेरी पहले इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है लेकिन इसमें तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे लिए तो और ज़्यादा बढ़िया हो गया। वैसे भी मुझे इन्हें बेचने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है लेकिन अब जो बिज़नेस है वो तो मेरे पास ही आ गया। मुझे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तभी जो बुड्ढा होता है वो उससे सारी मेडिसिन खरीदने का वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं स्टूडेंट है ही हमेशा मुझे याद रखना जब भी तुम्हारे पास और स्पिरिचुअल मेडिसिन हो तो मुझे बेच देना। और हमें यही के बैंक अकाउंट में दिखाते जहाँ पे डिपॉजिट जाते 7.4 मिलियन और ये सब पैसे को देखने का तो कह रहा होता है अगर तुम इसे कंपेयर करो अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है तो तब भी मैं 10% स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव नहीं कर सकता। सही में जो पर्सनल स्ट्रेंथ होती है वो रियल ट्रूथ होती है और जो जेनेटिक पोर्शन और वाइट और ग्रीन मैजिकल कोर है वो तो अब मुझे कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं दे रहे और जो मेरे टेम्पलेट्स हैं वो तो मेरे से भी ज़्यादा पिकी है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल तो ब्लड जेट फ्रूट और जो एडवांस सीड पोशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे गुड है लेकिन मेरी उतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि मैं उन्हें खरीदता हूँ। तभी से एकदम से एक आइडिया आता है और वो कह रहा होता है हाँ एक रास्ता तो है मार्शल आर्ट। और अगर तुम मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में देखो तो जो लुई और लोग थे मैं उन्हें इसलिए हरा पा रहा था क्योंकि जो मेरे डेमोरा की स्ट्रेंथ थी रॉ स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी इस वजह से मैं उन्हें हरा पा रहा था। लेकिन अगर तुम उन्हें कंपेयर करो मेरे से मार्शल आर्ट के दम पे तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो यही टाइम है मुझे कोई अच्छी सी मार्शल आर्ट को सीखना होगा। तभी वहाँ से दौड़ते हुए कह रहा होता है ओल्ड डैन मैं आ रहा हूँ अपने गोल्ड कॉइन लेने के लिए। और मैं वही एनचेंग के नंबर 1 मिडिल हाई स्कूल का सीन दिखाते और प्रिंसिपल ऑफिस का जहाँ पे जो प्रिंसिपल होते वो यही की पूरी खातेदारी करते हुए कह रहे होते यही मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा रहा था कि तुम वापस हमारा स्कूल देखने आओगी। और यही कह रहे होते प्रिंसिपल आपको इतना पॉलिट होने की कोई ज़रूरत नहीं। और प्रिंसिपल कह रहे होते मुझे होने की ज़रूरत है क्योंकि वैसे भी तुम टॉपर हो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के और रोल मॉडल जितने भी टीचर और स्टूडेंट्स एनचेंग के सिटी के। तो मुझे यही होता है उसे एक वाइन देते हुए कह रहे होते प्रिंसिपल ये एक मेडिसिनल वाइन है जो मैं आपके लिए लाया हूँ और ये एक गिफ्ट नहीं बल्कि ऑनर है मेरे सारे एल्डर्स और यही तो ट्रेडिशन है हमारे ये कंट्री का। इसलिए जो प्रिंसिपल होते हैं वो खुश होते हुए कह रहे होते ओह यही तुम सही में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो खाली एकेडमी के बेसिस पे नहीं बल्कि तुम्हारा कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है तुम अपने टीचर को रिस्पेक्ट करते हो। तभी यही कह रहे होते प्रिंसिपल एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक पावरफुल मार्शल आर्ट चाहिए और क्या आप पे इतने कनेक्शन हैं। वैसे भी मैं अभी कॉलेज गया नहीं इस वजह से मेरे पास कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है तो क्या आप कोई मार्शल आर्ट फैमिली से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं वैसे भी तुम हुआडू यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो और 100% चांस है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे तो थोड़ा इंतजार कर लो बाद में तुम मार्शल आर्ट सीख ही लोगे। तो तभी जो यही होता है वो खतरनाक चेहरा बनाते हुए कह रहे थे प्रिंसिपल मैं सही में खुद को इंप्रूव करना चाहता हूँ। और प्रिंसिपल कह रहे होते हैं अच्छा मैं तुम्हें किसी ना किसी से इंट्रोड्यूस करा ही दूंगा इस मैटर के बारे में। वैसे भी तुम एक स्पेशल टैलेंट हो और जो हम जैसे एजुकेटेड लोग हैं हमें टीच करना चाहिए औरों को भी ऐसी उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। ये सुनने का जो यही होता है फुल मस्का मारते हुए कह रहे होते हैं प्रिंसिपल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी जो रूल्स है वो पहले ही निपट चुके हैं और जो पीपल है खाली वही जिंदा है। और आप एजुकेशन इंडस्ट्री में एक ब्लेसिंग हो और एजुकेटर्स को भी आपकी तरह होना चाहिए जो टाइम के साथ खुद को चेंज करते हैं। ये सुनने का जो प्रिंसिपल होते हैं वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और हम अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे यही को प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो कह रहे होते हैं मैंने पहले तुम्हारे लिए सब चीज़ों को अरेंज कर दिया। और यही कह रहे होते हैं प्रिंसिपल आपका शुक्रिया लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो वो कौन सी मार्शल आर्ट फैमिली है। तभी वो कुछ सुनने के बाद शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या लुई फैमिली वो मुझे चाहती है अपनी सीक्रेट फैमिली की मार्शल आर्ट सिखाना। और हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बंदा अपनी बंदी के साथ बाइक में जा रहा होता है और उसकी बंदी कह रही होती है ब्रदर सही में
में, ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है और आप बहुत ज़्यादा औसम हो। और वो बंदा कह रहे होते ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो और भी औसम हूँ। और हमें यही को दिखाते जो एकदम से उनके बगल पे आते हुए कह रहे होते ब्रदर प्लीज़ अच्छे से ड्राइव करो और ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत दो, वो भी तुम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में हो। और अगर ऐसी इम्प्रॉपरली गाड़ी चलाते रहोगे तो जिसे तुम पसंद करते हो वो जल्दी निपट जाएगी। ये सुनने का जो बंदा होता है वो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है और उसे गाली देते हुए कह रहा होता है तुमने तो मुझे एकदम से डरा दिया था और मैं निपट ही जाता, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम मेरे साथ कम्पीट कर रहे हो, वो भी ये टूटी हुई साइकिल के साथ। तभी वो अपनी स्पीड बढ़ा के वहाँ से भागते हुए कह रहे होते कोई मैटर नहीं करता, तेरा स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन तेरी ये टूटी फूटी साइकिल के साथ तो कभी वर्दी नहीं है मेरे साथ चलने के। और लड़की कह रही थी ब्रदर साहब आप सही में औसम हो। ये सुनकर जो यही होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो फॉर्म में सीधे अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के साथ उनके बगल से निकलता है और कह रहा होता है लिटिल ब्रदर इसे देख लो। और ये देखने वाला जो बंदा होता है उसकी फट जाती है और वो कह रहे होते हैं सही में जो बाइसाइकिल होती है क्या वो इतनी फास्ट होती है। और लड़की भी शौक होते हुए कह रही होती है जो इसकी स्पीड थी वो तो सही में एक एरोप्लेन जितनी थी। और हमें यही को दिखाते जो सामने देखते हुए कह रहे होते हैं जैसे तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एक मार्शल आर्ट फैमिली के, सही में जो ये जगह है ये तो बहुत बढ़िया है। तभी वो अपनी स्किल एक्टिवेट करने के बाद सब जगह महसूस करते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। और हमें दिखाते लुई वहाँ से निकलते हुए कह रही थी क्लासमेट यही तुम यहाँ पे आके, और यही उससे कह रहे होते हैं जूही देख कैसा लग रहा है, तो मुझे देख के खुश नहीं हो। और वो शर्माते हुए कह रही होती ऐसी बात नहीं है। तभी यही कह रहे होते हैं अच्छा तो तुम मुझे देख के खुश हो। और वो कह रही होती है नहीं मेरी मदर ने मेरे से ऐसा कहा कि मुझे तुम्हें ग्रीट करने जाना है और तुम्हें अंदर ले जाना है, तो चलो फिर अंदर चलते। वो उसे गार्डन से हॉल में ले आती और कह रही होती थी मदर जो यही है वो आ चुका है। और हम उसकी मदर को दिखाते ओ भाई साहब, तभी वो कह रही थी यही तुम्हारा स्वागत है। और हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे कि ये हेड है लुई फैमिली की। ये देखने में जो यही होता है वो अपने मन में सोच रहे होते हैं मैं सब समझ गया प्राइम मिनिस्टर चाओ चाओ। और तभी हमें थोड़ा पास का सीन दिखाते जहाँ पे जैसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया था, जो लुई थी वो वापस अपने घर आ गई थी और अपनी मदर से कुछ कहने वाली थी। तभी उसकी मदर उसे रोकते हुए कह रही थी जूही तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं और इतना नर्वस भी मत हो। वैसे भी जो ब्रॉडकास्ट था वो मैं सब देख रही थी, जो यही था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ रहा था और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो तो सही में बहुत ज़्यादा है। और जो हुआ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था उसमें तो वो सही में एक डार्क हॉर्स था और तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये सुनने का जो जूही होती है वो कुछ नहीं कहती और उसके अंदर उठते हुए कह रही होती है वैसे भी जो तुम्हारा यंग ब्रदर है जो उसका टैलेंट है वो लिमिटेड है, इसका मतलब वो लुई फैमिली को इनहेरिट नहीं कर सकता। और इस जनरेशन में खाली एक ही बंदा है जो हमारी लुई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकता है, वो तुम हो। लेकिन आखिरी में तुम एक लड़की हो और इसके ऊपर तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो। जैसे ही तुम्हारे फादर निपट गए उसके बाद हमारे पास कोई भी पावरफुल बैकर नहीं रहा जो हमारी लुई फैमिली को सपोर्ट कर सके और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं रही। हमें छोटी सी सिटी में आना पड़ा और जो बिग फैमिली है वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है और हम रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब जो लुई फैमिली है वो पूरी ख़त्म होगी, लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पेयर बने उसके साथ। ये सुनने के बाद जो लुई होती है वो शर्मा रही होती है और उसकी मदर कह रही होती है जो यही है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और जिसका टैलेंट है उसकी तो बात ही मत करो। और वैसे भी वो एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से आता है जिसका फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और मैंने ऑब्जर्व भी करा है जो उस बंदे के एम्बिशंस हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें अभी आंसर देना है, बस उसके साथ थोड़ा टाइम बिता। और हमें करेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो कह रही होती है लुई फैमिली में तुम्हारा स्वागत है यही। और यही कह रहे होते हैं आंटी मैं छोटा सा गिफ्ट लाया था आपके लिए। ये सुनने के बाद वो कह रही होती है मैंने प्रिंसिपल से ऐसा सुना है कि तुम एडवांस मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। और यही कह रहे होते हैं आप सही कह रहे हो। तभी वो कह रही होती है क्वीन जू जो है तो तुम्हें रास्ता दिखाती है। और यही शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या सही में ये एग्री होके। और वो उसे गिफ्ट लेते हुए कह रही होती है जो जूही है वो तुम्हें लुई फैमिली के मार्शल आर्ट पवेलियन में ले जाएगी और वहाँ पे वैसे भी कोई पवेलियन से जो टेक्निक है उन्हें बाहर नहीं ले जा सकता। इसका मतलब तुम्हारे पास एक ही दिन है, तुम्हें जो मार्शल आर्ट सीखना है वो सीख लेना। और एक और चीज़ वहाँ पे थी जुआन वो मार्शल आर्ट टेक्निक है जो थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर है और ये तुम्हारी एबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है कि तुम उसे सीख पाओगे या नहीं। और गाइस एक और चीज़ आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो जुआन वो जो मार्शल आर्ट टेक्निक है पहले जो ट्रांसलेटर था उसे मिस्टीरियस वर्ड मार्शल आर्ट कह रहा था। तभी जो यही होता है वो कह रहे होते हैं मैं समझ गया और मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ लुई फैमिली का पहले। और ये सुनने का तो खुश होते हुए सोच रही होती है ऐसा लग रहा है कि लुई फैमिली नहीं बल्कि मेरा शुक्रिया कर रहा है। और देख के ऐसा लग रहा है ये प्रॉमिस कर रहा है लुई फैमिली से यही बहुत ज़्यादा बढ़िया जो लुई फैमिली वो डेफिनेटली फ्यूचर में जो तुम्हारे प्रोमिस है उन्हें फुलफिल ही करेगी। सही में कितना स्मार्ट बच्चा। और जितना ज़्यादा मैं इसे देख रही हूँ ये तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये सोचते हुए अपने बटलर को देख रही होती है और जो बंदा होता है वो डरते हुए सोच रहे होते हैं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रही है। और हमें जूही को दिखाते हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी हमें अगला सीन दिखाते हैं वही मार्शल आर्ट पवेलियन का जहाँ पे जो जूही होती है वो यही को अपने पीछे ले जा रही होती है और यही कह रहे होते हैं क्लासमेट जूही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। और ये सुनने के बाद मना कर रही होती है। तभी जो यही होता है उसके पास आते हुए कह रहे होते हैं क्या सही में। और उससे दूर हटते हुए कह रही होती है तुम मेरे इतने पास क्यों आ रही हो। और यही हंस रहा होता है और हमें
हमें दिखाते हैं वो चलते चलते एक बड़े से दरवाजे के सामने आ जाते हैं और जूही कह रही होती है जो ये स्टोन डोर है ये बना हुआ है हुवाली स्टोन से, जो एक स्पेशल स्टोन है जिसे लाया गया है सीक्रेट रेलम्स से, जो कोई भी अटैक को डिसॉल्व कर सकता है। यहाँ तक कि जो जुआंग वह मार्शल आर्ट है वो उसके लेवल जितने भी अटैक पावर को आराम से डिसॉल्व कर सकता है बिना टूटे हुए। और यही कह रहे होते हैं कि मैं इसे पंच कर सकता हूँ। ये सुनने का जो जूही होती है वो अजीब सा मुँह बनाते हुए कह रही होती है तुम ऐसे तो ट्राई कर सकते हो। और अपने मन में सोच रही होती है जो ये बंदा है जो उसका दिमाग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है और क्या जो स्टोन्स की क्वालिटी के बारे में से नहीं पता। और हमें यही को दिखाते जो हाथ में वो ये एटॉमिक एनर्जी को गैदर कर रहा होता है, जिसे देखने में जो जूही होती है वो डरते हुए सोच रही होती है ये तो वही ग्लोइंग पल्सेस टेक्निक है जो उसने पहले भी इस्तेमाल करी थी। और इसे देखने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक यादें आ रही है। और हमें यही को दिखाते जो सीधे वो पंच को दीवार पे मार देते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, एक स्क्रैच भी नहीं आता। और यही कन्फ्यूज होते हुए कह रहे होते थे ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। जैसे मैंने इस स्टोन को टच करा मुझे ऐसा फील हुआ जो मैं एक सी को पंच कर रहा हूँ और एक मड में धंसते जा रहा हूँ। और यहाँ तक कि जो मेरी 90% स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा इसने एब्जॉर्ब कर ली। और जो जूही होती है वो हंसते हुए कह रही होती है चलो फिर मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के पास ले जाती हूँ। और अपने मन में सोच रही होती है यही तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ मूवमेंट्स तो फेलियर के हैं ही। और हमें मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट होती है। और जूही कह रही होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट है जिन्हें डिवाइड करा गया डिफेंस, ट्रेनिंग, स्वॉर्डमैनशिप और बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी लर्न करनी है तो तुम अपने कार्ड की मदद से इन्हें एक्सेस कर सकते हो। और यही कह रहे होते हैं जुआंग हुआंग मार्शल आर्ट के बारे में क्या। तभी उसे एक छोटे से कमरे के सामने लाते हुए कह रही थी जो ये छोटा सा स्टोन रूम है ये वॉज द डीप है मार्शल आर्ट पवेलियन के। और यहाँ पे तुम्हें अपने कार्ड को स्वाइप करना होगा अंदर जाने के लिए। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी कि तुम एक दिन में जुआंग वांग मार्शल आर्ट टेक्निक को अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बस थोड़ा सा ही समझ आएगा। और यहाँ तक कि अगर मेरी मदर ने तुम्हें परमिशन भी दी थी जुआंग वांग मार्शल आर्ट टेक्निक को याद करने के लिए लेकिन तब भी ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इसके बजाय तुम्हें कुछ और मार्शल आर्ट बुक्स को लेना चाहिए तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सूटेबल हो। और इस सुनने के बाद यही हंसते हुए कह रहे होते क्या यहाँ पे तुम मेरी चिंता कर रही हो। और वो गुस्सा करते हुए अपने मन में सोच रही होती है इस बुरे बंदे से मैं और बातें नहीं करना चाहती। और यही कह रहे होते तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर मुझे कोई मार्शल आर्ट टेक्निक याद करनी है तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाली करूँगा। और या फिर मेरे अंदर इतना करेज ही नहीं है कि मैं जुआंग वांग मार्शल आर्ट टेक्निक को याद कर पाऊँ तो मुझे फटाफट ओबीडियंटली अपने घर चले जाने चाहिए। तभी वो सामने देखते हुए कह रहे होते हैं क्या जो ये दरवाज़ा है ये पूरा ब्लैक पावर स्टोन से बना है। और जूही कह रही होती है जो ये सेक्रेट रूम है जो स्टोर करता है जुआंग वांग मार्शल आर्ट्स को लॉजिकली ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है। और वैसे भी जो ये ब्लैक पावर स्टोन है जो इनकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और ये एक्सट्रीमली रेयर है कहीं भी मिलना। और यहाँ तक कि जो ये बिल्डिंग है इसे ब्लैक पावर स्टोन से बनाने के लिए हम ब्लैक पावर स्टोन को कलेक्ट कर रहे हैं मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से। और हमें दिखाती जैसे ही वो दरवाजे खुलते हैं वहाँ पे अंदर 3 लॉकर होते हैं। तभी उनमें से एक लॉकर पे यही की नज़र पड़ती है और उस पर लिखा होता है द डेविल इन द फ्लैश। और जूही उसे बता रही होती है अगर तुम्हें जुआंग वांग मार्शल आर्ट टेक्निक को याद करना है तो इसे तुम खाली देख के याद नहीं कर सकते, तुम्हें इसे फील करना होगा जो इसकी राइमिंग स्कीम है जो इसके बनाने वाला मार्शल आर्टिस्ट था। और अगर तुम उसे फील नहीं कर पाओगे तो जो ये मार्शल आर्ट है इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो कभी भी जो ये मार्शल आर्ट रही है तुम इसे अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे और जुआंग वांग मार्शल आर्ट टेक्निक को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें शॉर्ट में बताऊँ तो जो जुआंग वांग मार्शल आर्ट टेक्निक है वो जिंदा है, ये और टेक्निक की तरह नहीं जहाँ पे जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो चूज़ करते हैं मार्शल आर्ट को, लेकिन यहाँ पे उल्टा चलते हैं। यहाँ पे जो मार्शल आर्ट है वो खुद मार्शल आर्टिस्ट को चुनती है। ये सुनने का जो यही होता है वो हंसते हुए कह रहे होते हैं बिल्कुल ये तो परफेक्ट है द डेविल इन द फ्लैश और मैं चूजन वन हूँ ये मार्शल आर्ट का। तभी जैसे वो लॉकर को खोलते और वो उसके अंदर जाते हैं वो शौक होते हुए कह रहे होते तो जो जुआंग वांग मार्शल आर्ट्स है वो एक बुक नहीं बल्कि एक स्टैचू है। और हमें सामने दिखाते जहाँ पे एक बंदे का बहुत खतरनाक स्टैचू बना होता है।